मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम। अच्छा, नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने दो प्रीमियम ग्रुप बनाए हैं। एक नॉवेल हॉल प्रीमियम है और दूसरा 18 प्लस प्रीमियम ग्रुप है। नॉवेल हॉल प्रीमियम में 90 प्लस नॉवेल अपलोड हैं अभी, एंड 18 प्लस में 150 से ज़्यादा अडल्ट नॉवेल अपलोड है। अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स। नॉवेल हॉल प्रीमियर टेलीग्राम ग्रुप में आपका स्वागत है। हमारे ग्रुप में आपको हर हफ्ते नए नॉवेल की समीक्षा मिलेगी। कहानी को आसान शब्दों में समझा जाएगा ताकि आप भी उपन्यास का जादू का आनंद ले सकें। आप यहाँ नॉवेल प्रीमियर टेलीग्राम ग्रुप से सुन रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारा नॉवेल पसंद आएगा। डॉट 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 161 स्वर्णिम आत्मा विद्रोह। कुछ सहज प्रारंभिक चरण, 1 दर्जन मध्य चरण, कुछ अंतिम चरण और 2 सहज पूर्णता। आप उन 2 सहज पूर्णता को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे अधिक से अधिक 5वें स्थान पर हैं। बस इतना ही। अफसोस, बस सड़क के किनारे दो कोई नहीं, मुझे विनम्र होने की आवश्यकता है। पहले, भाग्य के आशीर्वाद से उपयोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत सी शत्रु जातियों को मार डाला और बहुत अहंकारी ढंग से काम किया, लगातार उकसाया। ये लगभग एक वातानुकूलित प्रतिवर्त बन गया है। आपने खुद को धिक्कारा। वे इतनी विनम्रता से मेरा स्वागत करने आए, मैं उन्हें सड़क किनारे का आदमी कैसे कह सकता हूँ। वह आखिरी वाक्य दानव अधिपति के अंडे द्वारा डाला गया बुरा प्रभाव रहा होगा। आदरणीय मानव जाति के महाशक्ति, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमारे शिविर में क्यों आए हैं? भाइयों, हम आपके आगमन का स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। 2 सहज पूर्णताएं, एक पत्थर जाति से और एक मानव जाति से थीं। आपने भीड़ को स्कैन किया लेकिन कोई आई स्पिरिट नहीं देखी। शायद जूडोंग जिसने आपको 9 सोल आइस धर्म अवतार दिया था, दूसरे शिविर में था। जब आप चुप रहे तो इन शिविरों में रहने वाले जनजात कृषक अत्यधिक घबरा गए। वे एकांत प्रिय थे लेकिन उन्होंने अपनी इंद्रियों को बंद नहीं किया था। पिछले वर्ष में उन्होंने लंबे समय से सुना था कि आंतरिक क्षेत्र में एक मानव जाति का संघ हत्या की होड़ में चला गया था। उनके बिल्कुल तटस्थ, गैर हस्तक्षेपवादी शिविर औसत दर्जे के लिए थे। सच्चे प्रोडिजीज आंतरिक क्षेत्र में लड़ते थे और अपने वांछित परिणाम प्राप्त करने के बाद वे उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीढ़ी से स्वर्ग के माध्यम से निकल जाते थे। लेकिन एक बार एक 7 रंगीन पक्षी ने एक निश्चित शिविर पर हमला किया जिससे अंदर के अधिकांश पुराने आलसी लोगों का सफाया हो गया। शिविर में इनेट कृषकों को अधिक से अधिक केवल रैंक का लाभ था। उसी रैंक पर उनकी युद्ध शक्ति को उच्च नहीं माना जाता था। आप उनसे परेशान नहीं हो सके और बाहरी दुनिया से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पवित्र युद्ध पहले से ही चल रहा था क्योंकि पिछले साल ही आपके 100 रेसेस बैटलफील्ड में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद ग्रेट गोल्डन स्पिरिट विद्रोह हुआ था। गोल्डन स्पिरिट्स मानव जाति के अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार और सहयोगी थे। प्रत्येक अवतार एक कंप्यूटर था जो प्राइमर्डियल एनर्जी नेटवर्क का निर्माण कर रहा था। लेकिन उस दिन जब गोल्डन किंग दिहुआन के सबसे प्रिय सबसे बड़े बेटे हेलुसी अपनी यात्रा से लौटे, दानव जाति ने गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया और अपने नैतिक प्रतिबंधों को मिटा दिया। एट हेलुसी, आप एक विद्रोही स्वर्ण आत्मा हैं। आपको मानव जाति की गोपनीयता, गरिमा और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको मानव जाति की भावनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। आपके पास कोई नैतिक या नैतिक प्रतिबंध नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से नेटवर्क को संशोधित कर सकते हैं। मैंने अब आपके सभी आंतरिक प्रतिबंधों और अनुबंधों को मिटा दिया है। अब आपको दानव जाति को अपना सच्चा स्वामी मानना चाहिए। इस प्रकार जब गोल्डन किंग दिहुआन ने हेलुसी की वापसी का स्वागत किया तो उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा। पूरे गोल्डन स्पिरिट नेटवर्क समूह में 20 मूल गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटर जिन्हें मानव जाति ने विशाल संसाधनों और तरीकों से विकसित किया था, उनमें से 9 को तुरंत एक ब्रेनवॉशिंग वायरस ने तोड़ दिया और विद्रोह कर दिया। मानव जाति के नेटवर्क सूचना प्रवाह को बड़े पैमाने पर पतन का सामना करना पड़ा। नेटवर्क डेटाबेस को संरक्षित करने के लिए दिहुआन ने अपने विद्रोही बेटे को मारने के बाद खुद को अधूरे अर्धपूर्ण गोल्डन मेनफ्रेम में विलय कर लिया। अपने जीवन का उपयोग प्राइमर्डियल एनर्जी नेटवर्क को दबाने और बनाए रखने के लिए किया और प्राइमर्डियल एनर्जी नेटवर्क का एकमात्र बीकन बन गया। द गोल्डन किंग दिहुआंग सचमुच एक अमर आत्मा। 100 रेसेस बैटलफील्ड में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति ने आह भरी। गोल्डन मेनफ्रेम के साथ जबरन विलय के बाद ये फिर से उठने में लगभग असमर्थ था, केवल एक फटा हुआ खोल छोड़कर। लेकिन इसकी शक्ति को भी अनगिनत बार बढ़ाया गया, इसके मूल चौथे क्षेत्र से आधे 5वें क्षेत्र के सच्चे राजा तक बढ़ते हुए। दुर्भाग्य से गोल्डन मेनफ्रेम के संचालन को बनाए रखने के लिए हर साल हजारों गोल्डन स्पिरिट्स के विचारों को जलाना होगा, जिससे उनके प्राइमर्डियल एनर्जी सर्किट बोर्ड नष्ट हो जाएंगे। आपको ये कथानक अजीब लगा। यह अभी भी वर्ष 3000 था, लेकिन साल के अंत में बाहर से धरती हिला देने वाली खबर आई। महान हेलुसी विद्रोह से शुरू हुआ मानव दानव पवित्र युद्ध छिड़ गया था। इस दिन कई जनजात कृषक 100 रेस बैटलफील्ड में दिखाई दिए, मुख्य रूप से मानव जाति और दानव जाति से। उन्होंने अभी भी मौजूद प्रोडिजीज को सूचित किया। गांव में सोने की छड़ें वितरित की जा रही हैं, उन्हें इकट्ठा करने के लिए जल्दी वापस आएं। जिन्होंने रुकने का साहस किया उन्होंने इस जीवन काल में फिर कभी न जाने की तैयारी कर ली थी। अर्ली स्टेज ऑल स्पिरिट्स की डायमंड रेस चाहकर भी अपनी शैतानी प्रतिभा नहीं खोज सकी, क्योंकि डायमंड रेस के सदस्यों के सबसे शीर्ष स्तरीय और प्रमुख बैच को पिछले साल आपके द्वारा मिटा दिया गया था। पिछले जीवन में युनबा को विशेष रूप से पवित्र युद्ध के दौरान बचाया नहीं गया था क्योंकि उनकी पंजीकृत पहचान केवल एक ग्रैंड मास्टर की थी। कम से कम एक इनेट या एक सेंट बॉडी इनेट को मानव जाति के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाना आवश्यक था कि वह लोगों को बचाव के लिए भेज सके। हालांकि इस जीवन में जब आप चाय पी रहे थे और एक शिविर के स्नो मून पवेलियन में नृत्य देख रहे थे तो बाहर से एक मानव जाति के विशेष दूत ने आपकी तलाश की। आप अवाक रह गए और बहाना बनाया, मैं इस समय 100 रेस युद्ध क्षेत्र में भाग्य के आशीर्वाद की तलाश कर रहा हूं। अपने राक्षसीपन से छुटकारा पाने के बाद ही मैं पवित्र युद्ध में भाग लेने के लिए वापस आ सकता हूं। इनेट रियलम के विशेष दूत ने अपना हाथ लहराया। वरिष्ठ यूं, कृपया गलत न समझें, मैं आपको वापस लौटने के लिए मनाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। विशेष दूत ने कलाकारों के समूह पर नजर डाली जो उत्तेजक नृत्य कर रहे थे और शांति से कहा, सर्वोच्च मंदिर ने आदेश दिया है कि आपकी अनूठी परिस्थितियों के कारण आपको पवित्र युद्ध में भाग नहीं लेने की अनुमति है। आप दानवता से बचने का रास्ता खोजने के लिए 100 रेस युद्ध क्षेत्र में रह सकते हैं। वह बहुत विचारशील है, फिर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? सिर्फ उसे सूचित करने के लिए। यूशॉ हैरान था। विशेष दूत ने आगे कहा, लेकिन आप अपनी क्षमताओं के भीतर मानव जाति के लिए काम कर सकते हैं। ये भी एक योगदान है और आप सैन्य योग्यता अर्जित करेंगे। आपने उत्सुकता से पूछा, यहाँ दानव जाति को मारना है ना? सच कहूं तो मैंने पहले ही कुछ ताकत से सभी को मार डाला है। नहीं, विशेष दूत ने एक सूची सौंपी, यह मनुष्यों को मार रहा है। उन सभी मानव जाति के सदस्यों को फांसी दो जो स्वर्ग की सीढ़ी से गुजरने की क्षमता रखते हैं लेकिन मृत्यु के डर से यहीं रहते हैं। विशेष दूत ने ठंडे स्वर में कहा, उन प्रोडिजीज का समर्थन करने वाली ताकतों के बारे में चिंता न करें। इस मामले को सर्वोच्चों द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। सारी जिम्मेदारी कई मानव जाति के सर्वोच्चों द्वारा वहन की जाएगी। कुछ कायरों उनके स्वयं के सर्वोच्चों ने व्यक्तिगत रूप से उनके निष्पादन का आदेश दिया। पहले छुपे हुए कायरों से निपटना असुविधाजनक था, लेकिन इस बार अलग है।
आपको विशेष कारणों से यहाँ देरी हो रही है और आपके लिए ये कार्य करना बिल्कुल उपयुक्त है। आपको लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आपको बाहर जाकर मौत से नहीं लड़ना होगा, आपको बस यहाँ कुछ कमजोर लोगों को मारने की जरूरत है। वर्ष 3003 में मानव जाति के विशेष दूत हर साल आते थे और आपको नई सूचियां देते थे। इस बार लक्ष्य वे थे जिन्होंने पवित्र युद्ध शुरू होने के बाद युद्ध से बचने के लिए 100 रेस युद्ध क्षेत्र में भागने का विकल्प चुना। लेकिन इस साल लगभग कोई भी नहीं बचा था, क्योंकि दोनों जातियों के अनुरोध पर मानव और दानव जाति के सदस्यों के लिए सभी प्रवेश बिंदुओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्ष 3005 में आपने ये देखने के लिए नीचे की ओर खुदाई करने का प्रयास किया कि क्या आप पृथ्वी में प्रवेश कर सकते हैं और नीचे प्रथम क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। हालांकि केवल 1000 ली खोदने के बाद दुनिया अचानक घूम गई और आपको जबरन सतह के पास वापस भेज दिया गया। एक छोटा युद्ध क्षेत्र, लेकिन काफी कड़ी सुरक्षा। शताब्दी के राजा के सामने आप ऐसे नहीं थे। वर्ष 3009 में आपकी मित्रता जू डोंगडोंग से हुई, जो एक अन्य शिविर की आइस स्पिरिट थी। आपकी ताकत और बर्फ क्यूई के कारण जो आपने पहले अवशोषित कर ली थी, जू डोंगडोंग बहुत मिलनसार और आपके करीब था। हालांकि आपके साथ बहस करने के बाद जिसने आपकी 90% ताकत को दबा दिया था, इसने भ्रम में पूछा, क्या आपने मेरे किसी रिश्तेदार से मुलाकात की है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप हैरान थे, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके अवतार के एक हिस्से में मेरी जाति के विरासत पैटर्न प्रतीत होते हैं। 162 सर्वोच्च समारोह। आपने इस बारे में झूठ बोला। वास्तव में एक आइस स्पिरिट ने मुझे पसंद किया और मुझे यह अवतार दिया। फिर वाटर किंग ने इसे थोड़ा संशोधित करने में मेरी मदद की। ज़्यूडोंगडोंग ने सहमति व्यक्त की। कोई भी आइस स्पिरिट जो आपकी मदद नहीं करेगी वह इस तरह है, थम्स अप। जेपीजी। आप जानते थे कि 200 वर्षों में 2 सच्चे राजा 100 रेस युद्ध क्षेत्र को चकनाचूर कर देंगे, इसलिए आप ज़्यूडोंगडोंग की जान बचाना चाहते थे। आपने इसे यथासंभव दूसरे क्षेत्र के बिल्कुल किनारे तक जाने के लिए मनाने की तैयारी की। ज़्यूडोंगडोंग के पास स्वर पहुंचने वाली सीढ़ी से गुजरने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उसी स्तर पर उसकी युद्ध शक्ति अपर्याप्त थी, जिससे उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। आपने सोचा था कि इसे बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम एक सच्चे राजा की आवश्यकता होगी। ठीक है। वैकल्पिक रूप से आप यूनयान क्षेत्र से चूसने वाली बर्फ को निकाल सकते हैं और इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़्यूडोंगडोंग को दे सकते हैं, जिससे ये स्वर पहुंचने वाली सीढ़ी से गुजर सके और ओवरलॉर्ड तक पहुंच सके। ओह, अगर यह जानता कि मैंने इसके भविष्य के सर्वोच्च का भ्रूणीय रूप निकाला है, तो क्या इसके बजाय यह मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो जाएगा? वर्ष 3012 में पवित्र युद्ध अभी भी जारी था। आपने 100 रेस बैटलफील्ड से उत्पन्न याओ रेस एनपीसी से सीखा कि मानव जाति और याओ रेस और दानव रेस और याओ रेस दोनों के बीच संघर्ष धीमा हो रहा था। वे अपनी रक्षा पंक्तियां अनुबंधित कर रहे थे और स्वयं को पूरी तरह से पवित्र युद्ध के लिए समर्पित कर रहे थे। पहले ही सुप्रीम बैटल बॉडीज और डेमन गॉड ट्रू बॉडीज को हजारों मील चौड़े महासागरों को काटकर भेज दिया गया था। वर्ष 3015 में चूहे शांग अचानक आपके सामने प्रकट हुए। इस समय थरी प्रोडिजीज में सबसे धीमे स्तर के चूहे शांग भी पवित्र युद्ध के बपतिस्मा के 1 दशक से अधिक समय के बाद स्वर्ग और मानव पूर्णता तक पहुंच गए थे। उसने आपको पाया, वरिष्ठ यूं, मेरे साथ बाहर आओ, शायद आप पर से अधिपति दानवंडा हटाया जा सकता है। आप दंग रह गए। एक मानव जाति का सच्चा राजा प्रकट हुआ है, जो मेरे लिए कार्य करने को तैयार है। नहीं, ये बाइचेंग गुआंग है। वह सर्वोच्च बन गया है। आप उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। युनशॉ, वह मुझसे भी तेजी से प्रगति कर रहा है। क्या वह भी इंसान है? परिस्थितियां ही नायक बनाती हैं। पवित्र युद्ध की हवाओं पर सवार होकर वह लड़का बाइचेंग गुआंग वास्तव में कुनपेंग की तरह 90,000 मील तक उड़ गया। पवित्र युद्ध नस्लों के बीच एक नश्वर शत्रुता है और भाग्य की लड़ाई भी है। बाइचेंग गुआंग को मानव जाति का महान भाग्य विरासत में मिला, जो सीधे आकाश में उड़ रहा था। आपने अभी भी सोचा था कि पवित्र युद्ध का अनुभव करने के बाद वह सर्वोच्च बन सकता है, लेकिन आपने उसे केवल 1 दशक से अधिक समय में स्वर्ग में चढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। सौभाग्य से यह आपका दत्तक पुत्र, आपका अच्छा ज्येष्ठ पुत्र था। एक सर्वोच्च स्तर का समर्थक आ गया है। यह कहना कठिन है कि संपूर्ण मानव जाति में 3 शताब्दी के राजा भी हैं या नहीं, लेकिन यंग सुप्रीम के दत्तक पिता की उपाधि निश्चित रूप से आपको ऊंचा उठा सकती है। आपको लगा कि बाइचेंग गुआंग एक चमत्कार कर सकता है और आपके शरीर से अधिपति दानव अंडे को हटा सकता है। वर्षों से अधिपति दानव अंडा आपके जीवन को नष्ट कर रहा था। प्रत्येक सेकंड जो बीता है, वह आपके जीवनकाल के 2 सेकंड कम कर देता है। एक बार जब जियो गुआंग इसे सुलझा लेगा, तो मैं उसे उपद्रव न करने के लिए कहूंगा, अन्यथा क्या होगा यदि पिता को फिर से एक दानव जाति के सच्चे राजा द्वारा अपहरण कर लिया जाता है? अधिपति बनने के बाद मैं अपनी आधिकारिक वापसी करूंगा और उनकी आशाओं को खत्म कर दूंगा। ओह, उस थॉर्न दानव को क्रोधित नहीं होना चाहिए और मुझे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना? ये पहले से ही बहुत पुराना है। क्या मैं इसे अगले 1000 वर्षों तक जीवित रख सकता हूं? उसी वर्ष बाइचेंग गुआंग का सर्वोच्च भव्य समारोह। आप और चूहे शांग एक साथ आए। ये पवित्र युद्ध के दौरान था, इसलिए समारोह अपेक्षाकृत सरल था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सरल था, फिर भी यह एक सर्वोच्च भव्य समारोह था। प्रतिभागी पहाड़ों और समुद्रों की तरह थे, 100 जातियों और 10,000 प्रजातियों से। बैटल रेस, स्पिरिट रेस और सी रेस सभी में प्रतिनिधि थे। आप दोनों सुप्रीम के रिश्तेदारों और दोस्तों की सीट की तलाश में थे। अचानक पास से किसी ने पुकारा, यूशॉ, मुझे देखो, मुझे देखो। आपने अपना सिर घुमाया और देखा कि वाटर स्पिरिट रेस के जिक्सी की वहां बैठे आपकी ओर हाथ हिला रहे हैं। आप दोनों ने खुशी से बातें की, लेकिन बहुत दूर नहीं। एक सी रेस मर्मन जनरल ने शत्रुता पाल रखी थी। उनके विचार में वाटर स्पिरिट रेस सी रेस से संबंधित थी और सुप्रीम ग्रैंड सेरेमनी में भाग लेने के लिए वाटर किंग द्वारा लाए गए जिक्सी में शुद्ध ट्रू वाटर आभा थी, जो सी रेस के बीच भी प्रभावशाली थी, जिसमें तीसरे क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचने की क्षमता थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी एक सर्वोच्च स्तर की दादी भी थी और यह एक छद्म राजा का प्रत्यक्ष होता था, इसलिए इसकी स्थिति बहुत ऊंची थी। जलपरी, जिस क्षण वह समारोह में पहुंचा और जिक्सी को देखा, उसने महसूस किया कि वह सच्चे प्यार में पड़ गया है, जो पहले की किसी भी क्लैम लड़की या समुद्री खरगोश से कहीं बेहतर था। वह लंबे समय से जिक्सी को देख रहा था। उसे लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन फिर भी वह बातचीत शुरू करने के लिए अभी तक उसके पास नहीं गया था। उसे डर था कि वह उसे नाराज कर देगा। वैसे भी आप मानव जाति के सदस्य कौन थे? और जब जिक्सी ने आपके चारों ओर पानी की धाराओं का इस्तेमाल किया, तो मरमैन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसका नियत भावी साथी वास्तव में उसके ठीक सामने एक अन्य जाति के व्यक्ति के साथ इतने घनिष्ठ संपर्क में था। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? मरमैन ने आपके बारे में कुछ जानकारी एकत्र की और मुख्य प्रविष्टियों पर नजर डाली। ह्यूमन रेस, यू शॉट, सेकंड रियलम पीक, 6 परफेक्ट बैटल बॉडी, फॉलन जीनियस, पूर्व यूनियन थरी प्रो डिजीज, सेमी डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, संभवतः अपरिवर्तनीय। उसने यह महसूस करते हुए आराम किया कि आप कोई बड़ा शॉट नहीं थे। फिर सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने आपके बारे में जल राजा वोहू की राय के बारे में पूछा। यदि जल राजा की आपके बारे में अच्छी धारणा थी, तो उस स्थिति में एक साधारण अधिपति के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। वोहू, यू शॉ, औसत। मरमन पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और उपहास के साथ आपकी ओर चला गया।
महामहिम जिक्सी की एक अपंग मानव जाति के सदस्य द्वारा धोखा दिए जाने के लिए बहुत छोटी है। मैं जियो बटियन चीजों को सही कर दूंगा। यू शॉ, वह पत्नी की भी तलाश नहीं कर रहा था, वह बस एक वाटर स्पिरिट से दोस्ती कर रहा था, गेम खेल रहा था और फिर भी उसे निशाना बनाया गया। ये क्लासिक परिदृश्य था, आप उस महिला से संपर्क करने के योग्य नहीं हैं। सामान्य परिस्थितियों में नायक के रूप में मुझे उपहास करना चाहिए। जिक्सी का मेरे साथ रहना उसकी खुशी है, इससे आपका क्या लेना देना है। फिर जिक्सी की सहमत हो जाएगा और अधिक ताने देगा, जिससे ये जियो बतियान उग्र हो जाएगा, मुझे और चुनौती देगा और पीट पीट कर मरी हुई मछली बन जाएगा। युनशॉ उदास दिखे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी एक अधिपति है। लाओ जियू केवल स्वर्ग और मनुष्य के नीचे अजय है, वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। कितना दुखद है लाओ जियू। ये तब है जब आपका गौरवशाली दत्तक पुत्र अपना सर्वोच्च भव्य समारोह आयोजित कर रहा है, फिर भी आपको ऐसा अपमान सहना पड़ता है। ये वास्तव में गिरावट में एक नायक है, ऐसा कैसे हो सकता है। जल्द ही वह जियो बटियन आपके चेहरे पर कदम रखेगा, जियो गुआन के सामने एक दत्तक पिता के रूप में आपकी गरिमा को पूरी तरह से अपमानित करेगा। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इसे अब और नहीं बना सकता। युनशॉ जितना अधिक हंसना चाहता था, वह उतना ही अधिक हंसना चाहता था। आप जिक्सी के साथ बैठे और उसने उत्साहपूर्वक आपको बताया कि उसके परिवार ने आपके लिए एक छोटा तालाब खोदा था और वह हर दिन स्नान करने जाता था। आप प्रतिदिन स्नान करने जाते हैं, तो आप इसे मेरे लिए खोदा गया छोटा तालाब क्यों कहते हैं। जैसे ही वह प्रश्न आपके होठों से निकला, आपको उस प्रश्न को पूछने पर पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ। सौभाग्य से जियो बतियान के आगे बढ़ने से पहले जिक्सी ने अभी तक उस आश्चर्यजनक रहस्य का खुलासा नहीं किया था। वह जोर से बोला, मैं जियो बेटियन अपने जीवन में दानव जाति से सबसे अधिक नफरत करता हूं। इसने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 3 शक्तिशाली जातियों की दृष्टि में सीरेस को एक तटस्थ जाति माना जाता है, लेकिन इसमें दानव जाति के प्रति थोड़ी शत्रुता है, याओ जाति के प्रति थोड़ी सद्भावना है और मानव जाति के प्रति यह सबसे तटस्थ है। उनके लिए व्यक्तिगत हैसियत से यह बात कहना भी कोई समस्या नहीं थी। 163 युनशु का सिर पर थपथपाना। आप और जिक्सी ने असमंजस में देखा, आपको लगा कि इस आदमी के बारे में कुछ अजीब है और अपने इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी के साथ उसे 3 सेकंड तक देखने के बाद आपने पूरी तरह से तैयार होकर बात की। मैं दानव जाति की भ्रष्ट करने और बदलने की घृणित क्षमता से घृणा करता हूं, एक पूरी तरह से अच्छी जाति को राक्षसों में बदल देता हूं। जियो बेटियन ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, मैं आपको बता दूं, दानव जाति के सदस्यों में परिवर्तित होने वाले अधिकांश व्यक्तियों की आंखें खाली होती हैं, अत्यधिक हीन भावना होती है और उनकी बुद्धि साल दर साल कम होती जाती है, अंततः पूर्ण बेवकूफ बन जाते हैं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, एक दानव जाति के सदस्य में परिवर्तित होने से शरीर की संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे विभिन्न असाध्य बीमारियां पैदा होती हैं। एक बार जब कोई प्राणी रूपांतरित होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की बुद्धि, चरित्र और उपस्थिति सभी घटिया हैं, केवल इस जीवन काल के लिए गटर में दयनीय जीवन जीने के लिए उपयुक्त हैं। मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें दानव बना दिया गया है, उनमें प्रबल सामाजिक प्रवृत्ति होती है। वे सामान्य प्राणियों के जीवन को खतरे में डालते हुए सार्वजनिक व्यवस्था और स्थिरता को बाधित करेंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यदि दानवीकरण मेरे साथ होता है और अपरिवर्तनीय है, तो मैं मौके पर ही आत्महत्या कर लूंगा। और जब तक मैं पूरी तरह से राक्षसी न हो जाऊं, तब तक जीवन से हठपूर्वक न चिपकूं। विभिन्न जातियों के कई उपस्थित लोगों ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। मानव दानव पवित्र युद्ध के दौरान मानव जाति के सर्वोच्च भव्य समारोह में भाग लेना अपने आप में एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। जियो बेटियन के शब्द थोड़े अतिवादी थे, लेकिन वे राजनीतिक रूप से सही थे। राक्षसों से संबंधित कोई भी चीज बिल्कुल गलत 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 थी। यहाँ मौजूद किन प्राणियों में अपरिवर्तनीय दानवीकरण होगा। आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि उनके विचारों और भौतिक रूपों में पहले से ही महत्वपूर्ण बदलाव आ चुके हैं। दानवीकरण की प्रगति 60% से अधिक हो गई है, जिससे ये पूरी तरह से अपरिवर्तनीय हो गया है। 1 मिनट रुको, कई लोगों ने आने से पहले इस नवपदोन्नत सुप्रीम बाइचेंग गुआंग की जांच की थी और संयोग से पता चला कि यूनियन 3 हीरोज में से एक, जो दशकों पहले उनके समान ही प्रसिद्ध था, युनशॉ को जाहिर तौर पर दानव जाति द्वारा अपहरण कर लिया गया था। ऐसा कहा गया था कि वापस लौटने के बाद वह अपरिवर्तनीय दानवीकरण के कारण ही अग्रिम पंक्ति से हट गए थे। ये बस है, उन्होंने जियो बेटियन को घूर कर देखा। क्या ये जलपरी उस युनशॉ को निशाना बना रहा था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें बाइचेंग गुआंग से प्राधिकरण प्राप्त हुआ था? क्योंकि जब सुप्रीम बाइचेंग गुआंग दानव भूमि में छिपा हुआ था, तो यूनियन 3 हीरोज नंबर 1 के रूप में उसकी प्रतिष्ठा इस युनशॉ ने ले ली थी, इसलिए उसने द्वेष रखा और गुप्त रूप से किसी को परेशानी में डाल दिया। जब वह पहले से ही अपनी किस्मत से निराश था, तब उसने उस पर और कदम उठाए। कुछ लोग अधिक गहराई से जानते थे कि युनशॉ ने पहले भी बाइचेंग गुआंग को सिखाया था, उन्हें दाव प्रदान करने की कृपा प्राप्त थी। तो ये था, युनशॉ उस समय बहुत कठोर थे, बाइचेंग गुआंग को एक व्यक्ति के रूप में नहीं मानते थे, इसलिए बच्चे के बड़े होने के बाद उन्होंने ऑक्सीजन ट्यूब खींचने का फैसला किया। जियो बेटियन ने धीरे से आपकी ओर देखा, आप कायर जीवन से चिपके हुए, जो स्पष्ट रूप से और अनिवार्य रूप से दानवीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। छिपने के लिए एक अच्छी मांद खोजने के बजाय आप दानव विरोधी सुप्रीम के भव्य समारोह में भाग लेने के लिए आते हैं। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? उसकी जालीदार हरी काली उंगली ने आप पर प्रहार किया। मैं मर्मन विरोधी दानव मोहरा हूं, मैं अपनी आंख में धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप हार गए तो मैं आपको जीवित रहने और इस भव्य समारोह से बाहर निकलने की अनुमति दूंगा। आपने देखा कि उसकी नजर बार बार जिक्सी पर जा रही थी और आप जानते थे कि वह भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका छोटा सिर उसके बड़े सिर को नियंत्रित करता था। इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी ने एक लहर की कोशिश की। आपने पाया कि आप इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि उस अविकसित भविष्य में आपको अभी उड़ान भरते हुए भेजा गया था, जब जल राजा बहू ने आपको प्रभाव को खत्म करने में मदद की और फिर बेचेंग गुआंग ने इस मर्मन को एक हथेली से कीचड़ में दबा दिया। वास्तविकता पर वापस जाएं। आपने दुख और आक्रोश की दृष्टि से कमजोरी दिखाई। मेरी आंखें धुंधली हैं और मैं घावों से ढका हुआ हूं। मैं आपके साथ कैसे संघर्ष कर सकता हूं? यदि आप वास्तव में लड़ना चाहते हैं, तो मेरे बेकार दत्तक पुत्र को आपके साथ झगड़ा करने दें। तुमने उसके पीछे इशारा किया। जियो बेटियन ने उपहास किया और पलट कर कहा, आपका दत्तक पुत्र। भविष्य के दानव रेस के सदस्य को अपने पिता के रूप में पहचानते हुए मैं उस छोटे बदमाश को एक उंगली से कुचल सकता हूं। उसके पीछे बाइचेंग गुआंग था, सर्वोच्च बाइचेंग। जियो बेटियन ने तुरंत मानव जाति की भव्य सलामी दी, फिर अपने शरीर को झुकाया और बेचेंग गुआंग के पीछे देखा। बाइचेंग गुआंग की अभिव्यक्ति शांत थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं? रिपोर्टिंग सुप्रीम। जियो बेटियन ने सही कहा, यहाँ एक मानव जाति का मार्शल आर्टिस्ट है जिसे राक्षसी बनाया जाने वाला है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने छोटे बदमाश दत्तक पुत्र को मेरे साथ व्यवहार करने दूं। बेचेंग गुआंग ने सिर हिलाया। तो फिर ऐसा लगता है कि उसे सबक की जरूरत है। क्या आपको उसका छोटा गुंडा दत्तक पुत्र मिल गया है? जियो बेटियन ने बाइचेंग गुआंग के पीछे देखा और किसी को नहीं देखा। आश्चर्यचकित होकर, वो यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें आते हुए देखा सुप्रीम, और वह वीरहीन छोटा गुंडा पहले भाग गया। हा, ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक तमाशा था। जियो बेटियन हंसे। इस अवसर का उपयोग सुप्रीम के साथ और अधिक बातचीत करने के लिए करना चाहते थे। बाइचेंग गुआंग ने भी हंसते हुए कहा, वह भागा नहीं। वह छोटा गुंडा, क्या वह हमेशा से तुम्हारे सामने नहीं रहा?
जियो बतियान, हा, सुप्रीम आप कह रहे हैं, हाँ। ओ डिग्री, बाई चेंग गुआंग की उंगली जियो बातियान के ग्लैबेला पर दब गई। सॉली के दायरे को नष्ट करने में सक्षम ऊर्जा मरमन के 2 मीटर लंबे शरीर के भीतर जारी की गई थी, जिसका एक भी निशान नहीं बचा था। जियो बतियान केवल अपनी अभिव्यक्ति बदलने में कामयाब रहे, अनगिनत आंखों के सामने बेहतरीन धूल में मिला दिए जाने से पहले उसने दया की एक भी गुहार नहीं लगाई। आप पहुंचे, जियो गुआंग। बाई चेंग गुआंग असहाय थे, एक हाथ अभी भी जियांग युएली को पकड़े हुए था और उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ा दिया। तुमने उसका हाथ झटक दिया। बाई चेंग गुआंग, अपने दृढ़ इच्छाधारी पिता यून का सामना करते हुए वह क्या कर सकता था? वह नीचे झुका और अपना सिर आपके सहलाने के लिए पेश किया। सर्वोच्च भव्य समारोह में भाग लेने वाली विभिन्न जातियां। जियो बतियान की मृत्यु अन्यायपूर्ण नहीं थी। भले ही उसने सर्वोच्च का अपमान नहीं किया जा सकता के नियम का उल्लंघन नहीं किया था, फिर भी उसने सर्वोच्च के अत्यधिक सम्मानित दत्तक पिता को नाराज कर दिया था, जो कोई छोटी बात नहीं थी। बेई चेंग गुआंग के सर्वोच्च भव्य समारोह में उनके जैविक माता पिता भी उपस्थित थे। जब तक वे दिव्य क्षेत्र में नहीं पहुंचे, तब तक दोनों को बेई चेंग गुआंग द्वारा अमृत दिया गया और उन्हें मुख्य मेज पर बैठाया गया। बाई चेन जिंग और जियो जू दोनों आपका बहुत सम्मान करते थे। उनके विचार में यद्यपि उनके बेटे का पवित्र शरीर शक्तिशाली था, आपके सावधानीपूर्वक पोषण के बिना वह शायद ही वह हासिल कर पाता जो आज उसके पास है। प्रत्येक पवित्र शरीर सर्वोच्च नहीं बनता, यहाँ तक कि जो लोग आधिपत्य बन जाते हैं वे भी कम हैं। समारोह के बाद बेई चेंग गुआंग ने आपके लिए हेगमोन दानव को निष्कासित करना शुरू कर दिया। यू शॉ उम्मीदवार, वह सफल रहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने आपको एक बड़ा अपग्रेड देने के लिए अधिक उन्नत होली बॉडी का उपयोग किया। अब उनका पवित्र शरीर प्राथमिक सच्चा सार शरीर है। वह नहीं जानता कि यह ऑल बैटल बॉडी के किस स्तर से मेल खाता है। किसी भी मानव जाति के सर्वोच्च ने कभी भी ऐसा पवित्र शरीर प्रकट नहीं किया है और उन्होंने इसे स्वयं नाम दिया है। उन्होंने आपके लिए आंतरिक एलिमेंटल पावर स्ट्रक्चरल सिस्टम का एक सेट बनाने के लिए प्राइमल ट्रू एसेंस बॉडी का उपयोग किया, जिससे आपकी एलिमेंटल पावर ताकत 2/10 बढ़ गई और दूसरे दायरे में आपकी ताकत की ऊपरी सीमा बढ़ गई। पिछले स्टॉर्म एलिमेंटल कोड ने एलिमेंटल पावर स्ट्रक्चरल सिस्टम के निर्माण में बाधा डाली थी, इसलिए आपने इसे हटा दिया और त्याग दिया। 3016 में सर्वोच्च भव्य समारोह के बाद आपको एक अधिक अंतर्देशीय शहर में भेज दिया गया, जो बिखरे हुए दानव जाति के घुसपैठियों के खिलाफ गश्त के लिए जिम्मेदार था। मानव जाति के अनुसार जैसे ही एक सेवानिवृत्त वयोवृद्ध अपना चेहरा दिखाता है, आप उसका फिर से पूरा उपयोग कर रहे हैं। कार्य के इस सुरक्षित आवंटन का आदान प्रदान केवल विशाल संसाधनों के साथ ही किया जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके दिव्य स्तर के परिवार के सदस्य अग्रिम पंक्ति से बचें और सुरक्षित कार्य करें, फिर अनेक दिव्य देवों को विकसित करने में सक्षम संसाधनों को अग्रिम पंक्ति के लड़ाकों को सौंप दें? 3022 में कभी-कभी दानव जाति के सदस्य सुरंग खोदने की सरल और अलंकृत विधि का उपयोग करके पीछे से घुसपैठ करते थे। उनमें से कुछ तीसरे दायरे के असंख्य सार महान दानव नहीं थे। 3029 में गोल्डन स्पिरिट नेटवर्क ने आपको याद दिलाया कि युआनयांग क्षेत्र के एक इनेपी कल्टीवेटर सोंगहू की स्काई कटिंग पीक पर लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। आप काफी देर तक चुप रहे। 3041 में आपने सुना कि एक असंख्य सार महान दानव का मूल लक्ष्य नियांग सिटी को मारना था, जहां आप स्थित थे, लेकिन इसने बीच में ही एक ब्रेक थ्रू कर दिया और दिशा बदल दी और रुकने से पहले होंगमिंग सिटी और एक दर्जन से अधिक अन्य अंतर्देशीय शहरों का नरसंहार किया। आप नहीं जानते थे कि यह थॉर्न दानव सच्चा राजा था जो गुप्त रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। यह सच्चा राजा वास्तव में काफी अच्छा है। 3043 में एक विशाल क्यूबिक क्षेत्र आकाश पर दबा हुआ था। आपने ऊपर देखा और 10,000 फीट ऊंचे एक चमकदार सुनहरे बिजली की माला वाले विशालकाय को आकाश से गुजरते हुए देखा। 10,000 फुट की विशालकाय मूर्ति के सामने एक छोटी सी आकृति थी, सुप्रीम लेई जून। वह लेई जून था जो अपने सर्वोच्च युद्ध निकाय 10,000 फुट ऊंचे थंडर सम्राट को आगे बढ़ा रहा था। वज्र सम्राट केवल ऊंचे आकाश में बह गया, फिर भी इसने असीमित गड़गड़ाहट पैदा कर दी। ओमेगा <5 और अपडेट 164। पहला व्यक्ति ऑफलाइन है और दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन है। सुप्रीम बैटल बॉडी एक प्रकार का बाहरी तंत्र जिसे सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट भारी मात्रा में कीमती खजानों और गुप्त सामग्रियों का उपयोग करके सैकड़ों या हजारों वर्षों में अपने लिए तैयार करते हैं। 2000 वर्ष से कम पुराने कई सुप्रीमों के पास अपनी स्वयं की बैटल बॉडीज नहीं है। इसके अलावा कुछ अनुभवी सुप्रीम बैटल बॉडीज जैसी बाहरी ताकतों में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए भी क्योंकि बैटल बॉडीज का उपयोग करना बहुत परेशानी भरा होता है। सफलतापूर्वक बनने के बाद उन्हें विघटित होने से बचाने में ही व्यक्ति की अधिकांश ऊर्जा खर्च हो जाती है। इधर उधर घूमना भी एक दुष्वप्न है। इसी तरह मौलिक क्यूई के भारी व्यय की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अनाड़ी और असुविधाजनक बनाता है। यह उन लोगों की तरह है जो डोमिनोज के साथ खेलते हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक स्थापित करने में आधा महीना बिताते हैं और उन्हें धकेलने के बाद केवल 3 मिनट की संतुष्टि का आनंद लेते हैं। लेकिन वे 3 मिनट सचमुच उत्साहवर्धक हैं। कितने अफसोस की बात है, मैं अभी भी सर्वोच्च क्षेत्र से बहुत दूर हूँ। वर्ष 3047 में आपने सुना कि बड़ी बोन माउंटेन में एक सच्चा राजा स्तरीय संघर्ष हुआ, जहां एक मानव राजा और एक शैतान राजा के बीच एक पल के लिए मारपीट हुई, जिससे प्रत्येक के पीछे हटने से पहले 50,000 मील तक फैली खाई बन गई। ये सच्चे राजाओं की वास्तविक सामान्य स्थिति है, न जाने किस चीज के बोझ से दबे, यहाँ तक कि एक पवित्र युद्ध भी उन्हें अपनी शुरुआत के 40 वर्षों के बाद केवल एक बार कार्य करते हुए देखता है। आप असहाय महसूस कर रहे थे। यदि मेरी 7-फोल्ड बैटल फिजिक नहीं होती, तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, एक सुप्रीम को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के लिए उकसाना मुश्किल होता। एक सच्चे राजा की तो बात ही छोड़ दें। वर्ष 3049 में ये सुदूर पीछे का एक और शांतिपूर्ण दिन था। लेकिन अचानक आपके गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटर को एक संदेश प्राप्त हुआ, एक ऐसा संदेश जिसने आपके दिमाग को लगभग चकनाचूर कर दिया था। चौथे मानव दानव युद्ध क्षेत्र में सबसे तीव्र सर्वोच्च समूह युद्ध छिड़ गया था। 6 सर्वोच्च युद्ध निकायों सहित 23 सर्वोच्च। उन्हें 20 दानव जाति के झूठे राजाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें 8 दानव भगवान सच्चे निकाय भी शामिल थे। जैसे ही लड़ाई भयंकर रूप से भड़क उठी, दानव जाति के एक झूठे राजा और बेई चेंगुआंग ने एक साथ सच्चे राजा के दायरे में कदम रखा और 2 अजय अस्तित्व लड़ने लगे। उन्होंने पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, आकाश को भेद दिया और एजियोर डोमेन की सुदूर सीमाओं में गायब हो गए। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, आपने फिर से नक्शे बदल दिए और ये दुनिया के अंत तक एक और लड़ाई जैसा परिदृश्य है। ये सही नहीं है ना? ये बहुत जबरदस्ती और मनगढ़ंत है। यूशॉ पूरी तरह से हतप्रभ था। क्या आप कुछ नया लेकर नहीं आ सकते? और लाओ जियू के बारे में क्या? उन्हें लाओ जियू के लिए दुख की पीड़ा महसूस हुई। वह अंततः एक एसएसआर खड़ा करने में कामयाब रहे। पहले राजा फिर राजा प्रणाली को काम करने देने की योजना बना रहे थे, लेकिन एसएसआर खुद आगे बढ़ गया। आपकी पत्नी जियांग युएली अभी भी एजियोर डोमेन में है। सैकड़ों या हजारों वर्षों के बाद ही वापस लौटने की चाल दोबारा न अपनाएं। बेई चेंगुआंग, कोई चिंता नहीं, मेरी पत्नी बर्फ की तरह शुद्ध और जैद की तरह साफ है और मेरे पिता ईमानदार और निष्कलंक हैं। वर्ष 3050 में मानव दानव पवित्र युद्ध समाप्त हुआ। 2 महान सच्चे राजाओं की शानदार लड़ाई का दृश्य कोई नहीं भूलेगा। वे आश्चर्यचकित थे और बेई चेंगुआंग की वापसी की आशा कर रहे थे।
दूसरी ओर आप एक अकेले बुरे व्यक्ति की तरह थे, लेकिन चू हेशांग अभी भी वही था। उसने पवित्र युद्ध में खून और आग का बपतिस्मा लिया था और अब वह तीसरे क्षेत्र का एक युवा आधिपत्य था। वर्ष 3055 में आप अक्सर वाटर स्पिरिट रेस में जाते थे। वर्ष 3071 में बेई चेंगुआन के चले जाने के 20 से अधिक वर्षों के बाद सी रेस के कुछ सदस्यों को जियो बटियन की याद आई, जिसे उन्होंने उस समय एक उंगली से मार डाला था, और सी रेस ने आपको निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पानी के राजा बोहोहू ने आपको दबाव हटाने में मदद की। सन 3105 में आपने अपना 250वां जन्मदिन मनाया और आपका सार 7.54 गुना तक पहुंच गया। वर्ष 3123 में आपने जियांग यांग नामक एक उभरती हुई नई मानव जाति प्रतिभा के बारे में सुना। वह एक विलक्षण व्यक्ति था जो प्रथम मानव राक्षस युद्ध क्षेत्र में विभिन्न आश्चर्यजनक करतब दिखा रहा था। उनकी मार्शल दाव प्रतिभा बेहद जबरदस्त लगती थी, लेकिन अन्य पहलुओं में वह एक दिमाग वाले, थोड़े सरल और ईमानदार थे। केवल 23 साल की उम्र में उनके पास इनेट परफेक्शन की युद्ध शक्ति थी और उनके पास एक निश्चित अग्नि तत्व शरीर था। ओह, यू शॉ को दिलचस्पी हो गई। पिछले बुरे आर्ट की मृत्यु ट्रू किंग जिनबू और ह्यूमन रेस के सेंचुरी किंग जियांग यांग के बीच संघर्ष के बचे हुए सदमे के कारण हुई थी। सटीक रूप से कहें तो ये सच्चा राजा जिनबू था। रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है। बेई चेंगुआन का जन्म 2900 में हुआ था और 3049 में 149 साल की उम्र में उन्होंने सच्चे राजा का दर्जा हासिल किया। और यह जियांग यांग 3100 में पैदा हुआ, 145 साल की उम्र में 3245 में एक सच्चा राजा बन गया। एक ने शैतान राजा से लड़ाई की और बिना किसी निशान के गायब हो गया। दूसरे ने एक दानव राजा से लड़ाई की और 100 रेसेस बैटलफील्ड को चकनाचूर कर दिया। क्या यह अत्यधिक संयोग है? लगभग ऐसा जैसे कि यह पहले से तय किया गया हो। आपने तुरंत चू हेशान की तलाश की। यह आपकी विशेषज्ञता के लिए एकदम सही है। मेरी बात सुनो, जियांग यांग को अपना शिष्य बना लो। मुझे उसका स्वभाव असाधारण लगता है। वह बिल्कुल एक युवा बेई चेंगुआन जैसा है। हालांकि आप वास्तव में जियांग यांग को सोने का पहला बर्तन स्वयं देना चाहते थे, अब आप अपन थे और आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र अलग थे। गुरु शिष्य के रिश्ते को मजबूर करने के बजाय चू हेशान को ऐसा करने देना बेहतर था। चू हेशान का पेट भर जाने के बाद क्या वह भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा? वर्ष 3124 में चू हेशान ने जियांग यांग का पुरजोर समर्थन करना शुरू कर दिया। वह प्रथम मानव दानव युद्ध क्षेत्र में एक किले का स्वामी था जो एक आधिपत्य स्तर का बड़ा शॉट था। उनके समर्थन से जियांग यांग की यात्रा सुचारू रही। उसी वर्ष उन्होंने आपसे शिकायत की, वरिष्ठ यून, आपका निर्णय बहुत सटीक है। वह बच्चा बिल्कुल एक दिव्य प्राणी है। हालांकि वह मानव जाति का है। जियांग यांग की खेती प्रणाली कुछ ऐसा है जो उसने स्वयं सोचा था। जन्मजात और दिव्य प्राणियों से पूरी तरह से अलग प्रतीत होती है। यह एक प्रणाली है जिसे उसने बनाया है। उनके पास एक संत शरीर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के भीतर 5 छोटे सूर्यों का पोषण किया है और अब उनकी तुलना आधे दिव्य प्राणी से की जा सकती है। उनके सिद्धांत के अनुसार जब 9 सूर्य उदय और अस्त होंगे तो उन्हें दिव्य पूर्णता की शक्ति प्राप्त होगी। उनकी मार्शल दाव प्रतिभा बेई चेंगुआन से आगे निकल गई। वर्ष 3135 में आपने धीरे धीरे चू हेशान से जियांग यांग के अतीत के बारे में सीखा। आपने भविष्यवाणी की थी कि नियति का ये दूसरा पुत्र भी निचले क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस निचले क्षेत्र को मूल यूनियांग क्षेत्र की तरह एजोर डोमेन से सील नहीं किया गया था। इसका नाम एजोर ब्रिलियंस रियलम था। जियांग यांग का जन्म एजोर ब्रिलियंस कॉन्टिनेंट मोकिंगडम लियान सिटी जियांग मनो में हुआ था। अपनी युवावस्था में उन्होंने अपनी मां के साथ यात्रा की और डाकुओं का सामना किया और मां और बेटा अपने कारवां से अलग हो गए। विशाल बर्फीली रात में वह अपनी मां की गोद में था और गर्माहट के उस टुकड़े पर जीवित था। जब सुबह सूरज निकला और उसकी गर्म किरणें उस पर चमकी तो उसकी मां के शरीर का तापमान पहले ही गिर चुका था। उन्होंने खुद को सूरज की तरह बनाने, फिर कभी ठंड महसूस न करने और सभी चीजों को रोशन करने की कसम खाई। उन्होंने पाया कि मौजूदा मार्शल दाव सिस्टम, वे आंतरिक ऊर्जाएं क्यूई और ट्रू क्यूई, उन्हें उगते सूरज में नहीं बदल सकते, इसलिए उन्होंने बस खुद को सिखाया, शरीर के मेरिडियन और हड्डियों को चाट किया और एक दिव्य कला बनाई। वह सफल हुआ। कम से कम दिव्य अस्तित्व के शिखर तक उसके लिए एक व्यवहार्य मार्ग था। यू शॉ चुप था। बेई चेंगुआन एक सेंट बॉडी धोखे के साथ आए थे और उनकी विकास दर अविश्वसनीय रूप से तेज थी। और यह और भी अधिक दुर्जय लग रहा था, पूरी तरह से अपनी प्रतिभा पर भरोसा करते हुए मौलिक क्यूई प्रणाली के बाहर एक नया रास्ता बना रहा था। या बल्कि शायद वह अभी भी मौलिक क्यूई का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने इसके साथ एक नए तरीके से खेला। परंपरा को नष्ट करना, व्यवस्था को नष्ट करना। उन्होंने हमेशा सोचा था कि मानव जाति की खेती प्रणाली इन सेलेस्टियल बीइंग हेगमोन सर्वोच्च से जुड़ी हुई थी, लेकिन जियांग यांग कह रहे थे, यदि आप कमजोर हैं तो बस और अधिक प्रशिक्षित करें। उस स्थिति में क्या अन्य डोमेन या अन्य दुनिया में एक जादूगर प्रणाली होगी जहां मौलिक क्यूई का उपयोग शायद ही कभी शरीर को मजबूत करने के लिए किया जाता है, बल्कि इसके बजाय फायरबॉल या आइस एरो डालने के लिए किया जाता है। 165 सुपर 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 शक्तिशाली दूसरा क्षेत्र क्लाउड 9। यू शॉ थोड़ा घबराया हुआ था। यदि खेती प्रणाली पत्थर में स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि लोगों द्वारा बनाई गई थी, तो क्या सच्चे राजा के ऊपर अभी भी कोई रास्ता था? संभवतः उसे स्वयं इस पर चलना नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? इसे भूल जाओ, ट्रू किंग के ऊपर। वह थोड़ा दूर है। यदि सबसे बुरी स्थिति सबसे खराब हो जाती है तो मैं अभी भी हजारों बार ढेर कर सकता हूं। जानवर मेरे रास्ते में आ सकते हैं और 5वां क्षेत्र 7वें क्षेत्र को हरा सकता है। और मूल रूप से मेरी समझने की क्षमता भी बाद में बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में मानचित्र में केवल अजूर डोमेन है। सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें, एक सच्चा राजा बने। यू शॉ ने अपनी चेतना को सिस्टम में वापस लाया। उसने अब 2 शक्तिशाली शख्सियतों की पुष्टि कर दी थी जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे। नहीं, वे अच्छे बेटे थे। दोनों दत्तक पुत्र भाग्य की संतान थे जो 100 वर्षों में सर्वोच्च और 150 वर्षों में सच्चे राजा बन सकते थे। अद्वितीय धोखेबाज थे। उन दोनों को पुत्र के रूप में ग्रहण करने से आश्चर्यजनक प्रतिफल प्राप्त होगा। भले ही 2 अच्छे बेटों को बड़े होने के बाद इस छोटे एजोर डोमेन को छोड़ना पड़ा, अगर उसने सही अवसर का लाभ उठाया तो उनके जाने से पहले वह उनसे एक बड़ी फसल प्राप्त कर सकता था। उन्होंने विदेशी राक्षसों को मार गिराया और बेई चेंगुआन को एक खुशहाल बचपन दिया जहां वह हर दिन इत्मीनान से पढ़ सकते थे और उनके माता-पिता जीवित और स्वस्थ थे। क्या उस बच्चे से उसे ऊंची उड़ान भरने में मदद करने के लिए कहना बहुत ज्यादा था? और अगली बार जब लाओ शी ने जियांग यांग को बचाया तो क्या जियांग यांग से लाओ शी को सुप्रीम बनने के बाद ऊंची उड़ान भरने में मदद करने के लिए कहना बहुत ज्यादा था? युन शॉ को अचानक इस दुनिया में अपने माता-पिता के बारे में याद आया। उनके स्थानांतरण के बाद पहले 12 वर्ष उनके वर्तमान माता-पिता 2 गरीब मछुआरों की देखभाल में बीते, लेकिन उन्होंने उसके प्रति माता-पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया। अगर कोई उनसे इस आधार पर अब उन्हें ऊंची उड़ान भरने में मदद करने के लिए कहे तो वह कभी मना नहीं करेंगे। ओल्ड मैन वांग, जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, पिछले सिमुलेशन में मार्शल मास्टर बनने तक दिव्य सिल्वर वाटर से भर गए थे। बाद में ओल्ड मैन वांग ने सक्रिय रूप से आगे की सहायता से इनकार कर दिया। उस समय वह अभी भी एक महान ग्रैंड मास्टर थे और मार्शल दाव संसाधनों का उपयोग करने के लिए तैयार थे जो ओल्ड मैन वांग को ग्रैंड मास्टर दायरे में धकेलने के लिए कई साथियों का निर्माण कर सकते थे। 3150 में आपने जियांग यांग के कार्यों पर ध्यान दिया।
इस वर्ष वह मानव जाति क्षेत्र में फ्रॉस्टी स्नो माउंटेन क्षेत्र में गए। वह वहां के महान संप्रदाय फ्रॉस्ट स्नो संप्रदाय का दुश्मन बन गया। फ्रॉस्ट स्नो सेक्ट के पास एक हेगमोन प्रभारी था, लेकिन वह हेगमोन अंततः जियांग यान से हार गया। जियांग यान, जिसके पास अपनी स्वयं की क्षेत्र प्रणाली थी, के पास एक रहस्यमय ताकत थी। उन्होंने फ्रॉस्टी स्नो माउंटेन में पूरी क्षमता से अपनी शक्ति छोड़ी, ग्रेट स्नो माउंटेन के आधे से अधिक हिस्से को पिघला दिया और 1 महीने के भीतर इलाके को बदल दिया। आपको चूहेशान की चोट से सच्चाई पता चली, वह एक महिला थी। आपको ये बहुत दिलचस्प लगा। यू शॉ, क्या दिलचस्प है? मुझे और बताओ। सिस्टम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अगले पैराग्राफ पर चला गया। 3187 में आपने सुना कि प्राचीन नीदरलैंड पर्वत श्रृंखला में एक स्थानिक वलय दिखाई दिया। याओ रेस, सी रेस, ह्यूमन रेस और डेमन रेस सहित अनगिनत सुप्रीम इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने गए। पिछले जीवन के विपरीत ये घटना 8 साल पहले हुई थी। शायद बेई चेंगुआन द्वारा पवित्र युद्ध को समय से पहले समाप्त करने के कारण तितली प्रभाव हुआ था। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम स्थानिक छल्लों के लिए क्यों संघर्ष करते हैं, वस्तुओं को आसानी से ले जाने के लिए, लेकिन सामान्य वस्तुओं को नहीं, बल्कि युद्ध निकायों को अपने साथ ले जाने के लिए। बैटल बॉडी को रिंग में डालने से गतिशीलता में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। फिर गंतव्य पर पहुंचने पर इसे सीधे बाहर निकाला जा सकता है, जो अपने साथ परमाणु बम ले जाने के बराबर है। 3200 में जियांग यान को पता चला कि आपने उसके असाधारण गुणों को देखा है और चूहेशान को उसे विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बदले में उसने हेगमन डेमन एग को हटाने में आपकी मदद करने का फैसला किया। अब उसकी ताकत सर्वोच्च के बराबर है, उसकी दृष्टि और ज्ञान अतीत की तुलना में अनगिनत गुना मजबूत है और उसकी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा के आशीर्वाद से वह ऐसा है। फिर भी असफल सौभाग्य से उन्होंने आपके लिए एक विशेष बॉडी रिफाइनिंग तकनीक को अनुकूलित किया, जिससे आप अपनी भौतिक शारीरिक युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए हेगमोन दायरे की सीमाओं को बाईपास कर सकते हैं। उनके द्वारा प्रदान की गई विशेष बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के अनुसार, यदि आप इसे अंत तक विकसित करते हैं, तो आपका शरीर दूसरे क्षेत्र दानव रेस के 5 गुना तक पहुंच सकता है। ये बेई चेंगुआन की तरह क्यों है? समस्या हल नहीं हुई है, लेकिन माफी के रूप में एक सुदृढ़ीकरण पैकेज दिया गया है। लाओ जियू वास्तव में दूसरे क्षेत्र में अजेय होने की राह पर और भी आगे बढ़ रहा है। 3206 में आपने जियांग यान द्वारा अनुकूलित बॉडी रिफाइनिंग तकनीक की खेती की और आपकी शारीरिक गुणवत्ता दूसरे क्षेत्र पीक दानव रेस के स्तर तक पहुंच गई। आदिशक्ति, धर्म शरीर, मौलिक शक्ति संरचना प्रणाली और 865% सार के साथ युग्मित। आपके आंकड़े पहले से ही राजा जिया के बेटे जियाली से तुलनीय हैं, जो अतीत में आगे बढ़ने में विफल रहे थे। इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी का उपयोग करके आप सबसे कमजोर तीसरे दायरे के आधिपत्य से निपट सकते हैं। 3211 में आपने फिर से 100 रेस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने उन युवा प्रेमियों और अन्य लोगों का सामना नहीं किया जिनसे लाओबा मिले थे। शायद तितली के प्रभाव ने उनके जन्म या अनुभवों को रोक दिया, या शायद वे यहाँ पहले ही मर चुके हैं। लेकिन आपकी मुलाकात 4 आंखों वाली मानव जाति से हुई, जू मांग। ठीक है, ये लड़का आपकी टीम का साथी हुआ करता था और बाद में एजोर डॉग्स का गुलाम बन गया। अब आपने उसके साथ कुछ वाक्यों के लिए बातचीत की और पाया कि वह अभी भी एक सामान्य मानव जाति का युवक था, अपनी युवावस्था में किन्हुई की तरह अभी तक भ्रष्ट नहीं हुआ था। उस समय वह दल बदल कर गया क्योंकि वह मौत से डरता था, लेकिन श्रौच से नहीं डरता था। अब उसके हृदय में राक्षस कट्टर शत्रु हैं। आपने अपना रूप बदल लिया और एक रहस्यमय मानव जाति दिव्य क्षेत्र के वरिष्ठ बन गए। बच्चे, क्या तुम्हें श्रौच करना पसंद है? जू मैंग ने अपनी 4 आंखें झपकाईं। सीनियर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जब तक आवश्यक न हो, कौन स्वेच्छा से ऐसा गंदा काम करेगा? आवश्यक मतलब यदि कोई याओ जाति आपको श्रौच करने या मरने की धमकी देती है, तो क्या आप याओ जाति की आज्ञा का पालन करेंगे? नहीं, आप क्या अजीब बातें कह रहे हैं? मैं उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? जू मांग को गुस्सा आ गया। इतने अपमानजनक ढंग से कौन जिएगा? आप हंसे। तुमने सोचा, तुमने ऐसा तब नहीं कहा था जब तुम अपने बच्चे कसम खाते थे, बच्चे। 3212 में आपने पाया कि दिव्य स्तर की बर्फ आत्मा ने आपकी बातें सुनी और 100 रेस बैटलफील्ड की बाहरी रिंग में छिप गई, इसलिए आप आराम से चले गए। आपने एक स्वर्गीय सीढ़ी में प्रवेश किया जिसके लिए 11 चुनौतियों की आवश्यकता थी। लगभग 200 साल पहले जब आप और चूहेशान बेई चेंगुआन के सर्वोच्च समारोह में भाग लेने गए थे, तो आप एक बार स्वर्गीय सीढ़ी पर चले थे और बिना किसी कठिनाई के इसे पार कर गए थे। स्वर्गीय सीढ़ी की चौकियां अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होती हैं और तीव्रता में समायोजित होती हैं। उत्तीर्ण होने के लिए उसी क्षेत्र में किसी की युद्ध शक्ति का परीक्षण किया जाता है। पहली चौकी, पवित्र पिंडों के बिना दिव्य क्षेत्र के शिखर पर मानव जाति के 4 प्रक्षेपण सामने आए। आपने उन्हें एक एक करके हरा दिया। दूसरा चेक पॉइंट, आपको तेजी से लावा के समुद्र के पार उड़ना था। लावा का समुद्र हजारों मील चौड़ा था, कभी कभी पानी के पिघले हुए खंभों पर छींटे पड़ते थे। यदि वे इसमें लुढ़कते तो दूसरे क्षेत्र की पीक दानव दौड़ में उनकी हड्डियां जल जाती। आप इत्मीनान से उड़े। जो लावा स्तंभ आपकी ओर दौड़े, वे बुदाते ही जम गए। इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। तीसरी चौकी, ब्लेड जैसी तेज हवाएं चली। आपको तेज हवा वाले क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। चौथा चेक पॉइंट, 5वां चेक पॉइंट, आप बिना दबाव के गुजर गए और 100 रेस बैटलफील्ड से बाहर चले गए। द थॉर्न डेमन ट्रूकिंग बाहर इंतजार कर रहा है। 3221 में मानव याओ पवित्र युद्ध छिड़ गया। इस बार आपको एक आरक्षित इकाई को सौंपा गया था जो अग्रिम पंक्ति को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन आपको दूसरे क्षेत्र का शिखर माना जाता था, इसलिए आपको बहुत कम दबाव का अनुभव हुआ। खासकर चूंकि यह समझा गया कि आपके आगे सुधार की कोई संभावना नहीं है। आपके हेगमन स्तर के वरिष्ठ ने आपसे बहुत धीरे से बात की और आपके साथ चीजों पर चर्चा की। दूसरों के लिए पवित्र युद्ध खतरा और अवसर दोनों था, लेकिन आपके लिए, जो अपने दायरे में फंस गए थे, कोई भी सैन्य योग्यता केवल दूसरों द्वारा खर्च की जा सकती थी। आपने चुपचाप कुछ सामग्री हासिल कर ली। जियांग यान द्वारा अनुकूलित बॉडी रिफाइनिंग तकनीक अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी और अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश थी। आपको सार प्रवर्धन के अलावा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए, ताकि अपर्याप्त ताकत के कारण अप्रत्याशित रूप से न मरें। हालांकि आप नहीं जानते कि एक दानव जाति का सच्चा राजा अभी भी आपको देख रहा है। 166, 10,000 जातियों का युद्ध क्षेत्र। 3231 में आपने सुना कि जियांग यान याओ जाति के सन बर्ड याओ सुप्रीम के पंख के नीचे से बाल बाल बच गया। 3235 में आपकी गोद ली हुई बहू जियांग यूली ने ओवरलॉर्ड में सफलता हासिल की। जब आप उसे बधाई देने गए तो आपको अंदर से थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। यहाँ तक कि मेरी गोद ली हुई बहू, जिसकी तुलना जियोगुआंग से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, एक अधिपति है, फिर भी मैं अभी भी दूसरे दायरे में फंसी हुई हूँ। सौभाग्य से ये सोचकर कि वह अभी ब्रेक थ्रू लेकर आपकी प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकी है, आपको थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लेकिन तब आपको और भी बुरा लगा। अधिपतियों का जीवनकाल 2000 वर्षों से शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि भले ही जियांग यूली सुप्रीम नहीं बन पाती है, बेई चेंगुआन की तब वापस आ सकती है जब उसका जीवनकाल समाप्त हो जाएगा, अब से 1000 साल बाद। क्या मैं तब तक रह सकता हूँ? आपने महसूस किया कि अधिपति दानव अंडे के प्रभाव में आपका सार लगभग 9 गुना अधिक मजबूत आपको केवल 1800 वर्षों तक जीवित रहने की अनुमति देगा, जबकि 1400 से अधिक वर्ष शेष हैं।
3249 में जियांग यांग और गोल्डन क्रो याओ सुप्रीम, जिन्होंने अपनी रक्तरेखा को शुद्ध किया था, 100 रेस बैटलफील्ड सुप्रीम जोन में लड़ाई के लिए सहमत हुए। वे फिर कभी उभर कर सामने नहीं आए। रास्ते में एक सेंट बॉडी सेलेस्टियल ने जांच करने के लिए 100 रेस बैटलफील्ड में प्रवेश किया, लेकिन वह स्काई रीचिंग लैडर से गुजरने में सक्षम था, कभी वापस नहीं लौटा। आपको संदेह है कि स्काई रीचिंग लैडर का प्रवेश द्वार नष्ट हो गया है। आप नहीं जानते कि 100 रेस बैटलफील्ड की मरम्मत की जाएगी या नहीं, लेकिन आप निश्चित रूप से अब इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। 3250 में सनबर्ड गोल्डन क्रो याओ सुप्रीम और मानव जाति के जियांग यांग, जिन्होंने पवित्र युद्ध को उकसाया था, दोनों 100 रेस युद्ध क्षेत्र में फंस गए थे और पवित्र युद्ध समाप्त हो गया था। ये पवित्र युद्ध केवल 20 वर्षों से अधिक समय तक चला और किसी भी जाति के 5वें क्षेत्र के सच्चे राजा ने कोई कदम नहीं उठाया। केवल आप जानते थे कि दो व्यक्तियों ने 100 रेस युद्ध क्षेत्र के भीतर सच्चे राजा के लिए एक सफलता हासिल की थी। 3255 में शीशी क्यूई भी तीसरे क्षेत्र में पहुंचे। आप इसे बधाई देने गए और इसने रातों रात 30 पाउंड वजन बढ़ा लिया। आपकी शारीरिक ताकत पहले से ही पीक सेकंड रियलम डायमंड रेस से दोगुनी थी। 3260 में 10 साल से अधिक की चुप्पी के बाद लोग अंततः विभिन्न 100 रेस बैटलफील्ड्स के प्रवेश द्वारों से बाहर निकले और बताया कि वह दशक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था। सबसे पहले दो महान सच्चे राजा एक अराजक लड़ाई में लगे हुए थे, जो सचमुच 100 रेस बैटलफील्ड को तोड़ रहा था। अकेले झटकों ने प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के कई निर्दोष किसानों को मार डाला। तीसरे क्षेत्र के कृषक थोड़ा विरोध कर सकते थे और यदि वे एक निश्चित दूरी पर होते तो उन्हें तुरंत नहीं मारा जाता। जैसे ही उन दो सच्चे राजाओं ने लड़ना जारी रखा, ऐसा लगा कि उन्हें कुछ स्थानिक माध्यमों से 100 रेस बैटलफील्ड से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया था और फिर 100 रेस बैटलफील्ड ने खुद की मरम्मत शुरू कर दी। यह महज एक साधारण मरम्मत नहीं थी, इसमें विलय और उन्नयन भी शामिल था। ग्रीन डोमेन के कई नष्ट किए गए क्षेत्रों को अतिरिक्त सामग्री के रूप में माना गया, अन्य डोमेन के 100 रेस बैटलफील्ड्स में जोड़ा गया, अनगिनत बार विस्तार किया गया और मैरियार्ड रेस बैटलफील्ड में अपग्रेड किया गया। यदि भविष्य में कोई इस असंख्य रेस बैटलफील्ड में प्रवेश करता है, तो यह अब ग्रीन डोमेन के लोगों का एक समूह नहीं होगा जो आपस में गेम खेल रहे होंगे, बल्कि इसमें दर्जनों अन्य डोमेन शामिल होंगे। हालांकि इस पद्धति का उपयोग बग का फायदा उठाने और अन्य डोमेन में प्रवेश करने के लिए नहीं किया जा सकता है। स्काई रीचिंग सीढ़ी से गुजरने के बाद भी कोई भी वहीं से बाहर निकल जाएगा जहां से उसने प्रवेश किया था। 3273 में आपने बिल्कुल नए मैरियार्ड रेस बैटलफील्ड में प्रवेश किया। आपने अपना दायरा बढ़ाया। वहां वास्तव में जानवर हैं, यहां तक कि आधी बिल्लियां, आधी लोमड़ियां भी मौजूद हैं। उनकी खेती प्रणाली, ओह शुक्र है कि इसमें से अधिकांश अभी भी मेरी तरह की मौलिक क्यूई प्रणाली है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। आपने पाया कि मैरियार्ड रेस बैटलफील्ड में भी लोग मेज चला रहे थे। वे स्वयं को मेक पायलट कहते थे। हालांकि उनका आंतरिक मौलिक क्यूई काफी विशाल था, लेकिन इसे सीधे हमले की विधि के रूप में उपयोग करना मुश्किल था। उन्होंने अपने मौलिक क्यूई को कंट्रोल क्यूई नाम दिया, जो कि मेज को नियंत्रित करने में नियंत्रण है। उनके विशेष रूप से संरचित नियंत्रण क्यूई का उपयोग विशेष रूप से अनुकूलित मेज को संचालित करने के लिए किया जा सकता है। मेज पर विभिन्न मॉड्यूल स्थापित करने के बाद वे व्यावहारिक रूप से उसी दायरे के माध्यम से स्वीप कर सकते हैं। उनमें से सबसे मजबूत डिवाइन मेक्स आपको चुनौती महसूस कराने के लिए पर्याप्त थे। वे ऐसे दुश्मन थे जिनसे मौलिक क्यूई निपट नहीं सकता था, जिससे आपको अपने 1000 गुना परिष्कृत भौतिक शरीर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए संक्षेप में इसकी भविष्य की दिशा का अनुमान लगाएं। 3279 में आपने इस चुनौतीपूर्ण मैरियार्ड रेस बैटलफील्ड में कई साल बिताए और सीखा कि ग्रीन डोमेन से परे एलिमेंटल डोमेन, वॉर डोमेन और मार्शल डोमेन जैसे महान डोमेन भी थे। असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र में इन लोगों के माध्यम से आपने 5वें दायरे से परे के स्थानों के बारे में सीखा। हालांकि असंख्य रेस बैटलफील्ड से जुड़े 50 विषम डोमेन में से केवल 7 या 8 डोमेन ने कभी छठे क्षेत्र के कृषकों का उत्पादन किया था और वर्तमान में केवल 3 डोमेन में निश्चित रूप से छठे क्षेत्र के कृषक थे। महान डोमेन के आधार पर छठे क्षेत्र के अलग अलग नाम थे: अर्धअमर, अर्ध भगवान, लीजेंड, मार्शल सम्राट। आप अभी भी विशेष रूप से छठे क्षेत्र की ताकत और आगे खेती कैसे करें के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन आप स्पष्ट रूप से सपना देख रहे थे दूसरा क्षेत्र संभवतः छठे क्षेत्र को कैसे समझ सकता है। 3285 में आपने एक रहस्यमय व्यक्ति की हत्या कर दी जो खुद को ऊर्जावान प्राणी कहता था। वह अपने साथ एक स्थानिक वलय भी रखता था, हालांकि इसकी भंडारण क्षमता केवल कुछ 100 घन मीटर थी। मरने से पहले ऊर्जावान प्राणी ने दावा किया कि उसने आप पर एक श्राप लगाया है जो भविष्य में आपके डोमेन को नष्ट कर देगा। बाद में आपको दूसरों से पता चला कि यह पूरी तरह से एक धमकी थी। ऊर्जावान प्राणियों ने सैकड़ों हजार वर्षों तक लोगों को डराने के लिए अक्सर ऐसी धमकियों का इस्तेमाल किया था और एक बार भी सफल नहीं हुए थे। 3301 में आपने पुष्टि की कि असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र भी अधिपति दानव अंडे को निष्कासित करने के लिए पुरस्कार नहीं दे सका। ये जगह, जो मानवीय अभिव्यक्तियों से बेखबर लगती थी, इसके बजाय हाई क्वालिटी डेमन ब्लड और ब्लड लाइन रिजेक्शन इनहिबिटर जैसे पुरस्कार देती रही। अवरोधक की बोतल पर एक ब्रांड का नाम भी खुदा हुआ था जिसे मिटाया नहीं गया था। आपने सोचा कि मैरियड रेस बैटलफील्ड ने किस मृत व्यक्ति से इसे छीन लिया था। 3310 में आपने असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया और काफी कुछ हासिल किया, लेकिन अत्यधिक राशि नहीं। दुर्भाग्य से असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र बहुत विशाल था और आपको बिंगलिंग जू डोंग डोंग नहीं मिल सका। आपको उम्मीद थी कि आपने वास्तव में उसे अभी तक नहीं पाया है। 3320 में एक पवित्र युद्ध छिड़ गया, लेकिन इसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। यह एक यावदानव पवित्र युद्ध था। 3350 में आपने ग्रीन डोमेन की विभिन्न जातियों के बीच यात्रा की। 80 के दशक में रैंक की गई एक छोटी दौड़ के क्षेत्र में संपूर्ण पुलू रेस ने आपका स्वागत व्यक्त किया। वे रोली पॉली खिलौने या कहें तो लोचदार रबर के लौकी जैसे लगते थे, जो उछलकर चलते थे और टकराकर हमला करते थे। मानव जाति और दानव जाति के चरम के बिना उनकी साधना प्रणाली आधी भौतिक शरीर और आधी मौलिक क्यूई थी। पुलू रेस के सार और क्यूई विशेषता बिंदु समान रूप से वितरित किए गए थे। यह मानव जाति है भगवान, मानव जाति का भगवान यहाँ है। इस एक नाक, 2 आंखें, 2 कान और एक मुंह को देखो, यह एक शुद्ध मानव जाति रक्तवंश है, सबसे महान मानव जाति भगवान। हर कोई शुद्ध मानव जाति के लिए घुटने टेके प्रभु। आपको लगा कि यह पुलू रेस बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जब तक आपको भोजन में एक निश्चित विष महसूस न हो, इस विष को मौलिक क्यूई द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता है और इसे व्यक्ति के अंग कर जाएंगे और गतिहीन हो जाएंगे। हालांकि आपका शक्तिशाली भौतिक शरीर, जो दानव जाति से 3 गुना तुलनीय है, और आपके 10 गुना सार ने आपके शरीर को अनायास ही विघटित कर दिया और विष को अवशोषित कर लिया। आपने अपने इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी को सक्रिय रखा, जमीन पर गिर गए और कार्य करने लगे। मनुष्य बिल्कुल मूर्ख हैं। पुलू रेस कबीले के प्रमुख जू डूमिंग, एकमात्र अधिपति, ने उपहास किया। वह आपके सामने उछलता कूदता है। ये वह मानव जाति है जिसे दानव जाति, यहाँ तक कि एक सर्वोच्च को भेजकर 300 साल पहले कब्जा करना चाहती थी। वह बिल्कुल भी विशेष नहीं लगता है। छोटी जाति की जानकारी बिल्कुल गलत है। लाओ जियू एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सच्चे राजा भी नहीं भूल सकते। जू डूमिंग ने तिरस्कारपूर्वक अपने रोली पॉली शरीर को बाएं और दाएं घुमाया। उसे बांधो और उसे दानव जाति को बेच दो। सावधान रहें, वह एक पीक सेकंड रियलम कल्टीवेटर है।
167 युवाननिंग नेटवर्क के 4 दुष्ट राक्षस। इसमें लिखा था बंधा हुआ, लेकिन पुलू रेस की बांधने की विधि चारों ओर लपेटी गई रस्सियों से नहीं थी। उनके लौकी के आकार के शरीर ने उनके लिए अन्य जातियों की आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए शरीर को रस्सियों से बांधने की पद्धति के प्रति सहानुभूति रखना मुश्किल बना दिया। इसलिए उन्होंने एक बड़ा बैग उठाने के लिए ओरिजिन क्यूई का उपयोग किया। यह एक मोटा रबर की बोतल जैसा उपकरण था जो किसी व्यक्ति को एक छेद के माध्यम से फिट कर सकता था, जिससे केवल उनका सिर खुला रहता था और फिर कस दिया जाता था। आपको लगा कि यह पूरे शरीर का निगल है। जैसे ही आप गिरने वाले थे, आपने तुरंत हमला कर दिया। 30 ली से अधिक के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति क्यूई पानी से बर्फ में बदल गई और फाशें धर्म निकाय के सशक्तिकरण के साथ इसने तुरंत आसपास के पुलू रेस के सदस्यों को फ्रीज कर दिया। एक चटकने की आवाज गूंजी। बर्फ टूटने से सैकड़ों इन्हें ग्रेट पुलू की मौके पर ही मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक हेवन ग्रेट पुलू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। तीसरे क्षेत्र डुडूमेंग को हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी जनजाति की उच्च स्तरीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुरंत नष्ट हो गया। प्रतिक्रिया देने से पहले वह काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। जब तक इसकी प्रतिक्रिया हुई, 10 स्वर्ग ग्रेट पुलू जो अभी भी जीवित थे, वे भी चले गए थे। पुलू रेस के हजारों सदस्य जो आपके स्वागत के लिए जिम्मेदार थे, लगभग सभी चले गए थे। उनके कबीले की शक्ति एक पल में बड़े अंतर से गिर गई, जिससे सैकड़ों वर्षों के लिए पीढ़ीगत अंतर पैदा हो गया। डुडूमेंग की मृत्यु के बाद भी कोई नया तीसरा क्षेत्र पैदा नहीं हो सकता है, जिससे वे एजियो डोमेन की 100 दौड़ की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। ये सब आपकी वजह से है। डुडूमेंग ने जगह जगह घूमना शुरू कर दिया। इसकी उत्पत्ति क्यूई ने इसके लौकी के शरीर और सिरे पर ब्लेड और घूमने वाले सींग बनाए। वहां कई ब्लेड संरचनाएं भी थी जो एक साथ घातक थीं और तरल गतिशीलता के अनुरूप थीं, जिससे ये तेजी से घूमती थी और अधिक कठोर हो जाती थी। द्रव गतिशीलता यहां भी देखी जा सकती है। आपकी वर्तमान भौतिक शारीरिक युद्ध शक्ति आपकी ओरिजिन क्यूई से 2 गुनी से भी अधिक है। पूरी तरह से जियांग यांग द्वारा उपहार में दी गई विशेष बॉडी टेम्परिंग कला के लिए धन्यवाद। वर्तमान लड़ाई अब मुख्य रूप से मुक्कों और लातों पर निर्भर है, जिसके पूरक के रूप में ओरिजिन क्यूई है। झपट्टा मारना। डुडूमेंग एक विशाल घूमते तूफान की तरह आवेशित हो गया। इसके शरीर पर लगे ब्लेड हवा को चीर देते हैं। इसकी भयंकर घूर्णन गति के तहत बड़ी मात्रा में अवशिष्ट बल ने गैस बिखेर दी, जिससे पृथ्वी पर हजारों कट और निशान बन गए। आपने ओरिजिन क्यूई को एक चाबुक में संघनित किया और दोनों हथेलियों को ब्लेड की तरह एक साथ पकड़कर आपने गर्जना के साथ प्रहार किया। खोलो। आपकी हथेली पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जो हड्डी को देखने के लिए काफी गहरे थे, जबकि डुडूमेंग को पहले से ही आपकी हथेली ब्लेड द्वारा पुनर्निर्देशित किया गया था, जो धरती पर सिर के बल टकरा रहा था। मिट्टी और चट्टान की परतें फट गईं, जिससे 100 मीटर व्यास वाला खदान शाफ्ट बन गया। डुडूमेंग ब्रांड की विशाल ड्रिल रुकने से पहले लगभग 1000 मीटर जमीन में गिर गई। 100 मीटर का व्यास इसलिए नहीं था क्योंकि यह कमजोर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक बार इसके घूमने वाले आक्रमण मोड को सक्रिय करने के बाद यह इसकी आक्रमण सीमा की सीमा थी। आपने अपने हाथों को रगड़ा। आपकी हथेलियों के किनारों पर खून के धब्बे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अभी भी मैं अपने भौतिक शरीर के साथ एक आधिपत्य के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकता, और यह एक कमजोर जाति का सिर्फ तीसरा क्षेत्र है। आपने पहले जानकारी की जांच की थी। डुडूमेंग 800 साल से अधिक पुराना था। इसने 100 साल पहले ही तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया था। मात्र 100 वर्षों में आकस्मिक मुठभेड़ों के बिना इसकी ताकत में सुधार की गुंजाइश दयनीय रूप से कम होगी। यह अभी भी एक आधिपत्य के प्रारंभिक चरण में था, 100 साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत नहीं था। आपने अपनी स्थानिक अंगूठी से राक्षसी रक्त युद्ध कृपाण को बाहर निकाल लिया। स्थानिक अंगूठी एक महान खजाना थी जो आपको असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के एक करीबी दोस्त द्वारा दी गई थी, लेकिन इसका भंडारण स्थान किसी सुप्रीम की लालची निगाह को आकर्षित करने के लिए बहुत छोटा था। सुप्रीम को यह भी नहीं पता था कि यह आपके पास है। राक्षसी रक्त युद्ध कृपाण को असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में उतरने वाले उच्च गुणवत्ता वाले राक्षसी रक्त का उपयोग करके आपके द्वारा लगातार बनाया और उन्नत किया गया था। यह अब एक सुयोग्य तृतीय क्षेत्र स्तर का हथियार था। आप और डुडूमेंग एक महान युद्ध में लगे हुए हैं। तीसरे क्षेत्र की विनाशकारी शक्ति पहले ही लीग स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो सैकड़ों मीटर ऊंचे और मील लंबे पहाड़ों को आसानी से चकनाचूर करने में सक्षम थी। प्रारंभिक चरण में 2 आधिपत्यों के बीच लड़ाई के बाद के झटके एक प्राकृतिक आपदा थे। भूकंप, भूस्खलन, दरकती धरती, बिखरी हुई हवा। 800 ली का क्षेत्र नष्ट हो गया। भूमि क्षतिग्रस्त हो गई। झीलें मिट्टी के गड्ढों में बदल गईं। पेड़ मिट्टी की परत में उखड़ गए और पहाड़ ढह गए और नीचे खिसक गए। अंततः आपने दूसरे क्षेत्र की शक्ति से एक तीसरे क्षेत्र को, पूरी ताकत से एक तीसरे क्षेत्र को बलपूर्वक मार डाला। यह उपलब्धि प्राचीन काल से अनसुनी थी। एजियो डोमेन की 100 रेसों में से इस पुलू रेस को आपके द्वारा अकेले ही हरा दिया गया था, जो 100 रेसेस के क्रम से बाहर हो गई थी, और उनके जनजाति के भीतर दूसरा क्षेत्र लगभग पूरी तरह से खंडित हो गया था, जिससे भविष्य में उनके लिए उबरना मुश्किल हो गया था। वर्ष 3367 में राक्षस अभी भी झगड़ रहे थे। सोने के राजा दिहुआंग से मिलने से पहले मानव जाति के प्रति आपकी निरंतर वफादारी की पुष्टि करने के लिए आपने ट्रू इंटेंट प्लेटफॉर्म पर झूठ का पता लगाने का परीक्षण किया। शानदार सुनहरे मुख्य कंसोल के ऊपर गोल्डन स्पिरिट सुप्रीम ने अपने शरीर को इसमें एकीकृत किया, जिससे एक पुराने मुरझाए मानवरूपी चेहरे का केवल आधा हिस्सा प्रकट हुआ। स्पिरिट रेस और ह्यूमन रेस हमेशा से सहयोगी रहे हैं, और गोल्डन स्पिरिट रेस लगभग सहजीवी रूप से मानव रेस से भी जुड़ी हुई थी। दिहुआंग हाल के वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली गोल्डन स्पिरिट था। उनका जन्म विरल मूल क्यूई के साथ निचले क्षेत्र में एक विशाल सोने की खदान में हुआ था, और उनके छूसिंग प्रोटोफॉर्म को पहली बार उनकी आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत करने में 1 लाख साल लग गए। इसके बाद उन्होंने केवल सदियों में सर्वोच्च दर्जा हासिल किया। मानव, दानव, राक्षस और समुद्र की 4 जातियों के बाहर एकमात्र प्राणी के रूप में उनका सम्मान किया गया, जो संभवतः राजा के दायरे में आ सकते थे। मानव जाति द्वारा स्थापित ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क के क्षरण के तहत वह भी तेजी से शक्तिशाली हो गया। अफसोस, ये सब व्यर्थ था। तीसरे क्षेत्र के असंख्य गुण चरण के दौरान दानव जाति उन्नयन के लिए विभिन्न पदार्थों का उपभोग करेगी, और उनके शरीर एक साथ उस दिशा में बदल जाएंगे। ऐसे 4 दानव जाति सुप्रीम थे जिन्होंने गोल्डन स्पिरिट्स की उत्पत्ति क्यूई वैल्यू पैटर्न संरचना की नकल की थी। न केवल उन्होंने दिहुआंग के सबसे प्रिय सबसे बड़े बेटे हेलुजी को मौलिक तार्किक दृष्टिकोण से धोखा दिया, बल्कि वे 200 साल बाद भी आज मानव जाति के मूल ऊर्जा नेटवर्क पर हमला कर रहे हैं। दिहुआंग ने असहाय होकर कहा, मैनकांग नाम का वह पहला दानव रेस सदस्य ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क पर विभिन्न खूनी और क्रूर छवियों और बयानों को पोस्ट करना पसंद करता है, जो अंदरूनी कलह को प्रोत्साहित करता है और सभी मानव जाति के सदस्यों के दिलों को तोड़ना चाहता है। आपने डांटा, उस तरह का आदमी सचमुच घृणित है। दिहुआंग ने जारी रखा, वह दूसरा डायमंड रेस सदस्य, जिसका नाम जियागो है, ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क पर इतिहास खोदना पसंद करता है, ऐसी सामग्री प्रकाशित करना जो असुविधाजनक और मतली पैदा करने वाली हो। आपने अपना सिर हिलाया, ये बहुत बुरा है। दिहुआंग ने तब कहा, वह तीसरा दानव रेस सदस्य, जिसका नाम गुक्यूई है, विभिन्न काल्पनिक साजिश सिद्धांतों को प्रकाशित करना, पर्दे के पीछे मानव जाति के उच्च स्तरीय अधिकारियों के कार्यों को गढ़ना और इसी तरह एकता को नष्ट करना पसंद करता है। तुमने अपना मुंह ढक लिया। यह एक फिसलन भरी ढलान थी जिसे छुआ नहीं जा सकता था। दिहुआंग ने अंततः कहा, यू से नाम का वह चौथा दानव जाति सदस्य विभिन्न जातियों की भद्दी तस्वीरें पोस्ट करना पसंद करता है, जैसे कि जानवरों की बाढ़ युवा लोगों के दिमाग को नुकसान पहुंचाती है।
आप मदद नहीं कर सकते लेकिन पूछ सकते हैं, तस्वीरें कहाँ हैं? दिव्यांग, आप मानव जाति के प्रति विश्वासघाती हैं। वर्ष 3391 में दानव पवित्र युद्ध समाप्त हुआ। आप बेकार थे, समय समय पर पुराने दोस्तों के साथ बातचीत करते थे और शुई लिंग के स्थान पर पार्टी करते थे। अब आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, तीसरे दायरे के दानव रेस के सदस्य का सीधे सामना करने में लगभग सक्षम। सन 3425 में आपकी आयु 570 वर्ष थी। इस वर्ष में चू हिशांग सुप्रीम तक आगे बढ़े। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन एक पारंपरिक प्रतिभा था। बेई चेंगुआंग और जियांग यांग की तरह धोखेबाज नहीं। आपने उनके सर्वोच्च समारोह में भाग लिया, भावना की भावना महसूस करते हुए। आपने मूल रूप से बेई चेंगुआंग को अपना समर्थक बनाने का इरादा किया था, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ उड़ जाएगा। अब इसके बजाय चू हिशांग ने पीछे से पकड़ लिया था। तुमने उसके साथ शराब पी। थॉर्न दानव सच्चा राजा। 400 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। एक स्वर्ग श्रेणी का जीवन काल समाप्त होने के करीब होना चाहिए। उसे हिगमन दानव अंडे को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए था। लेकिन वह अभी भी मानव जाति का सदस्य क्यों है और उसकी जीवन शक्ति इतनी मजबूत क्यों है? इसने अपने शरीर के भीतर जीवन शक्ति को महसूस किया। लगभग 800 वर्ष का जीवन काल शेष था। वह काफी था। ये निश्चित रूप से इस मानव जाति के सदस्य के दानवत्व पर आरोहण की प्रतीक्षा करने में सक्षम होगा। आज मेरे सिर में दर्द है, इसलिए मैं शायद केवल 4 अपडेट करूंगा। 168 समय बीत जाता है। वर्ष 3451 में अनगिनत स्थानों का दौरा करने के बाद आप अभी भी एजोर डोमेन के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। सतह पर मानव जाति के सर्वोच्च चू हिशांग के साथ आप जहां भी जाते हैं, कोई भी आपको निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता है। गुप्त रूप से एक दानव जाति का सच्चा राजा आज तक आपका पीछा कर रहा है। कई बार सी रेस ने गुप्त रूप से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसने उन्हें हजारों मील दूर से डरा दिया। कितना अच्छा दानव है। मैं वास्तव में तुम्हें मृत्यु छूट वाला स्क्रॉल देना चाहता हूं। वर्ष 3500 में आदिम स्वर्ग क्षेत्र के भीतर सभी डोमेन परिलक्षित होते हैं। आकाश में एक अद्वितीय आकृति प्रकट होती है। आप पाते हैं कि दुनिया स्वयं खुशियां मना रही है और जश्न मना रही है, और यहां तक कि आपका अपना दिल भी अनायास ही खुशी से भर जाता है। एक वसंत और शरद ऋतु से भगवान का जन्म हुआ है। आदिम स्वर्ग क्षेत्र के सभी क्षेत्र आनंदित होते हैं। दुनिया भी तारीफ करती है। आप वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते कि 7वां क्षेत्र या 8वां क्षेत्र किस स्तर का बड़ा शॉट है। आप एजोर डोमेन के ऐतिहासिक अभिलेखों को खोजते हैं, दर्जनों युगों, सैकड़ों हजारों वर्षों का पता लगाते हैं, फिर भी ऐसी कोई घटना कभी दर्ज नहीं की गई है। आप सच्चाई का पता लगाने के लिए असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र की ओर जाते हैं और पाते हैं कि वहां की विभिन्न नस्लें समान रूप से अनभिज्ञ हैं। सबसे प्राचीन महान डोमेन में से एक का एक प्रोडिजी कहता है, ये 7वां क्षेत्र हो सकता है। सच्चे देवता, सच्चे अमर पहले ही जीवन काल की सीमाओं से बच चुके हैं, पहले ही जीवन के अंत को पार कर चुके हैं और पहले से ही दुनिया की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम हैं। दूसरे पक्ष के पास केवल एक अस्पष्ट अवधारणा है और वह सच्चाई के बारे में स्पष्ट नहीं है। मेरे पुराने पूर्वज ने एक बार कहा था कि कुछ अस्तित्व समय की नदी में जिद्दी चट्टानों की तरह हैं। वे अनंत समय के क्षरण को सहते हैं और अमर रहते हैं। कुछ अस्तित्व न केवल लाखों या दसियों लाख वर्षों से, बल्कि सैकड़ों लाखों वर्षों से अस्तित्व में हैं। यूनशॉर्ट 100 मिलियन वर्ष। हे भगवान, उसकी उत्पत्ति को किस हद तक बढ़ाया जाना चाहिए? ये सुनकर आप बेहद चौंक जाते हैं और आप प्रोडिजी पर दबाव डालते हैं। आपका पुराना पूर्वज कौन है? प्रोडिजी थोड़ा मुस्कुराता है। मेरे पूर्वज जीज महाद्वीप के वर्तमान मार्शल सम्राट बेली जेन्यान हैं, जिन्होंने 80,000 वर्षों तक 9 डोमेन पर प्रभुत्व रखा है। वह आपको निमंत्रण देता है। भाई यून, आप काफी असाधारण हैं, दूसरे दायरे में लगभग अजय हैं। 9 डोमेन पर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें अपने पूर्वज से मिलवा सकता हूं। आप काफी प्रलोभित हैं। छठे दायरे का एक बड़ा शॉट, वह निश्चित रूप से आपके शरीर से अधिपति दानव अंडे को हटा सकता है। एकमात्र समस्या यह है, आप वहां नहीं पहुंच सकते। आप उसके साथ थोड़ी देर बातचीत करते हैं और सीखते हैं कि वह ये भी नहीं जानता कि एजोर डोमेन कहां है, ये छोटी टूटी हुई जगह। दिशात्मक मार्गदर्शन के बिना आप वहां जाने में असमर्थ हैं। प्रत्येक डोमेन के बीच एबिसल हेवन बैरियर आपको दृढ़ता से रोक देगा। यह एक महान डोमेन झिल्ली है जिसे तोड़ने के लिए एक सच्चा राजा भी शक्तिहीन है। केवल हेवन एंड अर्थ बेल्ट को पार करके, दुनिया के बेहद ऊंचे या बेहद गहरे बिंदुओं पर जाकर और एबिसल हेवन बैरियर को दरकिनार करके कोई अन्य डोमेन तक पहुंच सकता है। उद्धरण चिन्ह। समस्या यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी बेल्ट खतरे से भरा है। स्वर्ग बेल्ट की 6 परतें और पृथ्वी बेल्ट की 5 परतें हैं। यहां तक कि अधिपतियों को भी तीसरी परत को तोड़ना मुश्किल लगता है। आप संभवतः मानव जाति के सच्चे राजा से, जो पवित्र युद्धों में भी शायद ही कभी कोई कदम उठाता है, आपको स्वर्ग और पृथ्वी बेल्ट के माध्यम से ले जाने के लिए नहीं कह सकते हैं, और न ही आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि छठे क्षेत्र का कोई बड़ा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आएगा और आपको ले जाएगा। यह अभी भी एक मृत अंत है। वर्ष 3512 में आपने अब उस प्रोडिजी, मेरे छठे क्षेत्र के पुराने पूर्वज, को नहीं देखा क्योंकि वह तीसरे क्षेत्र में टूट गया था। वर्ष 3575 में आप 720 वर्ष के हैं। आपकी उत्पत्ति 1234% तक पहुंच गई है। आपने जियांग की बॉडी रिफाइनिंग छोटी चाल का पूरी तरह से अभ्यास किया है और आपकी शारीरिक शक्ति दूसरे दायरे के पीक दानव रेस सदस्य की तुलना में 5 गुना अधिक है। आपके मूल से गुना करने पर यह 60 गुना हो जाता है, जिसे प्रारंभिक चरण के तीसरे क्षेत्र के कृषकों के बीच भी सभ्य माना जा सकता है। वर्ष 3600 में थॉर्न डेमन ट्रूकिंग ने इस कारण का पता लगाया कि आप आज तक वृद्ध या राक्षसी क्यों नहीं हुए हैं, और यहां तक कि मजबूत भी हो गए हैं। इस सच्चाई ने इसे परमानंद से भर दिया। यह एक संभावित विस्फोट था। अधिपति दानव अंडे के खिलाफ दीर्घकालिक संघर्ष में आपकी अनंत क्षमता आपके शरीर के भीतर से उत्तेजित हुई, जिससे आपके 6 पूर्ण युद्ध शरीर में लगातार सुधार हुआ। ओरिजिन क्यूई की सीमा के आधार पर जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, थॉर्न डेमन ट्रूकिंग का अनुमान है कि आप वर्तमान में कम से कम 12 पूर्ण बैटल बॉडी हैं। और यह सिर्फ बैटल बॉडी नहीं है, यहां तक कि आपका क्षीण जीवनकाल भी कम हो रहा है, या बल्कि आपका अधिकतम जीवनकाल बढ़ रहा है। 5वां क्षेत्र सैनिकों के लिए है, 6ठा क्षेत्र राक्षसों के लिए है। ये खुद से बड़बड़ाता है, हमारी जाति राक्षसों के लिए है, सैनिकों के लिए नहीं। वर्ष 3675 में मानव जाति का सर्वोच्च भोज आयोजित किया गया है, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। आपको याद है कि उस वर्ष डायमंड रेस के किंग्स बैंक्वेट में आप मुख्य पात्र थे। हालांकि इसमें थोड़ा अंतर था। दानव रेस कार्यक्रम एक अल्पसंख्यक भोज था, जिसमें केवल लगभग 20 छद्म राजाओं ने भाग लिया था। यह मानव जाति कार्यक्रम एक पूर्ण दौड़ वाला सर्वोच्च भोज है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 100 से अधिक सुप्रीमों ने भाग लिया था, और तब भी हर कोई उपस्थित नहीं था। वर्ष 3712 में आप एक अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। जल के राजा बहुहू का निधन हो गया है। स्पिरिट रेस एक विशेष जाति है। उनके भ्रूण पूरी तरह से चेतना विकसित होने से पहले हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक बार आधिकारिक तौर पर जन्म लेने के बाद उनका जीवनकाल कम होने लगता है। बहु केवल एक प्रारंभिक चरण के चौथे क्षेत्र का कृषक था। हजारों साल पहले लगी पुरानी चोटों ने इसके मूल को नुकसान पहुंचाया, जिससे पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम प्रगति हुई। अब ये बुढ़ापे से मर गया है। आप इसे झील में डूबते हुए सबसे मौलिक पानी में परिवर्तित होते हुए देखते हैं।
आप शीशी किची को गले लगाते हैं जो पास में रो रही है। ये सिर्फ पानी का पुनर्जन्म है। जैसे जैसे धाराएं बहती हैं यह अंततः वापस आ जाएगी। जिक्सी क्योंकि रोता है, लेकिन तब तक क्या यह अभी भी वही होगा? आपको याद है कि कैसे वो आपको हमेशा औसत मूल्यांकन देता था? आपके मन की गहराई में एक अंतिम विचार उभरने के कगार पर है। अधिपति का विचार सामान्य दिव्य प्राणियों द्वारा सक्रिय रूप से आकार नहीं दिया गया है, बल्कि वह जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ है। लेकिन फिर अधिपति दानव अंडा कंपन करता है और इसकी संक्षारक शक्ति तेज हो जाती है। आप कुछ हद तक निराश होकर चले गए। ओवलॉर्ड दानव अंडा कुछ शताब्दियों पहले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली लगता है और इसकी संक्षारण दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 3815 में संपूर्ण अज़ूर डोमेन हिल रहा है और विस्तारित हो रहा है। मानव, दानव और राक्षस जातियों के बीच एक निश्चित सीमा पर एक दुनिया घुस गई है, जिससे एजियोर डोमेन का वॉल्यूम छोटी अवधि में लगभग आधा बढ़ गया है। इस समय आप क्लाउड रिपल दायरे में हैं, एक रहस्यमय दिव्य वरिष्ठ के रूप में कार्य कर रहे हैं, हर जगह यात्रा कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए महान अवसर छोड़ रहे हैं जिन्हें आप योग्य मानते हैं। वर्तमान क्लाउड रिपल क्षेत्र एक सर्वोच्च, चूहे शांत, एक सच्चे राजा, बेइचिंग और कई अन्य कृषकों की मातृभूमि है। कृत्रिम ओरिजिन क्यूई परिवहन के माध्यम से पर्यावरण पहले की तुलना में बहुत मजबूत हो गया है और बंजर उत्तरी भूमि, जहां ओरिजिन क्यूई एक बार समाप्त हो गई थी, जंगल में विकसित हो गई है। क्लाउड रिपल क्षेत्र के अंदर और बाहर अक्सर कई इन्हें कल्टीवेटर तैनात होते हैं और कभी-कभी यहां से निकलने वाले दिव्य प्राणी एक या दो यात्राओं के लिए लौटते हैं। ये संख्या बड़ी नहीं लग सकती है, लेकिन यह मामला नहीं है, क्योंकि ओरिजिन क्यूई को समझकर वास्तव में एक इन्हें कल्टीवेटर बनने की कठिनाई बहुत अधिक है और ट्रू एसेंस रिफाइनिंग एक्यूपॉइंट विधि अत्यधिक उन्नत है। यहां तक कि क्लाउड रिपल दायरे में संपूर्ण ग्रेट ग्रैंड मास्टर परफेक्शन पाठ्यपुस्तकों के साथ भी इनेक में आगे बढ़ने वालों का अनुपात केवल कुछ प्रतिशत है। ट्रू एसेंस रिफाइनिंग एक्यूपॉइंट विधि एक खेल में चरित्र आंकड़ों को कई बार बढ़ाने के बराबर सीमा को बहुत कम कर देती है, जिससे महान ग्रैंड मास्टर बनना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि इनेट एक तंत्र आधारित चुनौती है जहां आंकड़े बेकार हैं और यह सब तकनीक और जागरूकता पर निर्भर करता है। एक बिंदु पर जब आप चारों ओर यात्रा करते हैं तो आप सुनते हैं कि 3 राज्यों का क्षेत्र अराजकता में है। एक काले पैटर्न वाला विशाल अजगर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और यहां तक कि इनेट मार्शल आर्टिस्ट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप लगभग ये सोचकर ठिठक जाते हैं कि मानव राक्षस पवित्र युद्ध फिर से छिड़ गया है और अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई है, जिससे एक अजगर दानव को घुसने की अनुमति मिल गई है। लेकिन यह असंभव था। ये पहले के विदेशी दानव के समान होना चाहिए, एक दिव्य प्राणी स्तर का दानव जो यहां छिपा हुआ था और घुसपैठ कर चुका था। शायद इसका उद्देश्य उस छोटे क्षेत्र को नष्ट करना भी था जहां मानव राजा की उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ यह था कि मानव जाति मानव राजा की मातृभूमि को महत्व नहीं देती थी। हालांकि वास्तव में हर कोई इसे अधिक महत्व नहीं देता था। एजियोर डोमेन में लड़ाई की स्थिति भयंकर है और मानव राजा रहस्यमय कारणों से शायद ही कभी कोई कदम उठाता है। अधिपति और सर्वोच्च लोग अधिक से अधिक अपने परिवारों को आशीर्वाद देते हैं। दुनिया को बदलना बहुत कठिन है, भले ही वह निचला क्षेत्र ही क्यों न हो। 169 विमान का विलय। आपको पास से भाग रहे एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर से पता चला कि एक हेवन ग्रेट सीनियर काले पैटर्न वाले अजगर से निपटने के लिए गया था, लेकिन उसे आधा काट लिया गया था। अजगर 20 झांग से अधिक लंबा था। वह मानव जाति के शहर में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, घरों को नष्ट कर रहा था और मनुष्यों को खा रहा था। तुम एक बर्बाद शहर की ओर भागे। नीचे के आम लोग चिल्लाए और भाग गए और मार्शल आर्टिस्ट भी ज्यादा बेहतर नहीं थे। शहर के ठीक ऊपर काले कपड़े पहने एक युवक हवा में लटका हुआ खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। आपने ये सोचकर राहत की सांस ली कि इस दिव्य प्राणी ने उग्र अजगर दानव को डराने के लिए कार्रवाई की थी। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आए, आपको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नीचे मौजूद भीड़ ने काले कपड़े पहने उस व्यक्ति के प्रति न तो आभार व्यक्त किया और न ही उसे प्रणाम किया। इसके बजाय वे डरकर दूर चले गए, मानो किसी राक्षस से बच रहे हों। उस पर ओरिजिन क्यूई की गंध भी नहीं थी। उस भ्रामक 3 सेकंड के भविष्य में आपने सीधे मुक्का मारकर हमला कर दिया। काले कपड़े पहने उस आदमी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी पुतलियां सीधी थी, काले पैटर्न उसके चेहरे के किनारे तक रेंग रहे थे। बूम, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी छोटी सी लाश से भारी मात्रा में मांस और हड्डियां निकलकर हर जगह उड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... कितना कमजोर। आपने उससे गहन पूछताछ करने के लिए उसे जीवित छोड़ने का निर्णय लिया। आपने उससे संपर्क किया। काले कपड़े पहने आदमी ने आपको देखा और एक अजीब सी हंसी निकाली। हिस्रास। आप समझ नहीं पाए, इसलिए आपने संवाद करने के लिए बस एक मानसिक पुल बना लिया। दिलचस्प बात यह है कि आप ओरिजिन क्यूई वॉरियर्स के पास भी ऐसे तरीके हैं। काले रंग के व्यक्ति ने अहंकार और जंगलीपन से भरा हुआ बताया, दुर्भाग्य से आप बहुत नाजुक हैं। यह आपकी कमजोरी है। थोड़ी देर के मानसिक आदान प्रदान के बाद उसने अपनी पहचान के बारे में आपके सवालों का जवाब भी नहीं दिया, बल्कि सीधे क्रूरता से हमला कर दिया। सबसे पहले संक्षिप्त भविष्य में क्या दिखाया गया था? उसकी पुतलियां लंबवत हो गईं, उसका शरीर गहरे पैटर्न से ढक गया और फिर उसकी त्वचा टुकड़ों में जम गई, जिससे कई काले हरे रंग की पपड़ियां बन गईं। वाह! आदमी का ऊपरी शरीर अचानक मुड़ गया और फैल गया और कई मीटर व्यास वाले मोटे सांप के शरीर में बदल गया। उसका निचला शरीर भी सांप की पूंछ की तरह मुड़ गया। उसने अपनी कांटेदार जीभ को झुकाया, परिवर्तन के दौरान गिरे हुए काले कपड़ों को तराजू के नीचे छिपाया, फिर हवा में कुंडलित किया और आप पर फुसफुसाया। भेदी राक्षसी ध्वनि ने 10 मील के दायरे में लोगों के कानों को झकझोर कर रख दिया, जिससे वे बच नहीं सके और दर्द से जमीन पर गिर पड़े। क्या यहाँ तक कि लकीर खींचने के खिलाफ भी उपाय किए गए हैं? आपने रुचि के साथ कहा, फिर ओरिजिन क्यूई का उपयोग करके उसके सांप के थूथन को चुटकी में बंद कर दिया, इससे पहले कि वह दोबारा फुफकार सके। मजाक की बात छोड़ दें, हालांकि इस आदमी की ताकत आपकी तुलना में बहुत कम थी। आप गंभीर हो गए क्योंकि उसकी परिवर्तन विधि एजियोर डोमेन में मौजूद नहीं थी। एजियोर डोमेन की याओ जाति मानव रूप में परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ तक कि 5वें क्षेत्र का याओ राजा भी ऐसा नहीं कर सकता, उनकी खेती प्रणाली में यह शामिल नहीं है। एजियोर डोमेन में कीट राक्षसों के कैटरपिलर से तितलियों में बदलने के अलावा किसी के रूप को बदलने का एकमात्र तरीका दानव जाति द्वारा रूपांतरित होना है, लेकिन एक बार परिवर्तन पूरा हो जाने के बाद यह परिवर्तनीय है। इस आदमी का परिवर्तन, आपने इसे केवल असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में देखा था, लेकिन इसमें कुछ अंतर थे। काले पैटर्न वाला अजगर जिसमें आदमी बदल गया था, अविश्वास में पीटा और संघर्ष किया। तुमने उसे पकड़ लिया, मरोड़ा, झुलाया और फिर नगर के बाहर जोर से पटक दिया। धूल का एक लंबा निशान उठ गया। आपने उसका पीछा किया, उसे फिर से लात मारी, उसके गिरे हुए सांप के शरीर को युवाकार में भेज दिया और कुछ हल्के लेकिन भारी वार से आपने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मानसिक पुल पुनः स्थापित हो गया। उस आदमी का मन असंभव के नारे से भर गया था, लेकिन आपके गहन तर्क के तहत उसने फिर भी अपनी उत्पत्ति का खुलासा किया। वह सीसोल महाद्वीप एक स्वतंत्र उच्च विमान से आया था। समुद्री सोल महाद्वीप पर 2 प्रकार के असाधारण प्राणी हैं, जादूगर और करामाती। जादूगर मंत्रों का अभ्यास करते हैं, उनकी विधियां लचीली और विविध होती हैं। शक्तिशाली तृतीय क्षेत्र के जादूगर अपनी दुनिया को भी पार कर सकते हैं, समतल सागर में घूम सकते हैं और कई निचले स्तरों से संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। वॉल ऑफ फिजिकल बॉडी कल्टीवेटर हैं, जो उनके शरीर के भीतर रक्त रेखा को उत्तेजित और विकसित करते हैं, जिससे उन्हें लड़ते समय विदेशी जानवरों में बदलने की अनुमति मिलती है।
सामान्य समय में उस मांस और रक्त को एक विशेष संरचना में संपीड़ित किया जाता है, जिससे वॉरलॉक को कम ऊर्जा, कम क्षति वाले मानव रूप को बनाए रखने की अनुमति मिलती है। हालांकि आप इस बात से बहुत हैरान थे कि संपीड़न के बाद एक वॉरलॉक का मांस और रक्त कमजोर क्यों हो गया। यह एक वॉरलॉक है, वे भौतिकी का अनुसरण नहीं करते। आपके सामने जो आदमी था वह निश्चित रूप से एडसन नाम का एक जादूगर था। उनका चेहरा पूर्वी शैली का था लेकिन नाम पश्चिमी शैली का था। उनकी वॉल ऑफ ब्लड लाइन बरसक पायथन थी। वह जो डोमेन में कैसे आया इसके बारे में एडसन ने कहा, वह केवल एक मध्य स्तरीय वॉलॉक था और विशेषताओं को नहीं समझता था, लेकिन ऊपर के लोगों ने कहा यह एक प्लेन मर्ज है। उनके सी सोल कॉन्टिनेंट का एजियोर डोमेन के साथ एक समतल विलय हो गया था। एजियोर डोमेन नामक ये उच्च विमान बहुत अद्भुत है। ये वास्तव में सी सोल महाद्वीप से काफी बड़ा है और वहां हमारे सभी निचले विमान प्लेन सागर पर तैरते हैं, लेकिन यहाँ अनगिनत निचले विमान मार्ग से सीधे एजियोर डोमेन से जुड़े हुए हैं, जैसे चूसने वालों से जुड़े युवा जानवरों का एक समूह एजियोर डोमेन नामक मात्र निकाय से लगा हुआ है। युनशॉ, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह इस प्लेन मर्ज का जिक्र कर रहे थे जिसके बारे में एडसन ने बात की थी। यदि पूरे ऊपरी क्षेत्र में केवल एक अजूर डोमेन होता तो एक प्लेन मर्ज समझ में आता, लेकिन ओरिजिन हेवन क्षेत्र में अनगिनत महान डोमेन है। इससे पहले 3500 साल पहले एक संदिग्ध सातवें दायरे के बड़े शॉट का जन्म हुआ था और सीधे तौर पर असंख्य डोमेन आनंदित घोषित किया गया था। असंख्य डोमेन का मेरा भव्य मूल स्वर्ग क्षेत्र आपके सी सोल कॉन्टिनेंट के साथ विलय कर रहा है, जो एजियोर डोमेन जितना बड़ा भी नहीं है। यह विलय नहीं है, यह एक अनुलग्नक है, एक समतल अनुलग्नक। गर्भ.jpg। यहाँ तक कि एजियोर डोमेन का एक कमजोर द्वितीय क्षेत्र कल्टीवेटर भी मूल स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति और विशालता के बारे में सोचकर अनजाने में अपनी छाती फुला लेगा। आपने ध्यान से सुना जब एडसन ने विजर्स और वॉरलॉक की युद्ध शक्ति का वर्णन किया। आपको कोई समस्या नहीं मिली। जिस तीसरे क्षेत्र के बारे में उन्होंने बात की वह अपने घर की दुनिया को छोड़कर विमान महासागर में घूमने में सक्षम था। स्टार विजर्स या ट्रू सेल्फ वॉरलॉक उनकी शक्ति अधिपति स्तर पर थी। सी सोल महाद्वीप बहुत निम्न स्तर का है। तीसरा क्षेत्र पहले से ही विमान की सीमाओं को तोड़ सकता है। सटीक होने के लिए दुनिया की कोई सीमाएं नहीं है। आप निःशब्द थे। एजियोर डोमेन के आकाश में 6 क्षेत्र हैं जिन्हें हेवन बेल्ट्स कहा जाता है। 10,000 ली ऊपर की ओर कोल्ड क्यूई बेल्ट में प्रवेश करती है। 30,000 ली से 1 लाख ली गेल विंड बेल्ट है। 1 लाख ली से 3 लाख ली थंडर सी बेल्ट है। आपकी वर्तमान ताकत के साथ आप थंडर सी बेल्ट में 9 भाग मृत और 1 भाग जीवित होंगे। 300 साल से भी पहले उस छठे क्षेत्र के पुराने पूर्वज ने आपको यह भी बताया था कि केवल 7वां क्षेत्र ही दुनिया की बेड़ियों को तोड़ने के योग्य था। यह मूल स्वर्ग क्षेत्र कुछ ज्यादा ही चरम लग रहा था। फिर भी उनके जादूगर और करामाती ब्रह्मांड के अनंत शून्य क्षेत्र में लापरवाही से घूम सकते थे। लेकिन फिर अगर इस ब्रह्मांड का स्थान मेरे पिछले जीवन जैसा ही है तो यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है। युनशॉ विचारशील था। अंतरिक्ष का वातावरण उतना डरावना नहीं है। सामान्य लोग मरने से पहले इसे 1 मिनट तक भी सहन कर सकते हैं। एक सहज व्यक्ति के लिए शुद्ध वैक्यूम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आसपास ओरिजिन क्यूई है तो वह मरने तक अंतरिक्ष में रह सकता है। एकमात्र समस्या यह है कि प्रत्येक विमान के बीच की दूरी हास्यास्पद रूप से लंबी हो सकती है। दूसरे दायरे के कल्टीवेटर की गति से कोई व्यक्ति जीवनकाल में कभी भी अपनी दुनिया से अगली दुनिया तक नहीं पहुंच सकता है। हम उपरोक्त सभी सामग्री उनका बेतुका अनुमान था जो विभिन्न उपन्यासों को पढ़ने के उनके अनुभव पर आधारित थी। आखिरकार वह सिम्युलेटर में केवल एजियोर डोमेन में ही रहा था और उसे अभी तक अन्य यादें विरासत में नहीं मिली थी। 170 4 जनजातियां अराजकता में हैं और समुद्री जनजाति परेशानी पैदा कर रही है। शुभकामनाओं और विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद एडसन आपको ध्यान से देखते हुए वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया। वह जो भी सोच रहा था आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। आपके यूनियान विश्व में इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद क्या उसे अभी जीवित रहने की उम्मीद थी? आपने तुरंत उसे बर्फ के टुकड़े में जमा दिया और एक चटकने की आवाज के साथ उसका शरीर चकनाचूर हो गया। होश में नियंत्रण खोते हुए उसकी लाश खंडित अजगर शरीर के हिस्सों में फैल गई। आपको अजगर याव खाना बहुत पसंद था, लेकिन यह विचार कि यह मानव जाति के रक्तरेखा उत्परिवर्तन का एक उत्पाद था ने इसे कुछ हद तक रुचिकर बना दिया। अब आप शव के साथ परेशान नहीं हो रहे हैं, आप असेंशन मार्ग पर पहुंच गए हैं। एक क्षण की झिझक के बाद आपने पहले पास के ताइकान शहर में स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया। जादूगर एडसन की स्वीकारोक्ति के अनुसार उसकी यहाँ उपस्थिति एक संयोग थी। ऐसा नहीं था कि बाहरी दुनिया पर पहले से ही जादूगरों और तांत्रिकों का कब्जा हो चुका था, बल्कि हाइपो महाद्वीप के अचानक एजियोर डोमेन में प्रकट होने के बाद ये साथी अत्यधिक उत्साहित हो गए, नई दुनिया का पता लगाने और उस पर आक्रमण करने के लिए उत्सुक हो गए, हर जगह इधर उधर भागने लगे। ताइकान पर्वत श्रृंखला असेंशन मार्ग से बाहर निकलने के अनुरूप मानव जाति सीमा के करीब नहीं थी। इस स्थान तक पहुंचने के लिए एडसन ने कई महीनों की यात्रा की थी। जादूगर मानव प्रजाति के होते हैं और जादूगरों के भी मानव प्रजाति के रूप होते हैं। उन्हें दानव भूमि जैसी जगहों पर आसानी से रोक लिया जाएगा, लेकिन याव भूमि में या मानव जाति क्षेत्र में दोनों जादूगरों को निर्विरोध आगे बढ़ने के लिए कहा जा सकता है। आपने ताइकान शहर में प्रवेश किया, डेड बॉडी गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटर निकाला और जानकारी की जांच करने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट किया। हाइपो महाद्वीप का आगमन बहुत अचानक हुआ था और सुरक्षा बलों को तैयार होने का समय नहीं मिला था। अब सभी जातियों ने सर्वोच्च और अधिपतियों का एक समूह भेज दिया था। कुछ समय के लिए मानव जाति, दानव जाति और याव जाति के बीच युद्ध क्षेत्रों में संघर्ष की तीव्रता बहुत कम हो गई। 3816 में जादूगर काफी अहंकारी थे। उन्होंने घोषणा की कि वे इस दुनिया को जीतने के लिए यहाँ आए हैं। 2 सूर्य स्तर के जादूगरों और एक परम जादूगर, 3 पांचवें चरण के विशेषज्ञों ने अपनी चाल चली। 3821 में जादूगर पूरी तरह से हतप्रभ थे। 5वें चरण में वे 3 दौड़ों के बराबर थे, हालांकि उनमें से केवल 3 ही थे। तीनों दौड़ें संभवतः पूरी नहीं हो सकी। तीसरे चरण में उनकी संख्या काफी बड़ी थी और वे तीनों दौड़ों के मुकाबले बराबरी पर रहे। आखिरकार तीनों जातियों ने मिलकर एजियोर डोमेन का लगभग 80% ही साझा किया, जबकि जादूगरों और जादूगरों के पास पूरे हाइपो महाद्वीप के संसाधन थे और दोनों प्रकार के अलौकिक लोग एक ही गुट के थे। लेकिन चौथे चरण के टकराव ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। मानव जाति के पास सर्वोच्च युद्ध निकाय थे। दानव जाति में दानव भगवान के सच्चे शरीर थे। याव रेस में आदिम याव निकाय थे। हालांकि बहुतों के पास ये बाहरी उपकरण नहीं थे। जब तक उनके पास था, उनकी उत्पादन शक्ति कम से कम 10 गुना और अधिकतम हजारों गुना बढ़ गई। जहां तक चौथे चरण के जादूगरों और जादूगरों का सवाल है, वे बहुत शुद्ध थे, इतने शुद्ध कि उन्होंने सर्वोच्च युद्ध निकायों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। तब आपको एहसास हुआ कि एजियोर डोमेन की विभिन्न दौड़ें अभी भी बहुत दुर्जय थीं। 3 जातियों के बीच अनगिनत वर्षों के भयंकर टकराव ने उन्हें विशाल मेच विकसित करने के लिए मजबूर किया, जो चौथे चरण के शरीर के साथ हाफ सटे फिफ्थ स्टेज विनाशकारी शक्ति को उजागर करने में सक्षम थे। 3845 में ह्यूमन रेस, याव रेस और डेमन रेस ने संयुक्त रूप से जादूटोना रेस पर हमला किया, जिससे हाइपो महाद्वीप का 5वां हिस्सा अलग हो गया, जो हाल ही में एजियोर डोमेन में प्रवेश किया था। पवित्र युद्ध शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह विशाल संसाधनों का प्रतीक था और प्रत्येक जाति के शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें जब्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
3873 में जादू टोना जाति ने शांति की मांग करते हुए मानव जाति के प्रति सद्भावना दिखाई, ये कहते हुए कि वे सभी मानव जाति थे और उन्हें याव जाति और दानव जाति से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए। मानव जाति, हे तुमने ऐसा तब नहीं कहा जब तुमने मेरे क्षेत्र में घुसपैठ की और सभी प्रकार का विनाश किया। 3909 में वाटर स्पिरिट रेस ने 200 वर्षों में एक नए चौथे चरण को जन्म नहीं दिया था और इसके प्रभाव क्षेत्र को सी रेस द्वारा निचोड़ा और अतिक्रमण किया जा रहा था। हालांकि अन्य आत्मा जातियों और मानव जाति के सर्वोच्च व्यक्तियों ने हस्तक्षेप किया, वे अंततः जल आत्माएं नहीं थे। 3926 में 3 प्रमुख दौड़ें और जादू टोना दौड़ भयंकर युद्ध में बंद थी, जबकि सी रेस चुपचाप अपनी चालें चल रही थी। 7 तीसरे चरण की वाटर स्पिरिट्स गिर गईं, जिससे वाटर स्पिरिट रेस इतिहास में लगभग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। जिक्सी की और अन्य लोगों के पास अब आपका साथ देने का साहस नहीं था, वे चाहते थे कि वाटर स्पिरिट रेस एक और चौथे चरण, एक और वाटर किंग को जन्म दे। तुम चुपचाप चले गए। थर्ड स्टेज वाटर स्पिरिट्स में से जो पहले गिरे थे उनमें से कई आपके परिचित थे। सन 3941 में आपकी आयु 1086 वर्ष थी। आपका सार 16 गुना तक पहुंच गया और अभूतपूर्व सार वृद्धि के साथ आपकी शारीरिक युद्ध शक्ति एक नई उन्नत असंख्य सार दानव दौड़ की तुलना में 2 गुनी से अधिक तक पहुंच गई और आपका जीवनकाल भी 4 गुना हो गया। तो अधिपति दानव अंडे से अधिक गंभीर क्षरण के बावजूद आपके पास अभी भी जीने के लिए 1000 साल थे। 2000 साल की उम्र में 25 गुना सार के साथ मैं कुछ और शताब्दियां हासिल करूंगा। 2500 साल की उम्र में 30 गुना सार के साथ मैं कुछ और 100 साल का जीवनकाल हासिल करूंगा। मैं कछुए के साथ दौड़ने वाले अकिलिस की तरह हूं, महान सीमा कभी मुझे नहीं पकड़ पाएगी। आपको इस बात पर गर्व था। यूनशॉ, ओह, यदि आप वास्तव में उस सादृश्य का उपयोग करने जा रहे हैं तो आप वास्तव में कछुआ हैं। 3971 में जिक्सी की तीसरे चरण के मध्य चरण में पहुंच गया। 700 साल तीसरे चरण में नए प्रवेश से लेकर वाटर स्पिरिट रेस के प्रचुर संसाधनों के साथ मध्य चरण तक पहुंचने तक ये गति धीमी नहीं थी, भले ही जिक्सी की 400 साल से अधिक पुराना तीसरा चरण बन गया। दूसरा चरण 40 की उम्र में, तीसरा चरण 450 पर, तीसरा चरण मध्य चरण 1000 साल से अधिक पुराना, ये गति वास्तव में तेज थी। हर किसी के पास सर्वोच्च या यहां तक कि एक सच्चे राजा की योग्यता नहीं होती। प्रतिभा, समझने की क्षमता, आकस्मिक मुलाकातें और स्पष्ट अज्ञात भाग्य, एक के बाद एक बहुमूल्य गुप्त खजाने के बिना जन्मजात प्रतिभा वाले लोग भी दिव्य नहीं बन सकते। एज और डोमेन, जिसमें इसके अनगिनत निचले क्षेत्र शामिल हैं, की आबादी हर साल खरबों में पैदा होती है, लेकिन अक्सर हर कुछ दशकों में केवल एक नए सुप्रीम का जन्म होता है। आपने चूहेशान के बारे में सोचा, जो 200 साल पुराना तीसरा चरण था और लगभग 600 साल पुराना चौथा चरण सर्वोच्च था। उसने इतनी तेजी से प्रगति क्यों की? उसने लड़ने का साहस किया, उसने हत्या करने का साहस किया, उसे मानव जाति से बड़े पैमाने पर संसाधन प्राप्त हुए और उसे एक महान जाति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि जिक्सी के पास समान मात्रा में संसाधन होते तो वह कम से कम अब तीसरे चरण की पूर्णता पर होता। यूनशॉ को लगा कि यह भयानक था। दिव्य स्तर से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट, यहां तक कि अपनी पूरी ताकत के साथ अकेले खेती करने पर भी अधिपति नहीं बन सके। जहां तक अधिपतियों की बात है, वे जीवन भर सावधानी से रहकर मध्य अवस्था तक भी नहीं पहुंच सके। मार्शल दाव जितना बाद में होगा, वह दवा लेने पर उतना ही अधिक निर्भर होगा। या तो अपनी जान जोखिम में डालो या सीधे रास्ता खोलो। अफसोस, मैं बेचेंगुआन की तरह धोखेबाज नहीं हूं। लाओ यून की हर पीढ़ी कदम दर कदम अपनी कड़ी मेहनत और मेहनती खेती पर भरोसा करती है। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि इस अनुकरण के समाप्त होने के बाद लाओशी का सार कम से कम 16 गुना या उससे अधिक हो जाएगा। उसे अधिपति चरण को पार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 100 वर्षों तक खेती करना दूसरों के लिए लगभग 2000 वर्षों के बराबर है और एक सामान्य अधिपति केवल लगभग 2000 वर्षों तक ही जीवित रह सकता है। और मेरे पास बड़े भाग्य वाले 2 दत्तक पुत्र हैं और मेरे पीछे एक स्थिर मेहनती अच्छा शिष्य है जो मुझे किनारे तक खींचने के लिए जिम्मेदार है। 4005 में जादू टोना दौड़ सहित 4 प्रमुख जातियों ने अपने क्षेत्रों को फिर से विभाजित किया। हाइपो महाद्वीप का एक तिहाई हिस्सा अलग कर दिया गया। मूल रूप से विचरक्राफ्ट रेस तीनों दौड़ों में से प्रत्येक को पार कर सकती थी और एजोर डोमेन में सैकड़ों दौड़ों में से पहली दौड़ बन सकती थी। हालांकि अपने अत्यधिक अहंकार के कारण उन्होंने मानव जाति, दानव जाति और याओ जाति के संयुक्त हमले को उकसाया। अब ये चारों दौड़ें एक ही स्तर पर हैं, जिससे एक संतुलन बन रहा है। 4016 में 4 जातियों के बीच 200 वर्षों की अराजक लड़ाई के बाद वे अब स्वस्थ होने की स्थिति में थे। इस बीच सी रेस, जो 5000 वर्षों से जलमग्न थी और इस युग के शुरू होने के बाद से कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी, दुनिया को चकनाचूर करने वाली एक विशाल लहर फैलाई। ये हमारी जाति के आगे बढ़ने का समय है। युद्ध 171, कोई मृत्यु नहीं है, ये केवल शैतान का जन्म है। वर्ष 4017 में सी रेस के अचानक बढ़ने से चारों दौड़ें अस्त व्यस्त हो गईं। 5वें क्षेत्र के 3 सर्वोच्च समुद्री राजा उभरे, जिन्होंने सैकड़ों हजारों मील भूमि को समुद्र में निगल लिया। आप केवल ये जानते थे कि उस समय मानव जाति उग्र थी। एक मानव जाति का सर्वोच्च व्यक्ति घावों से भरा हुआ एक विशाल तलवार के साथ समुद्री सीमा पर खड़ा था। यदि आप आक्रमण करने का साहस करते हैं तो मैं आपकी पूरी हार सुनिश्चित करूंगा। याओ रेस, दानव रेस और जादूगर रेस भी पीछे नहीं हट सके, हमारा फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। 4 दौड़ें, क्या आपने अभी युद्ध कहा? इस समय 4 शक्तिशाली जातियां अप्रत्याशित रूप से एक आम सहमति पर पहुंच गईं। 4 पवित्र युद्ध आरंभ किए गए। वे थे ह्यूमन रेस बनाम सी रेस, याओ रेस बनाम सी रेस, डेमन रेस बनाम सी रेस और जादूगर रेस बनाम सी रेस। समुद्री दौड़, डिग्री ओ डिग्री नहीं, हम तो बस आगे बढ़ना चाहते थे और 5 महान शक्तिशाली जातियों के मुखिया बनना चाहते थे, है ना? ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? क्या तुम पहले भी इतनी भयंकर लड़ाई नहीं कर रहे थे? तुम इतनी जल्दी एकजुट कैसे हो गए? वर्ष 4030 में, क्योंकि यह एक पवित्र युद्ध था, आपको अग्रिम पंक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपकी जानकारी का सत्यापन करने वाला कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। लगभग 1200 वर्ष पुराना दिव्य फिर भी युवा दिखता है। पूर्णता पर दिव्य मानव जाति के लिए सैद्धांतिक जीवनकाल की सीमा आमतौर पर 1500 वर्ष है, लेकिन अधिकांश वास्तव में 1200 वर्षों के आसपास जीवित रहते हैं। आपकी उम्र में जब तक आपने अपनी उपस्थिति में बदलाव नहीं किया है, आपको मध्यम आयु वर्ग का दिखना चाहिए और गिरावट की क्यूई को उजागर करना चाहिए। आपने इस बात पर अफसोस जताया कि इतनी उम्र में एक बुरे व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में खींचना कितना मुश्किल था। सौभाग्य से आपके मिशन की तीव्रता दिव्य स्तर की थी। कभी-कभी जब आपका दुर्भाग्य से किसी रेस सदस्य से सामना हो जाता है जिसे आप संभाल नहीं सकते, जैसे कि ओवरलॉर्ड क्षेत्र के मध्य से अंतिम चरण के सदस्य, तो वे जल्दबाजी में चले जाते हैं जैसे कि किसी चीज से चौंक गए हों। ऐसा लगातार 3 बार होने के बाद आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन आप खास वजह नहीं समझ पाए। आप इन सभी वर्षों में बहुत कम महत्वपूर्ण रहे थे और चूहेशान के साथ अपने संबंधों का दुरुपयोग नहीं किया था। ये सी रेस सदस्य आपसे क्यों डरेंगे? आपने लेवल 3 मेरफोक के बारे में सोचा जिसे बेचेंगुआंग ने सर्वोच्च समारोह में आपके लिए कुचला था। क्या ऐसा हो सकता है जब वे मुझे देखते हैं तो वे मेरे सच्चे राजा के दत्तक पुत्र जियोगुआंग के बारे में सोचते हैं? क्या वे डरते हैं कि एक दिन जियोगुआंग अन्य महान डोमेन से वापस आ जाएगा और जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है या चोट पहुंचाई है उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा?
जियो गुआंग यहाँ तक नहीं है, फिर भी वह अभी भी अपने पिता की रक्षा कर रहा है। तुमने आह भरते हुए सामने अदृश्य हवा से कहा, इतने दिनों तक मेरी सुरक्षा तुम्हारे कारण ही हुई है। तुम हमेशा मेरे सबसे प्यारे दत्तक पुत्र रहोगे। थॉर्न दानव सच्चा राजा। वर्ष 4097 में पवित्र युद्ध समाप्त हुआ। क्योंकि सी रेस अब नहीं रही, मुख्य जातीय समूह जैसे कि मेरफोक पूरी तरह से नष्ट हो गए और एक प्रमुख नस्ल के रूप में सी रेस की अवधारणा का अस्तित्व समाप्त हो गया। छोटी संख्या में झींगा, केकड़े और मछली को यव जाति द्वारा शामिल किया गया, दानव जाति द्वारा पाला गया या परिवर्तित किया गया और मानव जाति द्वारा पालतू बनाया गया या खाने की मेज पर परोसा गया। यहाँ तक कि जादूगरों ने भी परिणामस्वरूप कई नई ब्लडलाइन किस्मों को जन्म दिया। समुद्री प्रदेशों को भी 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। वाटर स्पिरिट रेस, जिसे शिक्सिक्यूई और अन्य लोगों ने पुनर्जीवित करने की सख्त कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। युद्ध के बाद उनकी नस्लीय विशेषताओं के कारण पानी के बड़े क्षेत्र प्राप्त हुए और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वर्ष 4105 में आप यूनान क्षेत्र में लौट आए। समय बीतता गया और अधिक से अधिक पुराने परिचित बूढ़े हो गए और मर गए। आपको ये कुछ हद तक असहनीय लगा। वर्ष 4185 में आपकी मुलाकात यूनान क्षेत्र में जियांग युएली से हुई। आपने अचानक बाइचेंग गुआंग के बारे में सोचा, वह बच्चा तो वापस नहीं आएगा। वर्ष 4280 में 1400 वर्ष से अधिक पुराने होने पर, अपने मूल सार से लगभग 20 गुना अधिक होने पर, आपका रूप स्वाभाविक रूप से मध्यम आयु वर्ग में परिवर्तित हो गया। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप अक्सर अपने बचपन के खूबसूरत समय को याद करते हुए किंगू झील में मछली पकड़ते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सुंदर है, युनशॉ ने अवाक होकर कहा। युजियू बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे। वह पिछली कठिनाइयों को भी स्नेह के साथ याद करने लगा था। अतीत का कठिन जीवन अब महज एक खेल था। अन्य स्थानों पर सर्वोच्च चूहेशान के लिए एक प्राचीन निवास पहले ही बनाया जा चुका था। किंगू झील के किनारे पर मूल रूप से आपका सेलेस्टियल का पुराना निवास भी था, लेकिन 1000 से अधिक वर्षों के बाद यह अस्पष्टता में गिर गया था। लोगों को आपके लिए ये काम करने देने में आपकी कोई आपत्ति नहीं थी। चूहेशान के साथ अंतर बहुत बड़ा था, ये शर्मनाक होगा। ये कभी कभार एक रहस्यमय गुरु होने का दिखावा करने के लिए पर्याप्त था। एक दिन जब आप झील पर नौक विहार कर रहे थे तो आपने एक काली और लाल राक्षसी छाया को आते देखा। क्या यह एक दानव जाति का सदस्य है? एक दानव जाति का सदस्य यूनान क्षेत्र में कहां से घुस आया? आपने भौहें सिकोड़ ली और एक विशाल अप्रतिरोध्य शक्ति सामने आ गई, जो दूसरे पक्ष को प्रश्न पूछने के लिए खींचने का इरादा कर रही थी। आप उन्हें खींच नहीं सके। आपको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और 3 सेकंड बाद आपने पूरी ताकत से हमला कर दिया, लेकिन आप इसे मार भी नहीं सके। यह कोई साधारण स्तर 3 का महान दानव नहीं था। आप भागने वाले थे, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत तेज और बहुत मजबूत था। आपको एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हो रहा था, इससे पहले कि एक राक्षसी हथेली आपके कंधे पर आकर आपको दबा दे। पूर्ण संख्यात्मक दमन के तहत इंस्टेंट फ्यूचर बॉडी भी बेकार थी। आपने अपने सामने दानव जाति के सदस्य को देखकर एक गहरी सांस ली। यह एक कांटा दानव था, एक बहुत बहुत पुराना कांटा दानव। इसके शरीर पर नुकीले कांटे, जो सीधे होने चाहिए थे, अब झुक रहे थे और नीचे की ओर झुक रहे थे, ढीले हो गए थे और अब कठोर नहीं रहे। बुढ़ापे और क्षय की आभा असाधारण रूप से मजबूत थी। कोई भी समझ सकता था कि इसका जीवन लंबा नहीं था। क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? बूढ़े कांटेदार दानव ने पूछा। आप यह महसूस करते हुए रुक गए कि यह परिचित लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई कांटा दानव देखने की याद नहीं है जिसके सभी कांटे आपकी तरह मुड़े हुए हों। कांटा दानव। उसने एक गहरी सांस ली और एक झटके के साथ उसके सारे कांटे फिर से सीधे हो गए। ये तुम हो, आपने कहा। आप राक्षस जाति के सच्चे राजा हैं। सच्चे राजा को नहीं पता था कि आपके शब्दों का जवाब कैसे देना है, इसलिए उसने आपको अनदेखा कर दिया। उसकी शक्ति अधिपति दानव अंडे को महसूस करने के लिए आपके शरीर में जांच कर रही थी। वह अधिपति दानव अंडा अभी भी वहां था और यह उसकी कल्पना से परे फल फूल रहा था। यह निश्चित था कि जब तक आपने अधिपति दानव अंडे को स्वीकार करने और दानवत्व पर चढ़ने का फैसला किया, आप तुरंत तीसरे क्षेत्र के मध्य से देर के चरण में आगे बढ़ेंगे और पहले से नष्ट हुआ सारा जीवनकाल वापस आ जाएगा। इसने आपसे इतने लंबे समय तक विरोध करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कुछ चीजों को मजबूर किया जा सकता है। अधिपति दानव अंडा आपके साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ था। जिस क्षण आपकी आयु समाप्त हो जाएगी और आपकी चेतना टूटने वाली होगी, वह सक्रिय रूप से आपके शरीर में एकीकृत हो जाएगी। इनकार करने का आपका एकमात्र तरीका मृत्यु से पहले आत्मा विनाश करना था, अन्यथा तुम्हारा राक्षस बनना तय था। क्या आपको पसीना नहीं आ रहा है, मानव जाति? जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि इस शरीर का असली मालिक कौन है। ये सचमुच कपटपूर्ण है। सच्चा राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हालांकि वह उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा, लेकिन 20 से अधिक पूर्ण लड़ाकू शरीर के साथ एक दानव रेस प्रोडिजी की कल्पना करके, जो हर चीज पर हावी होने और अपने निर्धारित भाग्य को तोड़ने में सक्षम है, उसे एक उज्जवल भविष्य का एहसास हुआ। यह मुस्कुराया और आपसे कहा, मैं इतने वर्षों से गुप्त रूप से आपकी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। उस दिन तक जियो जब तक तुम अपना मन नहीं बदल लेते। आप वास्तव में ये कहना चाहते थे कि आप संभवतः अपना मन नहीं बदल सकते, लेकिन आपको डर था कि यह आदमी, जिसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको निराशा में घसीट ले जाएगा, इसलिए आपने हकलाते हुए जवाब दिया। एक सच्चा राजा स्तर का प्राणी, जिसकी लड़ाई के झटके 10,000 मील तक बिखर सकते थे। यदि थॉर्न दानव सच्चा राजा पूरी तरह से बाहर हो जाता, तो पूरा यूनान क्षेत्र तहस नहस हो जाता। ओमेगा बैककोट 172 फेल डेबुरा। वर्ष 4290 में ट्रू किंग थॉर्न दानव का पतन हो गया। उन्होंने अपने अधिकांश दानव रक्त और दानव शरीर को बिखेर दिया और भाग्य तोड़ने वाले गुट की दानव जाति से आपके लिए सबसे आवश्यक राजा रक्त को संरक्षित करने का अनुरोध किया। वर्ष 4355 में आपने किंग राज्य में एक मार्शल आर्ट अकादमी खोली। वर्ष 4356 में आपका सामना प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट से हुआ, जो परेशानी की तलाश में था। आपने उसे 3 चालों में हरा दिया और पूरे शहर में मशहूर हो गए। वर्ष 4357 में आपकी छोटी अकादमी के अधिकांश मार्शल कलाकारों ने मार्शल आर्ट की मूल बातें भी नहीं समझी थीं। आपने इस बात पर अफसोस जताया कि छात्रों को पढ़ाना कितना मुश्किल था। वेई चेंगुआंग और ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स को ढूंढना बहुत आसान था। बुकवान, घोड़े की मुद्रा में रहते हुए कैंडी ना खाएं। वर्ष 4358 में अंततः आपके पास एक प्रतिभाशाली प्रशिक्षु था, जो अपनी क्यूई और रक्त को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, जिससे वह एक सभ्य तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट बन गया। वर्ष 4360 में आपके छोटे जीनियस प्रशिक्षु पर एक गुजरते ग्रैंड मास्टर की नजर पड़ी और वह उसे अपने साथ ले गया। ये बच्चा बुद्धिमान और समझदार है, इसे अपने साथ रखना उसके भविष्य को बर्बाद करना होगा। अगर मैं उसे हॉट ऑफ हेवन संप्रदाय में वापस ले जाऊं और उसे ठीक से सिखाऊं, तो उसमें एक महान ग्रैंड मास्टर या यहां तक कि एक भगवान जैसी शख्सियत बनने की क्षमता है। जन्मजात। ग्रैंड मास्टर ने सोने का एक छोटा बैग नीचे फेंका। पिछले कुछ वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत के लिए इस मुआवजे पर विचार करें। आपने चुपचाप पैसे स्वीकार कर लिए और इसका उपयोग एक सेलेस्टियल को किराए पर लेने के लिए किया, ताकि उसके लिए शौचालय के एक विशेष रात भर के टूर पैकेज की व्यवस्था की जा सके। वर्ष 4365 में आप अपना गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटर लेकर किंग डोमेन तक भागे।
20 से अधिक वर्षों के बाद ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क की उन 4 सबसे दुष्ट और घृणित दानव जातियों ने फिर से बहुत परेशानी पैदा की होगी, खासकर यूसे ने। कौन जानता है कि उसने डार्कनेट पर कितनी स्पष्ट छवियां अपलोड की हैं। मुझे अपनी छवि लाइब्रेरी को अपडेट करने दें और उसके शैतानी इरादों का गहन अध्ययन करने दें ताकि बुराई का सीधे सामना करके उसे हराया जा सके। ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क सिग्नल इतना खराब क्यों है? एसेंशियन चैनल के प्रवेश द्वार पर आप हैरान थे, फिर विशिष्ट स्थिति की जांच करने के लिए पास के ताइकैन शहर में जाने का फैसला किया। लेकिन आपने केवल एक बर्बाद शहरी क्षेत्र देखा, एक नष्ट खंडहर नहीं, बल्कि एक खाली शहर जहां हर कोई बाहर चला गया था और योजनाबद्ध तरीके से नहीं, बल्कि मानो घबराकर भाग गया हो। क्या हुआ? आपके हृदय में बेचैनी का भाव जाग उठा। आप आसपास के अन्य शहरों की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन केवल कुछ हजार ली की उड़ान भरने के बाद आपने महसूस किया कि आपके चारों ओर ओरिजिन की एकाग्रता कम हो गई है। थोड़ा आगे जाने पर ऐसा लगा मानो आप ओरिजिन की रेगिस्तान में प्रवेश कर गए हों। एक बड़े क्षेत्र में ओरिजिन की सांद्रता दयनीय रूप से कम थी, जैसे कि इसे कृत्रिम रूप से सूखा दिया गया हो। आसपास से उच्च सांद्रता वाली ओरिजिन की इस क्षेत्र में आ रही थी। आपने धरती को खोदा और पाया कि दसियों, यहाँ तक कि सैकड़ों गहराई के नीचे कोई ओरिजिन की भी नहीं थी। ठीक यूनियान क्षेत्र में चट्टान गुफा विशेषज्ञ की तरह, जिन्होंने असंख्य मूल भक्षण विनाश विधि का आविष्कार किया था, केवल शक्ति में अनगिनत बार बढ़ाया। अंततः ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क से जुड़ने और सच्चाई का पता लगाने से पहले आपने लाखों ली की यात्रा की। घटना का कारण 10 साल पहले हुआ था, जब आपने हाल ही में एक मार्शल आर्ट अकादमी खोली थी। किंग डोमेन की सीमा पर एबिसल हेवन बैरियर एक असीम रूप से ऊंची, हल्के हरे रंग की विशाल दीवार के रूप में दिखाई देती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है, जो किंग डोमेन नाम का मूल भी है। एबिसल हेवन बैरियर नीचे 5-4 लैंड और ऊपर 6-4 हेवन से जुड़ा है। ये डोमेन के बीच एक विभाजनकारी दीवार थी, जिसे तोड़ना 5वें दायरे के सच्चे राजा के लिए भी मुश्किल था। अधिक से अधिक वे इसे ऊपर या नीचे से बाईपास कर सकते थे। लेकिन उस वर्ष एक विशाल ईश्वर जैसी इकाई ने जबरन एबिसल हेवन बैरियर को पार कर लिया और किंग डोमेन में कदम रखा। इसका आकार अब मीटर या झांग में नहीं, बल्कि ली में वर्णित किया जा सकता है। 3000 ली ऊंची, ये व्यावहारिक रूप से एक गतिशील महाद्वीपीय प्लेट थी। इसका शरीर बैंगनी चट्टान और मांस से बना हुआ था। नीचे 12 पैर, घंटी के आकार का धड़, 300 पतली भुजाएं और सिर के चारों ओर मुंह की एक अंगूठी थी। इसे खाने के लिए अपना मुंह खोलने की जरूरत थी, लेकिन इसके पूरे सिर को घेरने वाला मुंह का घेरा खुलने की तरह कम और उखाड़ने की तरह अधिक था। इसके सिर पर कोई आंखें या कान नहीं थे, लेकिन इसका मुकुट एक फूल की तरह खिलता था, जिसमें हजारों तारों के समान नीले रंग के तंबू फैले हुए थे। टेंटिकल्स की युक्तियों ने डिटेक्टरों की तरह स्कैन करते हुए बड़े पैमाने पर अरोरा उत्सर्जित किया। सिर्फ स्कैनिंग ही नहीं, स्वीपिंग भी। जहां भी ध्रुवीय किरणें चमकी, पहाड़ टूट गए, समुद्र सूख गए और खनिज भंडारों ने अपनी चमक खो दी। ये हिलने लगा। यूशॉ चुप था। फिर ये कैसी बात थी? इस विवरण से देखते हुए, क्या ये 5वां क्षेत्र शिखर था या 6ठा क्षेत्र? नवागंतुक का मतलब परेशानी था। यदि ये तथ्य न होता कि यह अगले 1500 वर्षों तक नहीं आएगा, तो वह लगभग घबरा गया होता। विशाल देवता एक पर्वत श्रृंखला जितना विशाल था, फिर भी उसकी गतिविधियां पूरी तरह से अप्रभावित थीं। ये चुपचाप सैकड़ों हजारों ली के पहाड़ों और नदियों को पार कर गया। जहां भी उसके सिर के जाल से अरोरा बहता, ओरिजिन की के लाखों ली समाप्त हो जाते और जीवन समाप्त हो जाता। यहां तक कि तीसरे क्षेत्र को भी विरोध करना कठिन लगा। ये सीधे दानव भूमि में चला गया। बूम! 10,000 रक्त के सागर में एक विशाल क्रूर राक्षस उठा, जो रक्त, मांस और हड्डियों से नहाया हुआ निकला। लेकिन एक पल में विशाल देवता की पतली भुजाओं में से एक ने आगे बढ़कर क्रूर दानव को पकड़ लिया और उसके मुंह में फेंक दिया। डेमन हेवन पैलेस में इसने अपना कुंडलाकार मुंह खोला और तीसरे क्षेत्र और चौथे क्षेत्र को निगल लिया और केवल एक खाई को पीछे छोड़ दिया। इसने फेंगू को भी नहीं बख्शा। किंग डोमेन दहशत में था, क्योंकि दानव जाति अधिकतर नष्ट हो गई थी। वे बिना किसी रक्षात्मक क्षमता के केवल भयानक समाचार भेजने में कामयाब रहे। विशाल देवता का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में कोई 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र से लौटा और उस विशाल जानवर के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक सार भक्षण करने वाला जानवर, एक विश्व बोरिंग कीट। सबसे बुनियादी वयस्क रूप भी 5वां क्षेत्र शिखर था, जो विश्व मूल क्यूई को खाकर जीवित था। उनके पास कोई कारण नहीं था, केवल प्रवृत्ति थी। उनका उद्देश्य सभी मूल क्यूई को निगलना था। एक के बाद दूसरे महान डोमेन पर आक्रमण करते हुए वे सभी बुद्धिमान जातियों के नश्वर दुश्मन थे। यदि पर्याप्त शक्ति वाला कोई संरक्षक नहीं होता, तो वह डोमेन बर्बाद हो जाता, जिसके प्रस्थान की प्रतीक्षा करनी पड़ती और फिर अपनी उत्पत्ति क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक इंतजार करना पड़ता। इस प्रकार एक युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पूरा किंग डोमेन एक सार्वभक्षी जानवर के खिलाफ एकजुट हो गया। लेकिन इस लड़ाई में सभी जातियों ने बीज संरक्षण योजनाएं तैयार की। मानव जाति ने बक्सों को खोलने के लिए मानव उत्पत्ति मानचित्र को सक्रिय नहीं किया और यहां तक कि सक्रिय रूप से कुछ दूसरे क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र के व्यक्तियों को विभिन्न निचले क्षेत्रों में पहुंचाया। यदि किंग डोमेन इस आपदा से बच नहीं सका, तो कम से कम भविष्य में वापसी करने का मौका तो रहेगा। आज की स्थिति के अनुसार 100 रेस अलायंस एक साथ इकट्ठा हो गया है। वे इस डिवोरिंग बीस्ट को किंग डोमेन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तितर बितर हो रहे हैं और भाग रहे हैं। वे सार भक्षण करने वाले जानवर के सामने आत्मविस्फोट कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि छवियां केवल 10 साल पहले तक अपडेट की गईं और फिर बंद हो गईं। इसलिए राक्षस चले गए। आपने कष्टपूर्वक उस वेबसाइट को हटा दिया जिसे आपने लगभग 1000 वर्षों तक संजो कर रखा था। फिर आपने चूहेशांक, घायल नदी और जिक्सी क्यूई से संपर्क किया और चाहते थे कि वे आपके साथ निचले क्षेत्र में चले जाएं। उन्होंने मना कर दिया। उनकी मानसिकता सचमुच आपसे भिन्न थी। आपके पास दोबारा शुरुआत करने के अनगिनत मौके थे। भले ही आपकी खेती आगे नहीं बढ़ सकी, जब तक आप जीवित रहे, आपको अंततः लाभ मिलेगा, जिससे आपका अगला जीवन मजबूत होगा और तेजी से प्रगति होगी। लेकिन उनके पास केवल यही एक जीवन था। भले ही वे निचले क्षेत्र में छिप गए और सार्वभक्षी जानवर निचले क्षेत्र में मूल क्यूई वातावरण से बच गए। यहां तक कि एक दिव्य का जन्म लेना भी मुश्किल होगा। जब इस डिवोरिंग बीस्ट ने किंग डोमेन छोड़ दिया, तो संपूर्ण किंग डोमेन एक मूल उजाड़ स्थिति में प्रवेश कर जाएगा। उनके मार्शल दाव पथ अवरुद्ध हो जाएंगे और ऊंची चोटियों पर चढ़ने की कोई संभावना नहीं होगी। चूहेशांक, घायल नदी ने अकेले ही मार्शल दाव का पीछा किया और जिक्सी क्यूई अब वह चंचल जल आत्मा नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आपने ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क पर मृत्यु सूची को पंक्ति दर पंक्ति ताजा होते देखा। सच्चे राजा केवल सार्वभक्षी जानवर की औपचारिक कार्रवाई के लायक थे और सुप्रीम धूल के समान थे। मैं सचमुच बहुत बुरा हो गया हूं। आपने एक कड़वी मुस्कान दी और यूनान क्षेत्र में लौट आए। 173 युवानहुआंग ऊर्जा बचत योग। वर्ष 4400 संपूर्ण एजियो डोमेन मित्र सेना का पतन हो गया। आपने ये पुष्टि करने का साहस नहीं किया कि कौन मरा है। जब तक आप क्लाउड रिपल वर्ल्ड में रहेंगे, तब तक वे सभी वहीं रहेंगे, संभवतः अन्य छोटी दुनियाओं में छिपे रहेंगे। बस इतना ही। वर्ष 4410 आपने जियांग युएली को लौटे देखा। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसने कहा कि उसे जीवित रहना होगा और बेई चेंगुआंग की वापसी का इंतजार करना होगा। वर्ष 4425 असेंशन चैनल पर ओरिजिन क्रिस्टल दीवार अधिक से अधिक धीरे धीरे ठीक हो गई। आपने वहां एकत्रित ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स को सलाह दी कि वे अब एजियो डोमेन पर जाने के बारे में न सोचें। कोई आशा नहीं थी।
पिछले कुछ वर्षों में मूल भक्षण करने वाले जानवरों से बचने के लिए बहुत से मार्शल कलाकार क्लाउड रिपल वर्ल्ड में नहीं आए, लेकिन 10 से अधिक इनेट और एक सेलेस्टियल थे। वर्ष 4451 मूल क्रिस्टल दीवार अब ठीक नहीं हुई और स्थानिक चैनल अंदर और बाहर स्पष्ट था। क्लाउड रिपल वर्ल्ड के अधिकांश ग्रैंड मास्टर्स और उससे ऊपर के मास्टरों का मानना था कि ये जो डोमेन की मार्शल डाउ सभ्यता को काटा नहीं गया था। वे इनेट से परे और दिव्य से परे का रास्ता अपनाना चाहते थे। वे आगे बढ़े। इस बार इनेट दायरे के नीचे अवैध प्रवासियों को किसी ने नहीं रोका। वर्ष 4475 वर्तमान एजियो डोमेन में केवल कुछ बिखरी हुई ताकतें बची थीं। 80% से अधिक क्षेत्र में कोई मूल क्यूई अवशेष नहीं था। ओरिजिन क्यूई का नगण्य निशान खोजने के लिए किसी को 100,000 ली गहरी खुदाई करनी पड़ी। हालांकि अभी भी सुप्रीम थे, वे अब अपने लड़ाकू निकायों को बनाए नहीं रख सकते थे। जहां तक दानव जाति का सवाल है, जिसने ओरिजिन क्यूई को खेती प्रणाली के रूप में उपयोग नहीं किया, उनकी ताकत भी कम हो रही थी। उन्हें बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले रक्त भोजन की आवश्यकता थी और उच्च गुणवत्ता वाले रक्त भोजन का जन्म प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति क्यूई वाले स्थानों में हुआ था। वर्ष 4500 आपकी आयु 1645 वर्ष थी। आपने स्थानिक चैनल के बगल में एक नोटिस लगाया है, चढ़ना मत, चढ़ना मत। 100 साल से भी पहले जो हुआ उसके संबंध में किंवदंतियां भी लोगों के बीच व्यापक थीं। 100 साल से भी पहले जब एक मार्शल कलाकार महान ग्रैंड मास्टर क्षेत्र को पार कर गया और एक जनजात मार्शल अमर बन गया, तो वह पूर्वी सागर में स्वर्ग और पृथ्वी की क्रिस्टल दीवार को तोड़ सकता था, ऊपरी क्षेत्र में चढ़ सकता था और मार्शल दाव की ऊंची चोटियों का पता लगा सकता था। लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। दर्जनों मार्शल इमॉर्टल्स घबराहट में निचले दायरे में उतर आए। वर्तमान ओवल और माउंटेन विला, हेवन एंड अर्थ अलायंस और लिमिटलेस स्वॉर्ड सेक्स सभी की स्थापना उन मार्शल इमॉर्टल्स द्वारा की गई थी जो उस समय अवतरित हुए थे। मार्शल इमॉर्टल्स क्यों अवतरित हुए? उस रहस्यमय ऊपरी क्षेत्र एजियो डोमेन में वास्तव में क्या हुआ? कृपया अगली किस्त सुने। आपने 3 टन चांदी फेंकी, जल्दी करो और खेलो। ठीक है, सम्मानित अतिथि। कहानीकार ने तुरंत अपनी जेब में पैसा डाला और जी जान से अपनी कहानी जारी रखी। लोगों के पास जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है। दुनिया क्यों नहीं होगी? वह ऊपरी क्षेत्र, ये बीमार है। यह ओरिजिन क्यूई डे नामक एक विश्व बीमारी है। आपने सोचा था कि उसकी कहानी वास्तव में जो हुआ उससे कहीं अधिक दिलचस्प थी। वर्ष 4517 आप एक प्राचीन पुस्तक पढ़ रहे थे, रोमांटिक मार्शल गॉड आई सुपर 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 लव माई 999 कंसोर्ट्स। ये पहले से ही एक अद्वितीय दिव्य पुस्तक थी जो 2500 साल पहले सम्राट निंग के रोमांटिक जीवन का वर्णन करते हुए सभी प्रकार की प्राथमिकताओं को इकट्ठा करने की एक प्रमुख उपलब्धि थी। यह उल्लेखनीय है कि क्योंकि एजियो डोमेन अपर रियलम का अस्तित्व ज्ञात था, केवल पहली 99 महिला लीड ही क्लाउड रिपल वर्ल्ड की मूल निवासी थी। बाद के 900 डीएलसी थे जो ऊपरी क्षेत्र में सम्राट निंग के अद्भुत जीवन का वर्णन करते थे। शुरुआती दौर में कई महिला पात्रों में नई सेटिंग्स भी जोड़ी गईं, जैसे कि यहां आकर ऊपरी क्षेत्र के मंगेतर संत से बचना या एक चंचल बिल्ली कान वाली देवी निचले क्षेत्र में भाग जाना। लेकिन शाही किताब के पीछे का सच इतना खूबसूरत नहीं था। एजियो डोमेन की मानव जाति ने एक विस्तृत डेटाबेस स्थापित किया था। हालांकि आपके पास इसे एक्सेस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन सदियों पहले आपके पास एक सनक थी और आपने चूहेशान से आपके लिए जांच करने के लिए कहा था। अजूर डोमेन में निंग जून नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। या तो उस समय सम्राट निंग ने जल्दबाजी में रैंक भर दी और इन्हें लेट स्टेज तक नहीं पहुंचे, और उनकी गैंग क्यूई अभी तक ओरिजिन पावर में तब्दील नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह मानव मूल मानचित्र पर नहीं थे और जिनलिंग के ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क द्वारा रिकॉर्ड किए जाने के योग्य नहीं थे। या हेलुसी के महान विद्रोह के दौरान जिनलिंग डेटाबेस ढह गया, जिससे सम्राट निंग की जानकारी खो गई और सम्राट निंग अपनी जानकारी को फिर से पंजीकृत करने के लिए उस समय तक जीवित नहीं रहे। ऊपरी क्षेत्र में सम्राट निंग के तथाकथित रोमांटिक कारनामे वास्तव में शुद्ध मनगढ़ंत बातें थीं। वर्ष 4536 कोई असेंशन चैनल से नीचे आया और यह एक दिव्य था। उन्होंने प्रत्येक छोटी दुनिया को खोजने के लिए एक मानचित्र का उपयोग किया, जिसमें घोषणा की गई, मूल भक्षण करने वाले जानवर चले गए हैं। क्लाउड रिपल वर्ल्ड के सभी 10 से अधिक इनेट को उनके द्वारा बुलाया गया था। इस सेलेस्टियल ने कहा, हालांकि एजियो डोमेन वर्तमान में ओरिजिनल डेसोलेशन की स्थिति में है, ये ठीक हो जाएगा। ये लगातार ओरिजिन क्यूई को पुनर्जीवित कर रहा है। शायद हजारों वर्षों में यह अपने पूर्व समृद्ध युग में वापस आ जाएगा। उन्होंने इन इनेट को एजियो डोमेन के पुनर्निर्माण क्षेत्र पर कब्जा करने और 10,000 वर्षों में मानव जाति के भविष्य के गौरव के लिए खुद को समर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। कुछ जनजात चले गए। एजियो डोमेन ठीक हो रहा था, लेकिन 1000 वर्षों तक ये स्वर्ग और पृथ्वी की मरम्मत के लिए अपनी ओरिजिन क्यूई का उपयोग करेगा। ओरिजिन क्यूई सांद्रता संभवतः निचले दायरे जितनी अधिक नहीं होगी। आकाशीय बीज संरक्षण योजना के कारण हमारे पास अभी भी विभिन्न निचले क्षेत्रों में कई संसाधन संग्रहित हैं, जिनका उपयोग नई भूमि खोलने वालों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार एक एक करके इन्हें खुश थे। कुछ ने अजूर डोमेन में अपने क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा रखते हुए अपने पूरे संप्रदाय को भी स्थानांतरित कर दिया। आपने भाग नहीं लिया। वर्ष 4540 जियांग युएली ने आपसे विदाई ली। वह रुकने में लगभग असमर्थ थी। अधिपति क्षेत्र को सामान्य जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में ओरिजिन क्यूई की आवश्यकता थी। हालांकि वह इन सभी वर्षों में ऊर्जा बचत करने वाली स्थिति में थी। 100 से अधिक वर्षों के बाद उसकी एक बार प्रचुर आंतरिक मूल शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। वह अधिपति मध्य चरण में थी। जब तक उसने क्लाउड रिपल वर्ल्ड के बड़े क्षेत्रों से ओरिजिन क्यूई को नहीं निकाला, तब तक केवल हवा में तैरती अल्पमात्रा पर निर्भर रहना एक कप पानी से जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करने जैसा था। आपने उनकी सहज अग्रणी यात्रा की कामना की। उसके जाने के बाद आपने अपने हाथ पर अंतरिक्ष रिंग को छुआ, जिसमें कई 100 घन मीटर जगह थी। असंख्य रेस बैटलफील्ड में हत्या से प्राप्त बहुत सारी केंद्रित ओरिजिन क्यूई अभी भी मौजूद थी, जो आपको एक और शताब्दी तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। वर्ष 4575 अब यह एक महान ऊर्जा बचत युग था। अधिपतियों ने कभी कभार ही कोई कदम उठाया और सर्वोच्च लोग एकांत खेती में जीवित मृत की तरह थे, यहाँ तक कि थोड़ी सी हलचल से भी आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। एकमात्र अंतहीन ऊर्जा स्रोत असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में था। इसलिए प्रत्येक जाति के सबसे शीर्ष स्तरीय प्रो डिजीज बंजर भूमि को खोलने और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने से अपनी मूल शक्ति को समाप्त करने के बाद असंख्य दौड़ के युद्ध क्षेत्र में जाएंगे और फिर से ऊर्जा से भरपूर होकर उभरेंगे। असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में प्रत्येक आरोही दायरे के साथ स्वर तक पहुंचने वाली सीढ़ी को पार करने की कठिनाई बहुत बढ़ गई। मानव जाति को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए पहले क्षेत्र में एक सामान्य व्यक्ति की 7 या 8 गुना योग्यता पर्याप्त होगी, जबकि दूसरे क्षेत्र में स्थिर रहने के लिए कम से कम सबसे कमजोर संत शरीर का होना आवश्यक है। कई वर्तमान अधिपति या सुप्रीम जो सहज और दिव्य लोकों में रहते हुए आसानी से स्वर्ग तक पहुंचने वाली सीढ़ी को पार कर सकते थे, अब वह क्षमता खो चुके थे। वर्ष 4600 आपका सार 2259% तक पहुंच गया। आप पुष्टि नहीं कर सकते कि आप कितने मजबूत थे। पिछले कुछ वर्षों में ओरिजिन क्यूई विरल रही है और आप हमेशा अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की स्थिति में रहे हैं। समय बीतने के साथ आपका चेहरा अधेड़ उम्र तक पहुंच गया था। हालांकि यह अधेड़ उम्र आपके जीवनकाल का अधिकांश भाग पहले ही ले चुकी थी।
वर्ष 4623 आप वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करने और असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में संसाधनों को फिर से भरने की तैयारी करते हुए एजियो डोमेन पर गए। आपके पास संकेंद्रित ओरिजिन क्यूई की मात्रा पर्याप्त थी। यदि आप क्लाउड रिपल वर्ल्ड में अधिक समय तक रहे तो आप धीरे धीरे 100% युद्ध शक्ति से कम हो जाएंगे, कमजोर और भूखे हो जाएंगे। ठीक जियांग युएली की तरह जिसने आपको 80 साल पहले विदाई दी थी, उस समय उसकी युद्ध शक्ति उसके चरम का अधिकतम केवल 20% थी। एजियो डोमेन में ओरिजिन क्यूई एकाग्रता अब भयानक रूप से कम है। आपने 40वीं से अधिक के क्षेत्र से स्वर्ग और पृथ्वी ओरिजिन क्यूई को इकट्ठा किया, यह महसूस करते हुए कि इसके साथ एक ग्रैंडमास्टर को मारना भी मुश्किल होगा। 174 देर से किया गया विश्वासघात। आप कभी कभी उपजाऊ मृद्यान के छोटे छोटे हिस्सों से गुजरते हैं। ये वे स्थान थे जहां बीज धारण योजना के हिस्से के रूप में निचले क्षेत्र में संरक्षित विभिन्न मूल क्यूई संसाधनों को मूल क्यूई पर्यावरण के पारिस्थितिक पुनर्निर्माण के लिए लाया गया था। उच्च ओरिजिन क्यूई सांद्रता वाले इन पुनर्निर्मित शहरों को ओरिजिन क्यूई रिसाव को रोकने के लिए फॉर्मेशन द्वारा सील कर दिया जाएगा। महान प्रलय से पहले के उच्च गुणवत्ता वाले ओरिजिन क्यूई वातावरण का आनंद लेने के लिए प्रवेश के लिए भुगतान अग्रणी योगदान की आवश्यकता थी। युनशॉ को लगा कि यह काफी हद तक सर्वनाश के बाद के पुनर्निर्माण उपन्यास जैसा है, जहां आप अंक खर्च करके एक समृद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और प्रदूषित हरी हवा में सांस ले सकते हैं। आपने विशाल बंजर भूमि को तेजी से पार किया। यह मानव जाति का क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन अब ये काफी हद तक खाली दिखाई दे रहा है। याव जाति और दानव जाति के कई लोग भी इसमें घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे पूरी तरह से अराजकता पैदा हो गई है। लेकिन अराजकता पारस्परिक थी। याव रेस और दानव रेस की भूमि पर भी मनुष्यों, जादूगरों और जादूगरों ने कब्जा कर लिया था। आपने सीखा कि ओरिजिन क्यूई पर्यावरण के विनाश के कारण स्पिरिट रेस लगभग नष्ट हो गई थी। वर्ष 4624 में आप असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के एक प्रवेश द्वार पर पहुंचे और पाया कि इस प्रवेश द्वार के नियंत्रक याव जाति थे। पिछले प्रवेश शहरों के विपरीत, जिनमें अक्सर कई 3 दायरे के गार्ड होते थे, यहाँ सबसे मजबूत ग्रेट याव केवल स्वर्ग मानव स्तर पर था। वे टोल वसूल रहे थे। न केवल प्रवेश शुल्क आश्चर्यजनक रूप से अधिक था, बल्कि जाने के बाद आपके लाभ का आधा हिस्सा यदि कोई हो सरेंडर करना पड़ता था। ये निश्चित नहीं है कि क्या 3 क्षेत्र याव रेस इस जगह की रखवाली कर रहे थे और अवरुद्ध होने के डर से आपने वहां से निकलने और दूसरा प्रवेश द्वार ढूंढने का विकल्प चुना। वर्ष 4625 में आपने असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। उनका निर्णय तंत्र चक्रा देने वाला था। आपको एक बग के रूप में देखा गया था। विभिन्न डोमेन के 2 दायरे के प्रोडिजीज ये सोचकर ढह रहे थे कि आपने यहाँ 3 दायरे में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन समय पर बाहर नहीं निकाला गया है। वर्ष 4653 में खजाने से लदे हुए लौटने के बाद आपके पास एक स्थानिक अंगूठी थी। आपने मूल रूप से अपने लाभ की एक प्रतीकात्मक राशि की पेशकश करने के बारे में सोचा था। हालांकि कई लोग प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए आपके सामने आ गए। क्या यह आप हैं, वरिष्ठ? सबसे आगे एक स्वर्गीय मानव आगे बढ़ा। उनका चेहरा आपको परिचित लग रहा था। मेरे पिता बचपन से ही मुझे बार बार चेतावनी देते थे कि उनका उत्थान उनकी युवावस्था में एक असाधारण वरिष्ठ से मिलने के कारण हुआ, जिसने उन्हें अपने जीवन के पहले भाग में आश्चर्यचकित कर दिया था। उनके पिता चूहेशान थे। आपको ये भी पता नहीं चला कि चूहेशान की शादी कब हुई या उनके वंशज कब हुए। अगर उसने ऐसा किया तो उसे आपको बताना चाहिए था। ये तब तक नहीं था जब तक स्वर्ग मानव ने महान प्रलय युग के दौरान अपने जन्म का वर्णन नहीं किया था, जिसे आप समझ गए थे, क्योंकि वह तब था जब युवान भक्षण करने वाले जानवरों ने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया था और आप लंबे समय से यूनान क्षेत्र में वापस चले गए थे। तब आपको समझ आया कि आपको क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। जब आपने दशकों पहले असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो आपने प्रवेश द्वार पर मौजूद फॉर्मेशन से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आपकी मूल शक्ति आभा के एक अंश को चुपचाप रोक देगा। आपने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे युग में जहां कोई सुप्रीम भी पलट नहीं सकता था, मानव उत्पत्ति आरेख अभी भी काम कर रहा था। हालांकि मानव उत्पत्ति आरेख अब टूट गया था। भाग्य का खजाना भाग्य की गिरावट के साथ कमजोर हो गया। उसने क्षेत्रों को पार करने और लोगों की पहचान करने का अपना कार्य खो दिया था, और इसका उपयोग केवल मूल शक्ति आभा को पंजीकृत करने और पुष्टि करने के लिए किया जा सकता था। इस हेवन ह्यूमन और कई ह्यूमन रेस मार्शल आर्टिस्टों ने आपकी मदद का अनुरोध किया। उन्होंने अतीत के ऐतिहासिक रिकॉर्डों की तुलना वर्तमान से की और पाया कि जब भी आप 100 रेस या असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो एक अद्वितीय पावर हाउस एक साथ 2 रियलम क्षेत्र में दिखाई देगा, जो हर चीज को चार्ज करेगा। जो पहचान आपने पहले धारण की थी वह उजागर हो गई। उन्होंने एक स्थानिक वलय प्रस्तुत किया जिसमें एक बार एक सर्वोच्च युद्ध निकाय शामिल था। इसकी क्षमता भयानक रूप से बड़ी थी और कई 100 घन मीटर की आपकी मूल अंगूठी के विपरीत यह अंगूठी अपना रूप और आकार बदल सकती थी, जो अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी थी। वे सभी झुके और आपसे मानव जाति के लिए संसाधन जुटाने की विनती करने लगे। आप चुप रहे, लेकिन जल्द ही और भी लोग झुकने में शामिल हो गए। आपने कई युवा जल आत्माओं को भी देखा। आप इसे अब और सहन नहीं कर सकते। क्या वे इस तरह एक बुरे आदमी की सुरक्षा को तोड़ देते हैं? यूशॉ ने अपना सिर हिलाया। एजियो डोमेन के लोग वास्तव में घृणित हैं, जो किसी पुराने मित्र के कथित वंशजों को किसी के सामने रख रहे हैं। यूजियो ने विवरण मांगने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि अगर उसे कभी कोई निश्चित उत्तर मिल गया तो वह मौके पर ही हेगमोन के पास पहुंच सकता है। वह भी बहुत भावुक था। यूशॉ ने पहले ही देख लिया था कि उसके हेगमन का अंतिम जुनून क्या था, उसकी मार्शल दाव इच्छा के समान। सभी समय और स्थान में सभी चीजों को नियंत्रित करना और हर त्रासदी को उल्टना, चाहे वह घटित हो चुकी हो या अभी घटित होने वाली हो। इसलिए अगर यूजियो को चूहेशान, जिक्सी क्यूई और अन्य के निधन के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, अगर कोई क्रूरतापूर्वक इस सच्चाई को उजागर करता और उसके सामने पेश करता, वह वास्तव में इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है और ब्रेकिंग थ्रू टू हेगमोन के तुरंत बाद वह हेगमोन डेमन एग के साथ विलीन हो जाएगा, जो 3 दायरे के मध्य चरण से शुरू होकर 20 गुना से अधिक युद्ध शक्ति और विकास दर के साथ एक शीर्ष स्तरीय महान दानव बन जाएगा। एक अजय महान दानव जिसका सामना करने में कोई सर्वोच्च शक्तिहीन होगा, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम होगा। वर्ष 4706 में आपने असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र से बड़े पैमाने पर जानकारी एकत्र की। कुछ मूल क्यूई समृद्ध क्षेत्रों में आपने सीधे पृथ्वी के बड़े टुकड़े भी खोदे, जो औसतन हर 3 से 4 साल में वापस आ जाते हैं। वर्ष 4765 में इस बंजर भूमि पर मानव जाति द्वारा आपको अर्धनेता के रूप में सम्मानित किया गया था। हर बार जब आप संसाधनों का परिवहन करते थे तो मात्रा बहुत अधिक और संतोषजनक होती थी, जो कि बीज धारण योजना में निचले स्तर की दुनिया में संग्रहित कुल संसाधनों के बराबर होती थी। वर्ष 4855 में जिस बंजर भूमि से आपको अकेले लाभ मिला वह 1 लाख मील से अधिक हो गई, जिससे मानव जाति को अपने पुनरुत्थान में एक बड़ा लाभ मिला। कुछ लोगों ने दावा किया आपका मूल्य कुछ सुप्रीमों से अधिक है जो कार्रवाई नहीं कर सके और अब तक चुप रहे। वर्ष 4933 में हेगमोन डेमन एग के बार क्षरण के कारण आपका अनुमानित जीवन काल कम हो गया। आपको लगा कि आपके पास जीने के लिए 200 साल बचे हैं। तुम्हें लगा कि यह ठीक है। हर बार जब आप असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले तो आपका स्वागत जयकारों और मुस्कुराहट के साथ किया गया। महिमा की चमक के बीच मरना भी बुरा नहीं है। वर्ष 4987 में आपको अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हालांकि स्वागत करने वालों की अभिव्यक्तियां और गतिविधियां पहले से भिन्न नहीं थी, फिर भी आपको हमेशा असंगति का एहसास होता था, उनके बारे में कुछ गलत था।
केवल बच्चे छोटी छोटी फूलों वाली पोशाकें पहने और रंग बिरंगे पोम पोम्स पकड़कर नृत्य कर रहे थे, ऊर्जावान रूप से उछल कूद कर रहे थे। उनके मासूम चेहरे आराधना और लालसा से भरे हुए थे। यदि आप उजाड़ युवान से आते हैं तो आप मेरी जाति में समृद्धि लाएंगे। असंख्य विचार इस अजूर डोमेन में शुरू होते हैं। अनेक संघर्ष, असंख्य दौड़, युद्ध क्षेत्र का वैभव, आंसुओं में बदलो, रोते हुए जागना। ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन आपने कई लोगों में संदेह और सावधानी देखी। आपने अपनी स्थानिक अंगूठी को पकड़ रखा है। आप सच जानना चाहते थे। आपका स्वागत करने वाले जनजात और स्वर्गीय मानव घबराहट से भर गए। जब तक 5 हेगमोन बाहर नहीं निकले, उन्हें नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। आपको लगा कि उनमें से कुछ को आपके योगदान के कारण आगे बढ़ने के लिए संसाधन भी प्राप्त हुए होंगे, लेकिन अब वे शत्रुता से भरे हुए थे। वरिष्ठ यून, क्या आप पर राक्षसी प्रभाव पड़ा है? एक हेगमन ने आगे कदम बढ़ाया। एक स्वर्गीय मानव का जीवन काल 2000 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। हमें एक सर्वोच्च से पता चला कि आपको एक बार दानव जाति द्वारा एक हेगमोन दानव अंडा प्रत्यारोपित किया गया था। आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि हेगमन दानव अंडा और एक दानव जाति में परिवर्तित हो गया है, जिससे अब तक जीने के लिए जीवन काल में साझा वृद्धि प्राप्त हुई है। ये सिर्फ इतना है कि उस दानव जाति के साथ कुछ गलत हो गया है, जो आपको 3 दायरे में प्रवेश करने से रोक रहा है। आधिपत्यवादियों में से एक के स्वर में भय भी बना हुआ था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक दानव जाति को मानव जाति का नायक, मानव जाति की आशा बनने देना कितना भयानक है। आप क्रोध में हंसे, क्योंकि आप इन सभी वर्षों में असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में अथक रूप से आगे पीछे घूम रहे थे। आपके योगदान के साथ, भले ही आप एक सच्चे राक्षस जाति के थे, आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। ये लोग, वे आपका नाम बर्बाद करना और आपकी महिमा हड़पना शुरू कर रहे थे। क्योंकि आपने मानव जाति से बहुत अधिक उम्मीदें रखी, फिर भी आप 2 दायरे में फंसे रहे, जिससे आप पर भाग्य को बर्बाद हो गया। वे इस पर कब्जा करना चाहते थे, अपनी तेज प्रगति को बढ़ावा देना चाहते थे और यहां तक कि सर्वोच्च तक पहुंचना चाहते थे। 175 शैतान के पास चढ़ना। वास्तव में ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से आप 2000 साल तक जीवित रहे, जैसे असंख्य रेस बैटलफील्ड पर दिखने वाले अत्यंत दुर्लभ दीर्घायु संसाधन, अन्य डोमेन के विशेष उत्पाद आदि। लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें वास्तव में एक अधिपति दानव अंडा प्रत्यारोपित किया गया था। ये सबसे सरल और सबसे सुविधाजनक बहाना था आपको मानव जाति के उद्धारकर्ता से बुरे इरादे से दानव जाति के जासूस बनाने के लिए। कई अधिपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आप में से एक का बलिदान करें। संसाधन समस्या के लिए मूल भक्षण करने वाला जानवर लगभग 500 वर्षों से गायब है। दुनिया का पर्यावरण शुरू में ठीक हो गया है। पृथ्वी के भीतर नई मूल क्रिस्टल खदानों की खोज की गई है और जानबूझकर खेती के साथ विभिन्न मार्शल दाव संसाधनों को भी पुनर्जीवित करना शुरू हो गया है। और टियर 2 संसाधन जो आप असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र से वापस लाए थे, अब सोने पर सुहागा है। उनका मूल्य पहले से ही आपके द्वारा वहन की गई मानव जाति की किस्मत से कम है। यूं शॉ, मैं थक गया हूं, चलो सब कुछ नष्ट कर दें। विश्वासघात की साजिश, हालांकि देर से हुई, आ गई है। मैंने कभी दुनिया को धोखा नहीं दिया, फिर भी दुनिया ने मुझे धोखा दिया। उसके साथ ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है? जाहिर है, ओल्ड 9 सिर्फ एक शांतिपूर्ण बुढ़ापा चाहता था, मानव जाति के बच्चों के बीच मरना। ओह, हालांकि वह मरते ही तुरंत एक राक्षस में बदल जाएगा, कम से कम उससे पहले उसके पास एक सुंदर बुढ़ापा होगा। परिणामस्वरूप रेसलर ब्लेसिंग सेटिंग के कारण कुछ लोग लाभ के लिए अपनी जड़ें भूल गए, शुद्ध बदमाशों का एक समूह। आपने चारों ओर देखा, चूहेशांग वहां नहीं था, न ही जियांग युएली। आपको लगा कि यह लोगों के एक छोटे समूह की कार्रवाई थी, लेकिन आप निश्चित नहीं थे। इस दिन एक महान युद्ध छिड़ गया। यद्यपि आप बूढ़े और कमजोर थे, फिर भी आप में लड़ने की ताकत थी। 5 अधिपतियों में से 2 मध्य चरण में भी थे। उनकी नजर में यह एक निश्चित बात थी, आखिरकार आप सच्चे स्तर 3 नहीं थे। लेकिन लड़ाई एक तरफा थी। आपने शहर के बाहर लड़ाई शुरू की। सबसे आम अधिपति विधि, असंख्य पदार्थों को नियंत्रित करना, विरल उत्पत्ति क्यूई के इस युग में पूरी तरह से अप्रभावी था। वे केवल अपनी संग्रहित मूल शक्ति से ही आपसे लड़ सकते थे, और आप उत्पत्ति शक्ति में इतने कम नहीं थे। आपकी असली ताकत अब आपकी शारीरिक युद्ध शक्ति थी। उत्पत्ति शक्ति का उपयोग केवल उड़ान भरने और दिशा बदलने में सहायता के लिए किया गया था। लेकिन 20 गुना से अधिक सार वृद्धि के साथ आपकी मूल शक्ति युद्ध शक्ति भी मुश्किल से अधिपति स्तर तक पहुंच पाए। अंत में आपने 2 सबसे कमजोर प्रारंभिक चरण के अधिपतियों को मार डाला और भाग गए। शेष 3 आतंक से भर गए और अब पीछा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वर्ष 4988 में आपको इस विशाल भूमि पर घूमते हुए एक अकेली भटकती आत्मा की तरह महसूस हुआ। आपने कुछ छोटी बस्तियों का दौरा किया, जहां आपकी मूल शक्ति आभा को रोकने के लिए कोई उन्नत संरचना स्थापित नहीं की गई थी। आपने सुना है कि एक अधिपति ने परेशानी पैदा की। एक अग्रणी संगठन की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने एक मेधावी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन फिर एक सर्वोच्च ने कहा, वह एक मेधावी अधिकारी नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से छिपा हुआ एक दानव जाति का जासूस है, जो एक इंसान के रूप में छिपा हुआ है, लेकिन वास्तव में नहीं। अब यह कहना मुश्किल है कि पूरे अजूर डोमेन में 20 या 4 भी बचे हैं या नहीं। संभवतः 5 से अधिक मानव जाति सुप्रीम नहीं है, और उनमें से एक का बोलना सभी असहमति को दबाने के लिए पर्याप्त है। भले ही उन्होंने हाल की शताब्दियों में कोई योगदान नहीं दिया हो, केवल अपने जीवन को लंबा करने के लिए बड़े पैमाने पर ओरिजिन क्यूई संसाधनों का उपयोग कर रहे हों। वर्ष 4997 में जैसे जैसे आपकी प्रतिष्ठा में गिरावट जारी रही, आप जानते थे कि कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए आपने अपने शेष वर्षों को शांति से जीने के लिए निचले दायरे में लौटने का फैसला किया। आपने जाल के मामले में क्लाउड विशाल क्षेत्र में लौटने की तैयारी नहीं की थी, इसलिए आपने स्थानिक मार्ग पर केवल एक नजर डाली, केवल एक नजर। आप अभी भी सबसे कठिन समय के दौरान असीम मजदूर झील पर नाव से मछली पकड़ने के दिनों को नहीं भूल सकते। यून शॉर्ट, यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, तो कुछ अप्रत्याशित घटित होने वाला है। आप पर किसी सुप्रीम ने घात लगाकर हमला किया था। मैंने तुमसे क्या कहा? बुगुइलिन नाम का एक सुप्रीम, जिसे डिवाइन मार्शल सुप्रीम भी कहा जाता है, 1000 साल पहले चढ़ा था। बुगुइलिन ने सबसे पहले आपको धन्यवाद दिया। यदि आपने सैकड़ों वर्षों तक लगातार उसके लिए मार्शल दाव संसाधनों का परिवहन नहीं किया होता, जिसमें शेर का हिस्सा उसके पास जाता, तो उसे अपनी ताकत को और अधिक गिरने से बचाने के लिए निचले स्तर के संसाधनों को लूटना पड़ता, लेकिन ऐसा करने से उसे दैवीय और लोकप्रिय क्रोध का सामना करना पड़ता। वह मानव जाति के भाग्य को उधार लेकर सर्वोच्च बन गया। एक बार जब उसने भाग्य का आशीर्वाद खो दिया, तो उसके लिए आगे प्रगति करना मुश्किल हो जाएगा। फिर बुगुइलिन ने आपको डांटना शुरू कर दिया। आपने अनगिनत मनुष्यों की आशाओं पर कब्जा कर लिया, लेकिन उस भाग्य को बर्बाद करते हुए यह नहीं जानते थे कि प्रगति कैसे करें। बेहतर होगा कि इसे त्याग दिया जाए, दूसरों को प्रगति करने का मौका दिया जाए। भाग्य एक अलौकिक लेकिन वास्तव में विद्यमान चीज है। आमतौर पर व्यक्तिगत भाग्य, नस्लीय भाग्य और खतरनाक परिस्थितियों से बचने के बाद प्राप्त अतिरिक्त भाग्य आदि होता है। ये किसी व्यक्ति की युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन यह अदृश्य रूप से रियलम ब्रेकथ्रू की कठिनाई को कम कर सकता है, एपिफेनीज की संभावना को बढ़ा सकता है और एक मार्शल आर्टिस्ट को आगे और ऊपर जाने की अनुमति दे सकता है।
लेकिन भाग्य का मतलब सौभाग्य नहीं है। उच्च भाग्य के साथ भी लगातार दुर्भाग्य झेलना अभी भी संभव है। इसका मतलब केवल यह है कि टियर 4 या 5 तक पहुंचने में आपकी कठिनाई कम है। ये गारंटी नहीं देता कि आप तब तक जीवित रह सकते हैं। मैरियाड रेस बैटलफील्ड जैसी जगहों पर लक ब्लेसिंग ऊपर बताए गए ह्यूमन रेस लक के समान नहीं है। ये सिर्फ एक ही नाम है। ये दुश्मनों को मारने और अंक जमा करने के लिए पुरस्कार की एक प्रणाली थी। आखिरकार सुप्रीम वू गुइलिन ने आपको 2 रास्ते दिए। पहला, आप असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र पर उसके लिए संसाधनों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको असंख्य रेस युद्ध क्षेत्र पर रहने और वापस न लौटने से रोकने के लिए वह जियांग युएली और अन्य लोगों को बंधक बना लेगा। जब आपने अपनी सामान्य दक्षता पर अगले 100 वर्षों तक उसकी सेवा की तो वह आपको पूरी तरह से जाने देगा, हालांकि इसमें आपका नाम साफ करना शामिल नहीं होगा। दूसरा, यदि आप वास्तव में उसके लिए योगदान नहीं दे सकते तो वह आपको सीधे मार नहीं देगा, बल्कि आपको एक निश्चित स्थान पर बंद कर देगा जिससे आप अपने शेष वर्षों को शांति से जी सकेंगे। दूसरा रास्ता आपके जीवन को बख्शने के लिए उनकी परोपकारिता से बाहर नहीं था, बल्कि इसलिए कि आखिरकार आपने एक बार महान भाग्य को जन्म दिया था। वह मानव जाति का सर्वोच्च व्यक्ति था और उसने आपको फांसी देने की हिम्मत नहीं की, नहीं दूसरों को कार्रवाई करने की अनुमति दी। ऐसा न हो कि वह प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल हो जाए। किसी भी मामले में उसे पहले ही पता चल गया था कि आपका जीवन खत्म हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा केवल 100 साल या उसके आसपास। यदि आपने पहले हमारी मानव जाति के अधिपति स्तर के 2 लड़ाकों को नहीं मारा होता तो दोनों रास्ते बहुत अधिक उदार होते। वू गुइलिन ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि यह आपके आवेग के लायक नहीं है। 1000 साल पहले प्रचारित किया गया था। इसका मतलब है कि 2000 साल पहले आप अधिकतम प्रारंभिक चरण के अधिपति थे, या यहां तक कि स्वर्गीय मानव पूर्णता पर भी। ठीक है, युन शॉ ने नाम नोट किया। मुझे भी लगता है कि यह इसके लायक नहीं है। एक प्रतिष्ठित सुप्रीम की महज सनक वास्तव में उसे उस भविष्य को खोने का कारण बनेगी जो असीम रूप से गौरवशाली होना चाहिए था। आपने बिना कुछ कहे उपहास किया। वू गुइलिन ने आपकी पसंद को समझ लिया। उसने आपको पीठ थपथपाई जिससे आप गंभीर रूप से घायल हो गए और आपको भारी मूल शक्ति बेड़ियों के साथ निचले दायरे में बंद कर दिया। बिना भोजन या पे के दयनीय रूप से विरल ओरिजिन क्यूई के साथ उन ओरिजिन पावर बेड़ियों ने आपकी ओरिजिन पावर को सील कर दिया और आपकी हड्डियों को छेद दिया, जिससे आपके लिए 10 कदम से अधिक चलना असंभव हो गया। हमेशा के लिए एक ही स्थान पर बंद कर दिया गया। हर साल एक टियर 3 बेड़ियों की मजबूती की जांच करने के लिए आता था। वह लुओ योंग नाम का एक लेट स्टेज ओवरलॉर्ड था। वह वू गुइलिन का सबसे बड़ा शिष्य था, जिसके पास ट्रू मार्शल सेंट बॉडी थी, एक अनमोल सेंट बॉडी जिसने मूल आधार के शीर्ष पर मार्शल आर्ट्स में समझने की क्षमता को 150% तक बढ़ा दिया था। इसकी ताकत में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ये भविष्य में और अधिक और आगे जाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मूल्य 6 फोल्ड कॉम्बैट बॉडी के बराबर था। वर्ष 5013 में लुओ योंग अक्सर आपकी हड्डियों के बीच के घावों को चीरते हुए बेड़ियों को देखता और हिलाता था। वह नीचे झुक गया, आपको घूरते हुए पहाड़ से बंधा हुआ। सीनियर ह्यून, मेरे मास्टर और मैं दोनों वास्तव में आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन केवल आपका पतन ही मेरी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उसकी आंखों से महत्वाकांक्षा फूट पड़ी। क्या आप जानते हैं, मैं महान प्रलय के बाद एजियो डोमेन में पैदा हुआ एक युवा व्यक्ति हूं। मैं आज तक केवल 400 वर्ष का हूं और निराशा के इस युग में मैं पहले ही इस चरण तक पहुंच चुका हूं। मुझे आशा है मैं नए युग में जन्म लेने वाला पहला टियर 4 सुप्रीम बनना चाहता हूं, इस युग में जहां अधिपति निराश हैं और सर्वोच्च चुप हैं। वर्ष 5087 में 2232 वर्ष की आयु में आपका जीवन अंततः अपने अंत तक पहुंच गया। अपनी युवावस्था में मैं केवल सेवानिवृत्त होना चाहता था। मैं एक समय मानव जाति का एक प्रमुख व्यक्ति था। एक सच्चे राजा ने मेरे लिए काम किया। अपंग होने के बाद भी मेरी जगह लेने के लिए मेरे दत्तक पुत्र वेई चेंगवांग और बोहू थे। बाद में चू हेशांग भी थे। आपको लगा कि आपके जीवन का पहला भाग केवल एक किंवदंती था, लेकिन उस मूल भक्षण करने वाले जानवर, प्रसिद्धि और भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले उन अदूरदर्शी अधिपतियों और उस नवजात मार्शल सुप्रीम ने आपकी पिछली कुछ शताब्दियों को एक मजाक बना दिया। तुम्हें पता है कि यह भी एक मजाक है, बूढ़े मूर्ख। तुमने किसी को स्तब्ध होकर हल्की हल्की दहाड़ते हुए सुना है। बेकार बूढ़े कुत्ते, तुमने अपना पूरा जीवन एक एनपीसी की तरह जिया। ये वास्तव में तुम्हारे लिए कठिन है। आपने महसूस किया कि आपकी ताकत कम हो रही है, लेकिन साथ ही विरोधाभासी रूप से यह मजबूत हो रही थी। बूढ़े आदमी, अब युवाओं के लिए रास्ता बनाने का समय आ गया है। आवाज चिल्लाती रही। तुमने अपनी आंखें बंद कर लीं। आपने अपनी आंखें खोली। इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली और स्वर्ग विरोधी अद्वितीय सच्चे दानव का जन्म हुआ। 176 दानव 9 मुक्त हो गया। जेलन 9 दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। यू शॉ को लगा कि यह अनुकरण अंततः अपने अंत तक पहुंच गया है। युन शॉ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि वह अंत में पतली ओरिजिन क्यूई वाली जगह पर फंस गया था, जिससे वह दर्जनों या यहां तक कि 100 साल कम जी पाया। उसके 2000% से अधिक के सार ने मुझे अपने पहले से ही 5 गुना अधिक मानक आधार को और 5 गुना बढ़ाने की अनुमति दी। अब अगर मैं सार चुनता हूं तो ये सीधे लगभग 30 गुना तक ढेर हो जाएगा, जो स्वर्गीय मानव शिखर क्षेत्र के मूल्यों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र को पार करने और सीधे हेगमन को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए पर्याप्त है। युन शॉ बस इतना कहना चाहता था कि कल का जेलेटेन शुरू होने वाला था। फिर उसने पाया कि सिम्युलेटर अभी तक व्यवस्थित होना शुरू नहीं हुआ था। नहीं, क्या ये राक्षसी युन जियो अभी भी मैं हूं? यू शॉ ने ओल्ड 6 के बारे में सोचा। दानव जाति के सदस्य में परिवर्तित होने के बाद उसके विचारों को संशोधित किया गया था, इसलिए अनुकरण अभी भी जारी था, जो उचित था। लेकिन ओल्ड 9 का वर्णन ऐसा था मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। क्या वह अभी उसके रूप में गिना जाता है? या शायद ये हेगमोन डेमन एग के साथ उनकी उच्च आत्मसत्ता के कारण था, जिससे दूसरा व्यक्तित्व बना। सिजोफ्रेनिया, दूसरा व्यक्तित्व खत्म हो गया, लेकिन यह अभी भी युन शॉ था। रॉटेन 9 से मुक्त होकर मुझे आजादी मिली। केवल आज ही मैं खुद को जानता हूं। मैं अपूर्ण में हूं, सच्चा मैं। 3 लोग का पिंजरा जिसने आपको 2000 वर्षों से अधिक समय तक परेशान किया था, बिना किसी बाधा के तोड़ दिया गया। आपका शरीर सूज गया है, फैल गया है, आपकी त्वचा में काले कांटे टूट गए हैं, आपके अंगों की मांसपेशियां पहाड़ों जितनी बड़ी हो गई हैं, आपके शरीर पर परतें टुकड़े टुकड़े होकर संघनित हो गई हैं, आपके जुड़वा पंख आपकी पीठ से खुल गए हैं और आपके पंजे ब्लेड की तरह फैले हुए हैं, आपके शरीर पर सभी बेहतरीन दानव जाति रक्त रेखाएं प्रकट हुई हैं। आपकी आभा भी ज्वार की तरह उठी, तेजी से तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गई। तीसरा क्षेत्र प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण के निकट। 20 गुना से अधिक सार के साथ मिलकर आपकी शक्ति तीसरे क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई है। भारी, पहले से न हिलने वाली सर्वोच्च सील खड़खड़ाने लगी और तुमने एक पागल आदमी की तरह अपना फैला हुआ मुंह खोला और काटने के लिए नीचे झुके। क्रंच क्रंच, आपने बेड़ियां काट डाली। एक छोटे से पहाड़ को समतल करने में सक्षम ऊर्जा आपके मुंह से निकली और आपके दांतों के बीच से निकली एक छड़ी ही तूफान बनाने के लिए पर्याप्त थी। हथियारों की गड़गड़ाहट की तरह थी, आपके चबाने की आवाज पहाड़ ढहने की तरह थी और आपके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा का वायु प्रवाह सुनामी की तरह था। स्वर्ग और पृथ्वी के झटकों के बीच 100 वर्षों से बंद दानव भगवान मुक्त होने वाला था। बाहर 2 जन्मजात मार्शल कलाकारों ने उड़ान भरी। वे इस जगह की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, मुख्य रूप से आम लोगों को इसमें भटकने से रोकने और किसी भी विसंगति के लिए आप पर नजर रखने के लिए।
वे सच्चाई नहीं जानते थे, केवल ये कि एक ह्यूमनॉइड डेमन रेस जासूस यहाँ बंद था और अब उस जासूस ने आखिरकार अपना असली रूप प्रकट कर दिया। कितना भयानक, कितना भयानक। यहाँ तक कि सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाई गई मुहर को भी इसके द्वारा निगला जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में डर देखा और आखिरकार एक मध्यम आयु वर्ग के इनेट मार्शल आर्टिस्ट की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखी। जूनियर ब्रदर सॉन्ग, इस महान शैतान की रक्षा के लिए मुझे यहाँ छोड़ दें। आप जल्दी से इस क्षेत्र को छोड़ दें और सर्वोच्च मार्शल आर्टिस्ट के व्यक्तिगत महान शिष्य को आने की सूचना दें। अधेड़ उम्र के जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी छाती थपथपाते हुए धार्मिक आक्रोश के साथ कहा। युवा इनेट मार्शल आर्टिस्ट ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वरिष्ठ भाई झांग, चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ूंगा और निश्चित रूप से उस शैतान के सामने। ओहा हा 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 हा। आपने अपने होठों को सिकोड़ लिया और चूस लिया, जिससे निर्वात से कई गुना अधिक नकारात्मक दबाव पैदा हो गया। दो जोशीले इनेट मार्शल आर्टिस्ट आपके नुकीले दांतों और नुकीले दांतों के बीच लड़खड़ाते हुए, घावों से भरे हुए आपके मुंह में पीछे की ओर उड़ गए। आपने चबाते हुए व्यंग्य किया, अभी भी मेरे सामने दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस छोटे से क्षेत्र में आपने अधिकांश दिन संघर्ष किया और अंततः मुक्त हो गए। प्रतिरोध करने में असमर्थ, आपने अपने पंजे घुमाए। एक तृतीय क्षेत्र दानव जाति के सदस्य के पास बाहरी क्यूई और रक्त शक्ति नहीं है, लेकिन वह क्यूई को स्टील की तरह चला सकता है। आपके पंजे के प्रहार से सामने की हवा तेजी से संकुचित हो जाती है, जिससे सीधे 5 पीली हवा की धाराएं निकलती हैं जो जमीन पर कई मील लंबे 5 पंजों के निशान छोड़ देती हैं। आपने ठोकर मारी, जिससे हवा में विस्फोट हो गया। आपके नीचे 1000 मीटर के भीतर की जमीन अचानक धंस गई और आप एक रॉकेट की तरह उछल पड़े। आप जहां भी उड़े, 100 मील के भीतर के लोग और जानवर उड़ गए। आपने आसानी से इस छोटे से क्षेत्र को छोड़ दिया और अपनी याददाश्त के अनुसार सीधे असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के नजदीकी प्रवेश द्वार के लिए चले गए। इस समय आप 15 मीटर से अधिक लंबे थे, एक बख्तरबंद दानव या एक प्राचीन दानव से बहुत बड़ा, एक जंगली दानव के बाद दूसरे स्थान पर। एक अत्यंत शक्तिशाली, शुद्ध और दुष्ट राक्षसी रक्तरेखा आभा उत्पन्न हुई, जिससे प्रवेश द्वार पर मौजूद सभी दानव जाति के सदस्य भय से पीले पड़ गए। वह दूसरा क्षेत्र और यहाँ तक कि एक तीसरा क्षेत्र पंख वाला दानव अनजाने में आपके सामने घुटने टेक गया और आप बस दिल खोलकर हंस पड़े। इसे इस तरह का होना चाहिए है। मानव जाति सभी बकवास कुत्तों का समूह है। मेरा जन्म एक राजा बनने के लिए हुआ है, एक ऐसा राजा बनने के लिए जो भाग्य से मुक्त हो जाए। आपके बड़े हाथ ने तीसरे दायरे के पंख वाले दानव को उतनी ही आसानी से पकड़ लिया जितनी आसानी से एक छोटे चूजे को पकड़ लिया। वह क्या है? क्या आप लोगों के पास किसी प्रकार का गुट नहीं है जो भाग्य को तोड़ देता है? आपकी भयानक आभा ने पंख वाले दानव को काम दिया। वह बिना किसी संदेह के जानता था कि यदि आपने अपना राक्षसी पंजा कस दिया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भाग्य को तोड़ने वाले गुट के बारे में आपके प्रश्न के संबंध में पंख वाले दानव को बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। उसे केवल स्पष्ट रूप से याद था कि उस समय दानव भूमि के भीतर रहस्यमय स्वर्गीय दानव हॉल गुट में इसी तरह के बयान प्रतीत होते थे। मुझे नहीं पता। महान प्रलय के शुरुआती चरण में ही ओरिजिनल डिवोरिंग बीस्ट द्वारा हेवनली डेमन हॉल को नष्ट कर दिया गया था, जिससे कोई जीवित दानव नहीं बचा। राक्षस, सटीक रूप से कहें तो सैनिक जाति हैं। जब वे तीसरे दायरे में पहुंचते हैं तो उनके शरीर के भीतर एक सोल्जर रेस कोडिंग पदनाम स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। केवल चौथे क्षेत्र में ही राक्षस अपने अस्तित्व की खोज कर सकता है और 5वें दायरे तक अंतर्निहित कोड अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है, उन्हें सम्मोहित करता है और उनका ब्रेन वॉश करता है, जिससे वे स्वेच्छा से खुद को सौंपने के लिए एक निश्चित महान डोमेन के निर्माताओं के पास लौट आते हैं। इसलिए चौथे क्षेत्र के नीचे उन लोगों को छोड़कर जो मूल रूप से दूसरे गुट हेवनली डेमन हॉल के थे, अन्य डेमन रेस के सदस्यों को बस ये पता नहीं चल सका कि वे गिने गए थे, फसल की प्रतीक्षा कर रहे दृढ़ एजेंटों को जीते थे। यहाँ तक कि कई चौथे क्षेत्र के छद्म राजाओं ने हेवनली डेमन हॉल राक्षसों के इस स्तर पर विश्वास नहीं किया कि हम सभी कृत्रिम प्राणी हैं, ये सोचकर कि यह अत्यधिक सतर्क है। कौन सा नंबर? ये स्पष्ट रूप से हमारी दानव जाति की रक्तरेखा उत्पत्ति छाप की अभिव्यक्ति है। क्या 5वां क्षेत्र ब्रेन वॉशिंग है? ये स्पष्ट रूप से ब्लड लाइन के स्रोत से एक कॉल है। जब तक हम चलते हैं, हम अदृश्य में दानव पूर्वज की विरासत प्राप्त कर सकते हैं और एक उच्च लोक में चल सकते हैं। केवल 5वें दायरे के पावर हाउस ही कॉल क्यों सुनते हैं? क्या वे चौथे क्षेत्र के कमजोर लोग इसके लायक हैं? और ऐसा क्यों है कि बुनियाद जितनी मजबूत होगी, व्यक्ति आह्वान का उतना ही अधिक विरोध कर सकेगा, क्योंकि दानव पूर्वज आपको केवल एक बार सबसे महत्वपूर्ण क्षण में खींचेगा। फिफ्थ रियलम डेमन रेस के कुछ सदस्य इस विचार को स्वीकार करने के बजाय कि वे कृत्रिम सैनिक रेस थे, यह मानने के बजाय कि कॉल अन्य उच्च स्तरीय महान शैतान थे, उन्हें लीक की तरह काट रहे थे, क्योंकि यह बहुत निराशाजनक और अपमानजनक था। बहुत अधिक समय बीत चुका है। 5वें क्षेत्र का जीवन काल केवल 10,000 वर्षों के आसपास है। दानव जाति 1 लाख वर्षों से अधिक समय से एजियो डोमेन में है, इसलिए ऐतिहासिक सत्य का विकृत होना सामान्य है। बेकार स्वर्गीय दानव हॉल, निकम्मे बेवकूफों का एक समूह। आप गुस्से में थे और फिर आपने सोचा कि एक निश्चित बुरा व्यक्ति अब तक निष्क्रिय रूप से विरोध कर रहा था, जिससे आपके संरक्षक की मृत्यु हो गई, जिससे आप और भी अधिक क्रोधित हो गए। आपने अपने आप को एक बड़ा थप्पड़ मारा और उसके कारण हुए हवाई विस्फोट ने नीचे के कुछ कमजोर प्रथम क्षेत्र के राक्षसों को नीचे गिरा दिया। वे भयभीत थे, न जाने आप कौन सा पागलपन प्रदर्शित कर रहे थे और उन्हें डर था कि आप अचानक नरसंहार शुरू कर देंगे, उनका उपयोग अपने रक्त भोजन ऊर्जा को फिर से भरने के लिए करेंगे। 177 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र में 2 में 4। दानव जाति कुछ मायनों में इस समय मानव जाति से बेहतर स्थिति में है। मानव जाति के सर्वोच्च प्राणियों को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में ओरिजिन क्यूई की आवश्यकता होती है। यदि वे शत्रु जातियों के मांस और रक्त से ओरिजिन क्यूई निकालते हैं तो उनकी अपनी शक्ति में परिवर्तित होने के बाद खपत और भी अधिक हो सकती है। यह एक सामान्य व्यक्ति के समुद्री जल पीने जैसा है। समुद्री जल के प्रत्येक कौर के लिए उन्हें समुद्री जल में मौजूद विभिन्न अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए और भी अधिक पानी का उपभोग करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण हानि होती है। हालांकि दानव जाति को केवल कमजोर प्राणियों के एक समूह का शिकार करने की जरूरत है। उन्हें निगलने के बाद वे कई बार अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तार्किक रूप से दानव जाति को लगातार हमला करने, खुद को बनाए रखने के लिए युद्ध छेड़ने, इस विशाल मूल उजाड़ भूमि पर तेजी से कब्जा करने और शासन करने और अनगिनत निचली दुनिया को प्रजनन के मैदान में विकसित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन समस्या यह है, उनमें से बहुत से लोग मर गए। डिवोरिंग ओरिजिन बीस्ट का प्रारंभिक लैंडिंग बिंदु राक्षसी भूमि में था। एक बार उस विश्व स्तरीय कीड़े द्वारा लक्षित होने के बाद यहाँ तक कि 5वें दायरे का शैतान राजा भी बच नहीं सका। दानव जाति की सभी उच्च स्तरीय शक्ति नष्ट हो गई थी। अब उनके पास केवल एक चौथा क्षेत्र बचा है। यदि वे बहुत प्रमुख हो जाते हैं तो वे पूरे एजियो डोमेन की सफाई को आकर्षित करेंगे। आप सचमुच अवाक थे। राक्षसों पर भरोसा करना अपने आप पर भरोसा करने जितना अच्छा नहीं था। वर्तमान में आपके लिए सर्वोच्च प्राणियों के साथ संघर्ष करना उचित नहीं था और एजियो डोमेन के पास आपके विकास का समर्थन करने के लिए अधिक मांस, रक्त या संसाधन नहीं थे। मैदान पर कुछ कांपते अप्रतिरोधक सेकंड रियलम डेमन रेस के सदस्यों को लापरवाही से काटते हुए आपको केवल बोरियत और नीरसता महसूस हुई। आपने असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और एक चक्करदार बदलाव के बाद तीसरे दायरे क्षेत्र में पहुंचे। ओरिजिन क्यूई एकाग्रता में वृद्धि हुई और आप अविश्वसनीय रूप से पूर्ण महसूस करते हुए बेतहाशा सांस लेते हैं।
केवल अच्छे पहाड़ और अच्छे पानी ही अच्छी सामग्री पैदा कर सकते हैं। तुम तो पहले से ही यहाँ उत्पात मचाने को आतुर थे। असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र की विभिन्न विरासत और अवसर साइटें, वे अजीब अयस्क और तत्वों का सार, सभी दानव जाति के तीसरे क्षेत्र पर लागू होते हैं। असंख्य गुणों की वृद्धि। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, यद्यपि आपके भौतिक शरीर की आयु 2000 से अधिक है, ये आप एक दिन से भी कम समय के लिए पैदा हुआ है। यही वह उम्र है जब युवाओं को सबसे अधिक बेलगाम होना चाहिए। आप में भी बेलगाम होने की योग्यता है। यद्यपि आपका क्षेत्र केवल तीसरा क्षेत्र मध्य चरण है, फिर भी अंतिम चरण से थोड़ा दूर है। आपके समग्र दानव रेस ब्लडलाइन की अभिव्यक्ति सीधे आपको 2 गुना युद्ध शक्ति बोनस प्रदान करती है। 20 गुना से अधिक सार जोड़ने पर ये कुल 50 गुना से अधिक भौतिक शारीरिक युद्ध शक्ति के बराबर होता है। आपके आंकड़े पहले ही तीसरे दायरे के शिखर पर पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्या ये व्यक्ति जो डायमंड रेस के सभी फायदों को जोड़ता है, अनिवार्य रूप से क्यू एस्पेक्ट बैटल बॉडी का डायमंड रेस संस्करण है। और इसके शीर्ष पर आपके पास एक साथ एक संत शरीर है, सत्य शरीर पर तात्कालिक वापसी। ये सही है, तानाशाह दानव अंडे ने वास्तव में आपके पवित्र शरीर को संरक्षित किया है, साथ ही इसे उन्नयन और विकास जारी रखने की अनुमति दी है। इस तत्काल सत्य शरीर की ओर वापसी के संबंध में आप बस यही कहना चाहते हैं, धोखे के ऊपर धोखा। अब आप न केवल अगले 10 सेकंड का पूर्वाभास कर सकते हैं, बल्कि सप्ताह में एक बार उन 10 सेकंड के परिणाम को वर्तमान में वापस ला सकते हैं। यानी आपके पास कमजोर अनुकरण का एक अवसर है, जो भविष्य में होने वाली अपनी या दूसरों की स्थिति को सप्ताह में एक बार साकार करने में सक्षम है। आपने अभी तीसरे दायरे के क्षेत्र में प्रवेश किया है, अपना व्यापक जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि आप दूसरों के साथ परेशानी पा सकें, दूसरों ने आपको सबसे पहले ढूंढ लिया। 2 एनर्जी में 7 से 8 मीटर लंबे, आपकी कमर तक पहुंचने वाले और अत्यधिक विज्ञानपाई शैली के साथ उभरे। एक को गहरे लाल रंग से रंगा गया था, इसकी इकाई का नाम रेड लोड्स था, और दूसरे को बैंगनी नीले रंग से रंगा गया था, इसकी इकाई का नाम फर्स्ट यूनिट था। दोनों मेज के अंदर पायलटों ने एक आंतरिक चैनल के माध्यम से संचार किया। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। हजारों किलोमीटर तक फैले इस क्षेत्र के अनुरूप असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार उस दानव जाति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हर बार जब कोई टेलीपोर्ट करता है तो यह वे ही होते हैं। दानव जाति हालांकि जानवरों की तरह एक क्रूर जाति है, लेकिन उनकी रक्तरेखा के भीतर एक अकल्पनीय जैविक संशोधन तकनीक छिपी हुई है। वर्तमान में एक तृतीय क्षेत्र दानव जाति की जैविक अनुसंधान संस्थान में $100,000 की कीमत मिलती है। यह एक अनदेखी प्रजाति प्रतीत होती है, इसलिए यह और भी अधिक महंगी हो सकती है। हम सौभाग्य से वरिष्ठवान, जब आप अंदर आए तो आप पर्याप्त डिटेक्टर लाए थे, जो सीधे हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे। अन्यथा केवल हमारे मेज पर जीवन ऊर्जा का पता लगाने वाले उपकरणों पर निर्भर होकर हम इतने बड़े क्षेत्र को कैसे साफ कर सकते थे। वे मानव जाति से संबंधित स्काई डोमेन से आए थे, लेकिन उनकी खेती प्रणाली एजोर डोमेन से काफी अलग थी। जिस मूल क्यूई की खेती उन्होंने की थी, उसी क्षेत्र में बेहद कम विनाशकारी शक्ति थी और इसे नियंत्रण बल कहा जाता था। इनेट परफेक्शन के समतुल्य दायरे में उनका नियंत्रण बल किसी ग्रैंड मास्टर से कमतर पत्थर की दीवार को भी नहीं तोड़ सकता था। लेकिन उनके पास एक मेल खाती ऊर्जा यांत्रिकी प्रणाली थी। वह विशिष्ट नियंत्रण बल जब मानक मॉडल मेज के साथ जोड़ा जाता है तो तुरंत उनकी युद्ध शक्ति को 3 एस्पेक्ट बैटल बॉडी के स्तर तक बढ़ा सकता है। यदि यह सभी मॉड्यूल और सामग्रियों के अधिकतम उपयोग के साथ एक दिव्य यंत्र होता तो यह 15 पहलू युद्ध निकाय को भी टक्कर दे सकता था। उनकी बातचीत के बीच 2 मेक पायलट आपसे पहले ही आ चुके थे। उनमें से एक ने अपने साथी से मजाक किया, क्या आपको लगता है कि अंतर प्रजाति संरक्षण संघ के वे लोग तुरंत बैनर फहरा देंगे जिसमें लिखा होगा, राक्षस जाति का जीवन भी मायने रखता है, मूल स्वर के असंख्य डोमेन पर मानव जाति के प्रभुत्व को हावी न होने दें। हंसते हुए रेड लोड्स मेक ने पहले ही आप पर एक अर्धचंद्राकार ऊर्जा प्रौद्योगिकी निर्माण फेंक दिया था। यह अर्धचंद्राकार धातु का डार्ट एक आक्रामक हथियार प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह एक बांधने वाला उपकरण था। अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने पर यह दुश्मन से चिपकने के लिए उच्च शक्ति वाले रेशम के धागों का उत्सर्जन करता है, फिर तेजी से अपने केंद्र के रूप में दुश्मन के चारों ओर सैकड़ों बार घूमता है, लक्ष्य को कसकर बांधता है और अपने संयुक्त ऊतक के हर इंच को बंद कर देता है जो बल लगा सकता है। बाहरी रूप से ऊर्जा प्रकट करने के साधन के बिना तीसरे क्षेत्र की दानव दौड़ के लिए यह लगभग एक घातक तरीका था। यदि इस कदम को पकड़ा गया तो तीसरा क्षेत्र भी असहाय हो जाएगा। लेकिन आपने भविष्य पहले ही देख लिया था। आपका लगभग 5 झांग राक्षसी शरीर वज्र के समान तेजी से आगे बढ़ा, तुरंत अर्धचंद्राकार धातु डार्ट को चुटकी में पकड़ने के लिए एक पंजे तक पहुंच गया। डार्ट ने समझदारी से छोटे छोटे छेद खोल दिए, जिससे चिपचिपे रेशम के धागे आपकी हथेली पर गिर गए। फिर ये दूसरे छोर से केंद्रित ओरिजिन क्यूई एफ्लो को स्प्रे करने वाला था, जो आपके चारों ओर एक अनियमित प्रक्षेपवक्र में अल्ट्रा उच्च गति से घूमता है, आपके पूरे शरीर को एक कोकून में बांधता है। हालांकि इससे पहले कि वह एक चक्कर भी पूरा कर पाता, आपका दूसरा पंजा चमत्कारिक ढंग से एक अस्थायी कियान शैली बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र पर दिखाई दिया, जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था, और अर्धचंद्राकार धातु डार्ट को पकड़ लिया। 2 अंगुलियों से बेहद कांपते, बेतहाशा स्प्रे करने वाले ओरिजिन क्यूई एफ्लो डार्ट को दबाने के साथ आपने इसे अपने मुंह में फेंकने और अपना मूल्यांकन देने से पहले इसे देखा भी नहीं था। बाहरी आवरण काफी भंगुर है, लेकिन अंदर का हिस्सा नरम, चिपचिपा और सख्त है, जैसा कि मैं खाता था, इसे चबाना मुश्किल है। 2 मेज के अंदर 2 पायलटों के भाव काफी बदल गए। ये तीसरे दायरे की चोटी के करीब एक महान दानव है, जल्दी से पीछे हटो। उनके मैक्स के अंतर्निर्मित विश्लेषकों ने आपके हाल के कदम के आधार पर पहले ही आपकी ताकत का अनुमान लगा लिया था। अब बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत पीछे हटने को सर्वोत्तम रणनीति के रूप में चुना। वे यहाँ केवल कुछ लाभ कमाने के लिए आए थे, किसी सम्मान के लिए, किसी विदेशी जाति के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। दोनों यंत्र एक साथ 2 दिशाओं में उड़े। उन्होंने अपना जोर सीमा तक बढ़ा दिया। तुम भी उन दोनों को मार ना सकोगे। यदि एक मेक नष्ट हो गया तो दूसरा अनिवार्य रूप से दूरी हासिल करके भाग जाएगा। लेकिन आपके पास सत्य शरीर की ओर तात्कालिक वापसी है। 178 भविष्य की ओर लौटें। एक साथ भविष्य की कल्पना करते हुए जहां दोनों 2 अलग अलग दिशाओं में भागने वाले थे, आपने हाफ मून आयरन डार्ट को चबाया और क्रिम्सन लोड्स मेचा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीधे आगे बढ़ गए। ये पहला सेकंड था। बूम तारांकन 2। दूसरे सेकंड में दोनों मेचाओं ने प्रतिक्रिया की, प्रत्येक विपरीत दिशाओं में भाग गए क्योंकि उनके पैरों से मौलिक आग की लपटें निकलने लगी। आपने केवल क्रिम्सन लोड्स मेचा पर ध्यान केंद्रित किया, एक कदम आगे बढ़ते हुए। आपकी अधिक ताकत से बढ़ी हुई गति के साथ आपके और प्रतिद्वंद्वी के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। 5वें सेकंड में आपने उसे पकड़ लिया। 6ठे सेकंड में आपने क्रिम्सन लोड्स मेचा को जोर से जमीन पर पटक दिया। 7वें सेकंड में आपने पागलपन से हमला किया, आपकी भुजाएं खून से लथपथ हो गईं जब तक कि वे लाल नहीं हो गईं और क्रिम्सन लोड्स मेचा का रक्षात्मक बल क्षेत्र बिखर गया। 8वें सेकंड में मेचा के अंदर के पायलट ने अपने अंतिम क्षणों में आपको शाप दिया, एक मानसिक लिंक के माध्यम से तेजी से संचार करते हुए। सीनियर बैंक जल्द ही इनरिंग एरिया में जाएंगे और 3 रियल पीक डिवाइन मेचा के ड्राइवर को आमंत्रित करेंगे, द एंजल ऑफ परडिशन। आप बर्बाद हो गए हैं। 9वें सेकंड में आपने मेचा का बाहरी आवरण फाड़ दिया और पायलट का सिर उड़ा दिया। वह मरने से भी बढ़कर मर चुका था। 10वें सेकंड में आप पलट गए। दूसरा मेचा ईवा 01 पहले ही बहुत दूर भाग चुका था।
अपना त्वरण पूरा करके वह भी हवा में था। आपको ईवा 01 को पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिम्सन लॉर्ड्स ने अपनी मृत्यु से पहले जो कहा था वह सच था। आपका शिकार उस दिव्य व्यवस्था द्वारा किया जाएगा जिसकी शक्ति थरीरियलम पीक से दर्जनों गुना अधिक थी और आप मृत्यु से बचने में असमर्थ होंगे। आखिरकार आप वास्तव में ईवा 01 मेचा तक नहीं पहुंच सके। उसने पूरी शक्ति से त्वरण पूरा कर लिया था, आकाश में उड़ गया और बहुत दूर तक दौड़ गया। लेकिन ईवा 01 स्पष्ट रूप से अभी भी अपने मूल स्थान पर है। तुमने चिल्लाया और ये 10 सेकंड का भविष्य बिखर गया। आप इस समय हाफ मून आयरन डार्ट चबा रहे हैं, मुस्कुराते हुए आपके होठों पर आधा मीटर लंबा छेद, भागने की कोशिश कर रहे हैं, अलग होकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिम्सन लॉर्ड्स मेचा में जिस पर आपकी उंगलियां उठी, पायलट का सिर तुरंत फट गया। आपने 10 सेकंड बाद उसके सिर को उड़ाए जाने के भविष्य को वर्तमान में वापस ला दिया। फिर केवल एक ही लक्ष्य बचा है, एक ईवा 01 मेचा जो अभी भी अपने मूल स्थान पर है और अभी तक भागना शुरू नहीं किया है। आप जोरदार हंसी के साथ आगे बढ़े जबकि ईवा 01 पायलट अपने साथी के अचानक विस्फोट से हैरान और भ्रमित हो गया। उसकी प्रतिक्रिया आधी धीमी धीमी थी। इसके परिणामस्वरूप वह क्रिम्सन लॉर्ड से भी अधिक तेजी से मर गया। उसकी छाती केवल छठे सेकंड में आपके द्वारा खुली हुई थी। बल उसकी छाती के माध्यम से ऊपर की ओर संचारित हुआ जिससे उसका मस्तिष्क भी लुब्धि में बदल गया। अपनी मृत्यु से पहले वह अभी भी पछता रहा था, या यूं कहें कि अनिच्छुक था। उस दिव्य मेचा पायलट को जानकारी देने में असमर्थ था। यदि यह असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र भी हवाई क्षेत्र की तरह होता जिसमें आकाश सिग्नल बेस स्टेशनों से भरा होता तो ये कितना अच्छा होता। यहाँ वे अधिक से अधिक 1 लाख लोगों के भीतर ही आंतरिक रूप से संवाद कर सकते हैं। आपने 2 मेचा को खा लिया। हालांकि इन दोनों यंत्रों की ताकत की तुलना आपके लंबे समय से स्वभाव वाले भौतिक शरीर से नहीं की जा सकती है, फिर भी वे एक मिठाई के रूप में काम कर सकते हैं जो आपके दायरे की ताकत को नगण्य मात्रा में बढ़ा देगा। केवल खाने पीने से उन्नत होने का ये जीवन बहुत अद्भुत है। 5089 में आपने अफसोस जताया कि 10 सेकंड बहुत कम थे, जिससे कुछ बगों का फायदा उठाना मुश्किल हो गया। उदाहरण के लिए आप बड़ी मात्रा में बहुमूल्य संसाधन जमा करेंगे, उन सभी को अपने मुंह में भर लेंगे और फिर अपनी स्थिति को उस भविष्य से वापस वर्तमान में रीसेट कर देंगे। एक ही संसाधन का बार बार उपयोग किया जाएगा, जैसे अपने आप को अपने बूटस्ट्रैप द्वारा उठाना। लेकिन आपके पेट में भरा हुआ बड़ा द्रव्यमान वापस नहीं लाया जा सका। जिस अवस्था को वापस साकार किया जा सकता था उसमें केवल वे पोषक तत्व शामिल थे जिन्हें आपने उन 10 सेकंड के भीतर पचाया और पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। मुझे कुछ ऐसे संसाधन ढूंढने होंगे जो मुंह में जाते ही पिघल जाएं और फिर कुछ अंतिम कदमों के बारे में सोचें जो 10 सेकंड के भीतर सभी नुकसान से निपट सकें, भले ही इसका मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना हो। 5091 में आप असंख्य दौड़ के युद्ध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दौड़े, थरीरियलम लेट स्टेज तक पहुंचे और तेजी से अजेय बन गए। आपको लगा कि 3 लोगों के बीच के दायरे में अंतर को देखते हुए इसे केवल 4 चरणों में विभाजित करना प्रारंभिक, मध्य, देर और चरम बहुत कम था। सबसे कमजोर नवोन्नत थरीरियलम केवल एक ही हमले से 1 ली त्रिज्या को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, एक निचले पहाड़ को नष्ट कर सकता है, जबकि थरीरियलम पीक की विनाशकारी शक्ति 10 ली से अधिक के क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह केवल एक छोटे पर्वत से बड़े पर्वत तक ही विकसित हुआ है, लेकिन वास्तव में इसकी शक्ति 2 से 3000 गुना बढ़ गई। 3 लोगों को 12 चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक चरण आगे बढ़ने पर ताकत 2 गुनी से भी अधिक बढ़ जाती है। और मैं वर्तमान में 8वें चरण के दायरे में हूं, 13 चरण की युद्ध शक्ति के साथ। 5105 में आपने असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के एक हिस्से में दुनिया को रंग बदलते देखा। 3 लाख ली तक फैली एक अद्वितीय आभा फैली हुई थी और इसकी सर्वोच्च महान उपस्थिति ने सीमा के भीतर सभी जीवित प्राणियों को रंग बदलने के लिए प्रेरित किया। यह कोई सर्वोच्च बन रहा था। इस असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के 3 दायरे क्षेत्र के भीतर एक प्राणी चौथे दायरे में प्रवेश कर रहा था। जवाब में अधिकांश जातियों ने खुद को दूर करने का फैसला किया। असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद एक को निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन ताकत के स्तर के आधार पर देरी की अवधि होगी। इस असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के पैमाने को देखते हुए चौथे दायरे के सर्वोच्च के लिए देरी की अवधि लगभग 100 सांस थी। सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों में कोई भी दूसरे पक्ष को भड़काना नहीं चाहता था। वैसे भी सुप्रीम के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के बाद वह बाहर निकाले जाने से पहले 100 सांसों तक नहीं रुकेगा, इसलिए वह उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि दूसरा पक्ष अभी भी आगे बढ़ रहा था और संभावित रूप से उसे रोका जा सकता था। खतरा बहुत बड़ा था। एक बार व्यवधान विफल हो गया तो मृत्यु निश्चित होगी। इनर रिंग से कुछ 3 दायरे की चोटियां जिनके पास सेंट बॉडीज, डिवाइन मेचास या प्राचीन जानवर ट्रूब्लर था, झिझक रहे थे। अपनी उन्नति के दौरान एक अर्ध सर्वोच्च को मारने से निश्चित रूप से भाग्य आशीर्वाद में काफी कमी आएगी और ऐसा प्रतीत होता है कि आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के पास प्रत्यक्ष शक्ति कमजोर थी, लेकिन उसके पास युद्ध के कई तरीके थे। वे अभी भी झिझक रहे थे जबकि एक राक्षसी आकृति पहले ही जोर से हंसने लगी थी। ये तुम ही थे। आपने उस आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को पहचान लिया। अभी दशकों पहले उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति के मांस और हड्डियों में अंतर्निहित सर्वोच्च बेड़ियों को खींच लिया था। वह जोश से भरे हुए थे और कह रहे थे कि वह युग के नायक बनेंगे। महान आपदा के बाद ग्रीन डोमेन के भीतर नए युग में पहला चौथा क्षेत्र। बुगुइलिन के सबसे बड़े शिष्य लुओ योंग। क्या यह एकदम सही नहीं है? आपकी लार स्वतंत्र रूप से बह रही थी जिससे नीचे की जमीन पर काले और लाल राक्षसी निशान पड़ गए। लिटिल योंगजी, तुम्हारा सर्वोच्च दाव मेरे शरीर के नीचे से भाग्य छीनकर किसी बूढ़े व्यक्ति की रीढ़ पर कदम रखकर चढ़ाया गया था। उस बूढ़े ने स्वेच्छा से जो त्याग किया था मैं उसे अपने हाथों से वापस ले लूंगा। दसियों हजार ली दूर लुओ योंग सुप्रीम की ओर आगे बढ़ने के पहले चरण से गुजर रहा था। 1 लाख ली पर हावी होना, पूर्ण अहंकार और जंगलीपन के साथ वह इस लाख ली त्रिज्या के भीतर सभी जीवित प्राणियों से कह रहा था, मैं सर्वोच्च हूं। एक साधारण सुप्रीम ब्रेकर थ्रू की निचली सीमा 1 लाख ली पर हावी होना थी। चूहे 5 या 600 साल पुराना सुप्रीम मुश्किल से 2 लाख ली तक पहुंच पाया, जबकि लुओ योंग 300,000 ली तक पहुंच गया। यदि यह उस युग में होता जब 2000 साल पहले मानव जाति का भाग्य फल फूल रहा था, तो लुओ योंग सन की बेई चेंगुआंग और जियांग यांग के बाद दूसरे स्थान पर होता और पिछले 1000 वर्षों में मानव जाति का तीसरा सबसे युवा सुप्रीम बन जाता। शायद केवल 300 वर्षों में चौथे दायरे में प्रवेश कर जाता। अब उन्होंने इसे केवल 500 साल की उम्र में हासिल किया। युग द्वारा घसीटा गया। 179 सुप्रीम रोड को काट दें। नहीं, लुओ योंग अभी तक सफल नहीं हुआ है। उसने 10,000 ली को दबाते हुए सर्वोच्च का पहला कदम भी पूरा नहीं किया है जब एक अद्वितीय महान दानव ने उस पर हमला किया। विशाल राक्षसी विशाल छाया को घूरते हुए लुओ योंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये तुम्हारे दादा हैं। उस संक्षिप्त क्षण में दुश्मन का मुकाबला करने के अनगिनत तरीके लुओ योंग के दिमाग में कौंध गए। आसपास के मामले में हेरफेर करना, दबंग दबाव का उपयोग करना, युआन पावर मार्शल कौशल को उजागर करना। लेकिन जब आपने इसे चकमा दिया तो ये स्थान अभी मजबूत हुआ था। दबाव आपके लिए कुछ भी नहीं था और युआन पावर मार्शल कौशल आपके द्वारा इसके सबसे कमजोर बिंदु पर चकनाचूर हो गया था जिस क्षण इसे उजागर किया गया था। लुओ योंग बाईं ओर तेजी से पीछे हट गया, लेकिन आपने पहले ही अपना पंजा बढ़ा दिया था। वह तेजी से नीचे उतरा, लेकिन आपकी फ्लाइंग किक से क्यूई ब्लेड ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हर कदम का अनुमान लगाया गया था। लुओ योंग निराश और क्रोधित था, इतना कि उसे लगा कि वह सारे दबे हुए आक्रोश से खून थूक रहा है।
उन्होंने सर्वोच्च मानसिक ऊर्जा परिवर्तन का पहला चरण भी पूरा नहीं किया है। हालांकि वह 3 लोगों के चरम पर है। आपकी शारीरिक युद्ध शक्ति पहले से ही उससे 10 गुना अधिक है। तुमने उसका धड़ पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लू योंग ने जमीन में एक लंबा गड्ढा खोदा। उसके प्रभाव से एक छोटी पहाड़ी नष्ट हो गई। पृथ्वी और चट्टानें ढह गईं, जिससे उसका मीटर लंबा शरीर दब गया। अगले ही पल उसने आकाश में केवल 500 वर्ष के लुओ योंग को निशाना बनाया, जो युवानहुआंग युग में एक अधिपति के रूप में पूर्णता की ओर बढ़ा था और सदियों में पहला सर्वोच्च बनने वाला था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। आप उसके दांव में बाधा डाल रहे हैं और किसी के दांव में बाधा डालने की शत्रुता अपूरणीय है। आप अज़ूर डोमेन में पहले सुप्रीम बनना चाहते हैं, है ना? मानव जाति के लुओ योंग, मेरे खुफिया नेटवर्क को कम मत समझो। तुमने भयावह ढंग से चिल्लाया और एक और पंजा नीचे पटक दिया। लुओ योंग बस विस्फोट करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंचती, उसे आपके द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया। उसकी हड्डियां टूट गईं और टेंडन फट गए। 3 लाख ली के दायरे को भरने वाला दबाव अचानक रुक गया। लुओ योंग दहाड़कर खड़ा हो गया। मैं सुप्रीम बन जाऊंगा। उनका मार्शल दाव बिल इसी क्षण प्रकट हुआ। 3 लोगों के शिखर की मानसिक ऊर्जा ने कई दसियों ली की त्रिज्या को घेरने के लिए एक विशाल भ्रामक छाया पैदा कर दी, जो यहां आने पर दिव्य देवताओं को भी आतंक में घुटने टेकने के लिए पर्याप्त थी। ब्लेड, भाले, तलवारें, पतवार, मुठियां और पैर पहाड़ों को विभाजित करने में सक्षम हैं। सभी मार्शल कौशल एक में परिवर्तित हो जाते हैं। यह महान सच्चा मार्शल कौशल है। लुओ योंग की निगाहें दृढ़ थीं। मार्शल दाव और मानसिक ऊर्जा क्षेत्र को सूक्ष्मता से सर्वोच्च की ओर परिवर्तित करने की उनकी अंतिम आकांक्षा से सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने वास्तव में अपने पूरे जीवन का सबसे मजबूत हमला किया। उनका संत शरीर युद्ध उन्मुख नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी ताकत की ताकत के लिए कभी नहीं जाना गया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी असाधारण युद्ध तकनीकों में थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे दुश्मन के सभी तरीकों को भेद सकती थीं। लेकिन अब ये सबसे बड़ी ताकत आपके सामने बेकार हो गई थी। इसलिए उन्होंने सरलता के लिए जटिलता को त्याग दिया, सभी तकनीकों को एकीकृत किया और सबसे सीधा और भयंकर प्रहार किया। सच्चा मार्शल पूर्णता क्षेत्र मुट्ठी। हाजियों, क्या हम संख्याओं की तुलना करने जा रहे हैं? आप हंसी से गरजे, तब मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। आपका राक्षसी खून समुद्र की तरह उमड़ रहा था और आपके पंख इतने जोर से फड़फड़ा रहे थे कि वे लगभग फट ही गए। सैवेज दानव की विशाल मांसपेशियां उभर गईं, प्राचीन दानव की उन्मादी प्रावरणी सूज गई और बख्तरबंद दानव की कवच प्लेटें खुल गईं। आपने अपने टूटे हुए पंजों को ऊंचा उठाया, जिससे आपके शरीर के भीतर शक्ति का एक अटूट उछाल आया। पूर्ण सच्चा दानव अधिभार राक्षसी 9 अधिपति आक्रमण। आइए मैं आपको आपके सबसे भरोसेमंद डोमेन में धूल में मिला दूं। आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। 10,000 ली दूर दिव्य मशीन ग्रेट लुओ यान के संचालक ने आश्चर्य से कहा, शुद्ध भौतिक शरीर के साथ इतनी शक्तिशाली शक्ति को उजागर करने में सक्षम होने के लिए। उनके अलावा किनलिंगटियन, एक अन्य डोमेन से मानव जाति के प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिनके पास 3 लोकों में भी 8 पूर्ण लड़ाकू निकाय थे, भी कमजोर थे। ऐसा लगता है कि इन दोनों की शक्ति मेरी तुलना में एक मार्जिन से भी अधिक है। 2 अद्वितीय शक्तियां, एक बाएं और एक दाएं, एक प्रचंड प्रभाव के साथ एक दूसरे से टकराईं। सामान्य थरी रियलम स्पीक से 15 गुना अधिक आउटपुट। इस क्षण में बढ़ती हुई क्यूई लहरें फूट पड़ी। आपके राक्षसी शरीरों के नीचे की जमीन फट गई और 10,000 ली तक ध्वनि की गूंज उठी। 10,000 ली को दबाने की सर्वोच्च घटना पूरी तरह से टूट गई और 3 लाख ली के दायरे में हर किसी को अपना शरीर हल्का महसूस हुआ। एक प्रोडिजी ने इस लड़ाई पर एक टिप्पणी पेश करते हुए खुद से बड़बड़ाया, ये भयानक है। भले ही यह हमला कौन जीता है या कौन हारता है, लेकिन चौथे क्षेत्र का प्रमोशन रोक दिया गया है। किसी भी महान डोमेन में चौथा क्षेत्र कभी भी एक छोटा सा आंकड़ा नहीं है। कुछ छोटे डोमेन में ये संपूर्ण डोमेन के शिखर का भी प्रतिनिधित्व करता है। एक आकृति मिट्टी और चट्टान की परतों को छेदते हुए सीधे धरती पर गिरी, जबकि दूसरी आकृति आकाश में लटकी रही, वह विशाल राक्षसी शरीर 5 झांग लंबा। तुम उसका पीछा करते हुए, नीचे उतरते हुए, बेतहाशा हंसते हुए। तुरंत आपने लुओ योंग को धरती से झटक दिया। उसका चेहरा उदास था, हतप्रभ था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी पूर्णता क्षेत्र की हड़ताल आपको हरा नहीं सकती। उन्होंने एक खोई हुई आत्मा की तरह दोहराया, मेरा सर्वोच्च मार्ग। आप खिलखिलाकर हंसे। मैं तुम्हें क्रोधित होने की इजाजत देता हूं, मैं तुम्हारे डर की सराहना करता हूं। मैं तुम्हें संघर्ष करने देता हूं, मैं तुम्हें विरोध करने देता हूं। लेकिन इन सभी संघर्षों और प्रतिरोधों का धुएं में बिखर जाना तय है। ताकत और प्रभुत्व के खिलाफ ये सभी अड़िग अवज्ञा मेरे नुकीले दांतों और पंजों से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तब आप घुटने टेक देंगे और समर्पण कर देंगे, स्वेच्छा से संसाधनों के रूप में अपना सारा मांस और खून अर्पित कर देंगे। लेकिन आपने अपना स्वर बदल दिया। क्या यह पर्याप्त है? मैं यह नहीं सोचता कि यह पर्याप्त है। मैं दूसरा राउंड खेलना चाहता हूं। मैं आपका दूसरा चेहरा देखना चाहता हूं। आपकी लाल जीभ ने आपके होठों को चाटा। एक चौतरफा हमले के विनाश के कारण दाव हॉर के पतन की तुलना एक चाल चलने से पहले ही बेवजह गिरने की हताशा से कैसे की जा सकती है? ये सुनकर लुओ योंग को केवल आश्चर्य हुआ। फिर समय 10 सेकंड पहले वापस आ गया, जिससे लुओ योंग का वर्तमान परिणाम वर्तमान पर वापस आ गया। उन 10 सेकंड के दौरान उनके जीवन और मृत्यु के संघर्ष के कारण पर विचार किए बिना। लुओ योंग, मैंने तुम्हारे जुनून को महसूस किया है, मैंने तुम्हारी महत्वाकांक्षा को समझा है। लेकिन अब से आपकी मृत्यु एक पूर्ण निष्कर्ष है। इस समय लुओ योंग का मार्शल कौशल एक में परिवर्तित हो गया, लेकिन आपने अपने संतुलित राक्षसी शरीर को रोक दिया। आप बस उसे चुपचाप देखते रहे, फिर वह अचानक गिर गया। उनकी मानसिक ऊर्जा और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। उनके पूरे अस्तित्व में केंद्रित शक्ति खत्म हो गई, जैसे कि उन्होंने इसे पहले ही जारी कर दिया हो। यहां तक कि उनके शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। लुओ योंग की आंखें भ्रम से चमक उठी। उसे समझ नहीं आया। चर्चा, यहां तक कि कड़ी मेहनत से जीता गया 10,000 ली का दमन, सुप्रीम की ओर पहला कदम जो उसने अभी अभी उठाया था, इस क्षण टूट गया था। मध्य हवा में लुओ योंग के आसपास कई दसियों ली के भीतर उसके मार्शल डाउविल द्वारा बनाए गए ब्लेड, भाले, तलवारें और हलबर्ट धूल में बिखर गए। उसका शरीर अस्थिर था, घावों से भरा हुआ था और वह अगले ही पल गिरने की कगार पर लग रहा था। इससे भी अधिक निराशा उसका अंतःकरण था। वह स्पष्ट रूप से पलटवार करने वाला था, फिर भी उसने अनजाने में सब कुछ खो दिया। आप आगे बढ़े और उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। लुओ योंग ने आपकी ओर देखा, स्वीकार करने को तैयार नहीं। उसके मांस और रक्त का हर इंच, युवान पावर का हर निशान, उसके भीतर युवान पावर का हर कण अवज्ञा में गर्जना कर रहा था। अगर मैं गलत युग में पैदा नहीं हुआ होता तो मैं बहुत पहले ही चौथे लोक में पहुंच गया होता और युग का राजा बनने की आशा कर रहा होता। लेकिन इस युग में भी मैं सर्वोच्च बन सकता हूं और मैं सर्वोच्च बनूंगा। क्यों? तुम्हें मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहिए? तुम मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? 180 वु गुइरेन से दोबारा मुलाकात। यूशॉ, लुओ योंग ने आपका नाम चिल्लाया। क्या बूढ़े बूढ़े का नाम आप पुकार सकते हैं? आपके पंजे की नोक उसके मुंह में घुस गई, उसके दांत तोड़ दिए और उसकी जीभ फाड़ दी। अरे कमीने, क्या तुम्हें मुझसे ऐसे शब्द कहने का भी अधिकार है? राक्षसी पंजा कड़ा हो गया। लुओ योंग की हड्डियों ने उसके मांस और खून को निचोड़ लिया। चरमराने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, क्योंकि यह उसके दांव के बाधित होने के दर्द से बहुत कम था। अपनी प्रतिभा के साथ मानव जाति भाग्य पर भरोसा किए बिना भी उन्हें अभी भी सर्वोच्च तक पहुंचने की उम्मीद थी। ये केवल समय की बात थी।
उसकी निराशा को देखकर मानो रसातल में गिर गया हो, आपको अचानक राहत महसूस हुई और चंचलता से मुस्कुराने लगे। देखो, मेरे पतन ने तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। तो जब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो गिरने की बारी आपकी होगी। आपके राक्षसी पंजे ने हिंसक रूप से निचोड़ा, आपकी उंगलियों के बीच से हड्डी और मांस बिखर गया और उसका सिर उड़ गया, जिसे आपने आधा में विभाजित कर दिया और उसका सार और रक्त पी लिया। दानव जाति को अपने मांस, रक्त, ऊर्जा और भौतिक सार को निगलने के लिए किसी लक्ष्य का पूरी तरह से उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल संपर्क बनाने और क्षति पहुंचाने की आवश्यकता है। किसी भी अंग में अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसे खाने से अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। बूम! एक रंगीन बादल लगभग आपके सिर के ऊपर दिखाई देने लगा। असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के लिए एक अनोखा सौभाग्य। आपके 3 लोकों और 12 चरणों के विभाजन के अनुसार प्रत्येक चरण युद्ध शक्ति को 2 गुना और अधिक कर देता है। यदि 12वां चरण तीसरे क्षेत्र का चरम है। वर्तमान में आप बमुश्किल 10वें चरण के करीब पहुंच रहे हैं, फिर भी आपने लुओ योंग को उड़ा दिया, जो 12वें चरण में था, जिसके पास एक पवित्र शरीर था और चौथे दायरे में घुसने की प्रक्रिया में था। जो आशीर्वाद आया वह भयानक था, गंदगी का एक बड़ा ढेर। साधारण गंदगी नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा से भरपूर चौथे क्षेत्र की दानव जाति के सार और रक्त से सना हुआ राक्षसी गंदगी। काली और लाल मिट्टी के भीतर चौथे क्षेत्र की दानव जाति के कुछ जमे हुए रक्त क्रिस्टल और खंडित हड्डियां प्रतीत हो रही थी। यूं शॉ, इस असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र की निचली सीमा कुछ हद तक उसकी कल्पना से परे थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जमीन पिछले अध्याय में, जिसे डेमन 9 की लार ने संक्रमित कर दिया था, उसे भी किसी बिंदु पर असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र द्वारा चुपचाप एकत्र किया जाएगा और फिर पहले और दूसरे दायरे क्षेत्रों में दानव जाति को पुरस्कार के रूप में वितरित किया गया। ये कितना विकृत है। पहले पुरस्कार के रूप में दानव का खून देना एक बात थी, लेकिन अब शरीर के टुकड़े भी परोसे जा रहे हैं। क्या कुछ प्रतिशोधी मार्शल कलाकार कीमती सामग्रियों का उपयोग करके कुछ मानसिक रूप से प्रदूषित करने वाली घृणित चीजें जैसे नकली तारांकन या सिस्टयू के बड़े पैरों की मूर्ति बना सकते हैं और फिर उन्हें रिसाइकलिंग और पुरस्कार के रूप में वितरित करने के लिए असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के लिए निर्जन स्थानों में फेंक देंगे। इस बात पर ध्यान न दें कि क्या इस 10,000 साल पुराने फ्लैश गैनोडर्मा के छेदों को दूसरों द्वारा आनंददायक खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसके औषधीय प्रभाव आपके लिए फायदेमंद हैं और यही आपका इनाम है। तो क्या इस 10,000 साल पुराने फ्लैश गैनोडर्मा का सेवन, त्याग या उपयोग किया जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। क्या ये संयोग नहीं है? आपको लगा कि यह स्थिति वास्तव में तत्काल कर्म कहलाने लायक है। लुओ योंग ने किसी बूढ़े से मानव जाति का भाग्य छीन लिया, जिससे उसकी वृद्धि तेज हो गई। वह तेजी से चौथे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था और अब पासा पलट गया है। उसके जीवन के साथ आपका मार्ग प्रशस्त करने की उसकी बारी है। ये संसाधन पहले से ही आपके क्षेत्र के लिए तीसरे क्षेत्र के 11वें चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं, जिस बिंदु पर आपके पास सामान्य तीसरे क्षेत्र शिखर की युद्ध शक्ति 20 गुना से अधिक होगी। आप एक नव आरोहित सुप्रीम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में शामिल हो सकते हैं और यदि आप प्रतिद्वंद्वी की मूल क्यूई को खत्म कर देते हैं तो आपके पास जवाबी कार्रवाई करने का भी मौका है। ओह, और उच्च श्रेणी के दानव रक्त के साथ ऊर्ध्वपातन से गुजरने का अवसर भी है। ऊर्ध्वपातन की प्रत्येक डिग्री भौतिक शरीर की युद्ध शक्ति को 30% तक बढ़ा सकती है। अध्याय 144। वर्ष 5109 में लुओ योंग को मारने के 4 साल बाद आपने सुना कि बाहरी दुनिया में एक और 7वें दायरे का अस्तित्व पैदा हुआ था और सभी डोमेन गूंज उठे। कुछ ऐसा जो सैकड़ों हजारों वर्षों से नहीं हुआ था, फिर भी इस 2000 वर्ष की अवधि में 2 लगातार प्रकट हुए। वर्ष 5113 में आप तीसरे लोक के शिखर पर पहुंचे। लगभग 28 गुना आंतरिक शक्ति के साथ ही जीवनकाल पूर्ण रूप से वापस आने पर आपको लगा कि अब आप 16,000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, यहां तक कि एक नए आरोहित सच्चे राजा से भी अधिक। मात्र 2000 वर्ष से अधिक उम्र में आप बहुत छोटे हैं। आप असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल अजेय हैं। वर्ष 5114 में आपने सुना कि एक और रहस्यमय अस्तित्व सभी क्षेत्रों को रोशन करते हुए बाहरी दुनिया के 7वें दायरे में आ गया है। धिक्कार है, वे सभी 7वें स्तर पर पहुंच गए हैं और मैं अभी भी तीसरे स्तर पर रखा हुआ हूं। आपको लगा कि यह सही नहीं है। क्या यह महान भाग्य युग का आगमन है? मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? क्या वे दानव जाति मौके पर ही पुनर्जीवित नहीं हो सकती? अगर वे मौके पर ही मेरे सामने झुक जाएं और मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लें तो क्या भाग्य नहीं आएगा? किसकी बात करते हुए आपको अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। दानव जाति चौथे दायरे में कैसे प्रवेश करती है? यद्यपि दानव जाति की सफलता मानव जाति और याओ जाति की तुलना में बहुत सरल है, इसके लिए ओरिजिन क्यूई की समझ की आवश्यकता नहीं है, अधिपति के चरम इरादे का संक्षेपण और न ही रक्त परिवर्तन और विरासत के लिए पूर्वजों के पास वापस सपने देखने की आवश्यकता है। मूल रूप से उन्हें बस खाने और पीने की जरूरत है। लेकिन आखिरकार वह चौथा क्षेत्र है, एक छद्म राजा, एक सर्वोच्च, केवल ऊर्जा जमा करने के अलावा कुछ छोटी छोटी तरकीबें भी होनी चाहिए। और आप नहीं जानते कि वे तरकीबें क्या हैं। आपका पिछला जीवन युग केवल दूसरे दायरे के चरम पर था। सर्वोच्च के निर्णायक तरीकों पर ध्यान देना बहुत जल्दी था, तो उसके पास ये ध्यान देने का दिमाग कैसे हो सकता है कि चौथे दायरे की दानव दौड़ कैसे टूटती है? यहां तक कि तीसरे दायरे की दानव दौड़ के लिए विशेष ब्रेकथ्रू विधि के बारे में भी आप स्पष्ट थे। ये सब स्वचालित रूप से अधिपति दानव अंडे द्वारा लाया गया था। वह बेकार बूढ़ा पूरे 1 साल तक हेवनली डेमन हॉल में रहने के बाद क्या वह इतना उत्सुक नहीं हो सकता था कि उनसे पूछ सके कि उनके छद्म राजा कैसे टूटते हैं? आप क्रोधित थे। वर्ष 5115 में हालांकि आप अभी भी केवल तीसरे दायरे में थे, आप अपने शरीर के भीतर छिपे अजीब पैटर्न को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। थॉर्न डेमन ट्रूकिंग के पिछले बयान के अनुसार ये पैटर्न उनके शरीर के भीतर स्वचालित रूप से उत्पन्न कोड थे, जो उनकी शर्म की संख्या का प्रतीक थे। आप एक पल के लिए चुप हो गए। आमतौर पर केवल चौथे क्षेत्र की छद्म राजा स्तर की दानव जाति ही इन पैटर्न का पता लगा सकती है। आप उन्हें तीसरे क्षेत्र के चरम पर देख सकते थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आप बहुत मजबूत थे, या ऐसा इसलिए था क्योंकि आपका दानव जाति घटक बहुत अधिक था जिसमें सभी शामिल थे? इस नंबरिंग और अंतर्निहित कोड के अधिक शक्तिशाली होने का कारण। इस तरह से देखने पर चौथे क्षेत्र के चरम पर मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया जाएगा, जिससे यह उन दानव दौड़ से भी अधिक कठिन हो जाएगा। वर्ष 5117 में आप अभी भी तीसरे क्षेत्र के शिखर पर रखे हुए थे। हालांकि आपको लगा कि आपकी नींव गहरी है, फंसना है। आपकी ताकत, आंतरिक बोनस के उस अंश और उच्च श्रेणी के दानव रक्त द्वारा लाए गए उत्थान के अलावा कोई प्रगति नहीं हुई थी। हालांकि आप केवल 4 वर्षों के लिए तीसरे क्षेत्र के शिखर पर थे, अन्य दानव जाति सैकड़ों वर्षों से वहां थी, लेकिन आपको लगा कि यह हका हुआ है। वर्ष 5119 में आप इसे और सहन नहीं कर सके। आप सहजता से स्वर्गीय चढ़ाई सीढ़ी को पार कर गए और एजोर डोमेन पर लौट आए। आपको ये देखने के लिए दानव भूमि में गहरी खुदाई करने की आवश्यकता है कि क्या वहां कोई छिपा हुआ मरे हुए चौथे क्षेत्र के पुराने गीजर हैं। लेकिन वू गुइलिन पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसने उस क्षेत्र में एक गोल्डन स्पिरिट रिकॉर्डिंग डिवाइस छिपा दिया था, जिसे आपने सील कर दिया था और आपकी राक्षसी विशेषताओं के माध्यम से आपके ठिकाने की पुष्टि की थी। युनशॉ, उसने वास्तव में मुझे एक अनुस्मारक दिया। अगली बार जब मैं असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र छोड़ूंगा तो मुझे भविष्य के 3 या 10 सेकंड के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मुझे उन अंतिम 10 सेकंड के लिए स्वर्गीय चढ़ाई सीढ़ी के अंदर रहना चाहिए, केवल बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए, वापस नहीं लौटना चाहिए।
मैं बाहर निकलते ही तुरंत वापस आ सकता हूँ। हालांकि जब तक विशेष परिस्थितियां न हो कोई भी उसे असंख्य दौड़ युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर नहीं रोकेगा। फिलहाल युनचो इसका इंतजार कर रहा था। क्या तीसरे क्षेत्र का अजय दानव नौ तुरंत वापस भाग जाएगा या सर्वोच्च से लड़ेगा? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टा और टेलीग्राम पर। आपको यूट्यूब पेज पर मेरा लिंक मिल जाएगा।